हाय वन, आई होप यू गाइस आर डूइंग एब्सोल्युटली फाइन। देखो, एक बात तो सच है कि आज के टाइम में स्कूल से या फिर कॉलेज से ही सारे बच्चे एक अच्छा पैसा अर्न करने लगे हैं। उसका सबसे मेन रीज़न है फ्रीलांसिंग। अब कई सारे लोगों को तो अभी ये भी क्लियर नहीं है कि किस तरीके से फ्रीलांसिंग करते हैं, फ्रीलांसिंग होती क्या है, और वो अभी भी डाउटफुल हैं कि फ्रीलांसिंग से पैसे कमाए जा सकते हैं। जबकि एट द मोमेंट कई सारे लोग इसी मॉडल को यूज़ करके अपने कॉलेज की फ़ीस खुद से भर रहे हैं, अपने सारे शौक पूरे कर रहे हैं, और कई सारे लोग तो फ्रीलांसिंग के थ्रू ही एक अच्छा खासा पैसा अर्न कर पा रहे हैं कॉलेज से ही, जो कि काफ़ी ज़्यादा है अगर आप एक जॉब से अर्न कर रहे होंगे ग्रेजुएशन के बाद। आने वाले 10 से 11 वीडियोस एक कंप्लीट कोर्स के एक पार्ट होंगे। ये कंप्लीट फ्री कोर्स आप सभी लोगों के लिए है जो लोग चाहते हैं एक सोर्स ऑफ इनकम क्रिएट करना है जब आप कॉलेज में हो, स्कूल में हो, या फिर अगर आप जॉब भी कर रहे हैं तो पार्ट टाइम फ्रीलांसिंग के थ्रू आप एक अच्छा पैसा अर्न कर सकते हैं। और आने वाले टाइम में इसी स्किल को आप यूज़ करके एक कंप्लीट बिजनेस भी क्रिएट कर सकते हैं। आप चाहें तो कई सारे लोगों को हायर करके एक टीम बना करके एक बड़े स्केल पर यही काम कर सकते हैं। तो जो लोग इस चैनल पे पहली बार आ रहे हैं, जो लोग मेरे चेहरे को पहली बार देख रहे हैं, उनको ये ज़रूर डाउट होगा और ये क्वेश्चन होगा कि मैं क्वालिफाइड इनफ हूँ भी या नहीं इस कंप्लीट कोर्स को क्रिएट करने के लिए। तो इसका आंसर है बिल्कुल हाँ। क्यों? क्योंकि मैंने एक कंप्लीट कंपनी बिल्ड की हुई है और उसे अभी भी मैं रन कर रहा हूँ, जो कि एक प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है, और इसका नेट रेवेन्यू पिछले फाइनेंशियल ईयर में मोर देन $100,000 का रहा है। इससे रिलेटेड मैंने वीडियोस पहले भी बनाई है, किस तरीके से मैंने अचीव किया। तो हर एक चीज़ डॉक्यूमेंटेड है मेरे यूट्यूब वीडियोज़ में। मैं डिस्क्रिप्शन में या फिर आई बटन में इन सारे वीडियोज़ का लिंक डाल दूंगा, तो आप लोग देख सकते हैं। और तो और कुछ पेमेंट की डिटेल्स भी यहाँ मैं लगा रहा हूँ, सो दैट आपको पता चले कि किस तरीके से हम लोग पेमेंट रिसीव कर रहे हैं और कॉन्स्टेंटली रिसीव कर रहे होते हैं, क्योंकि उसी से हमारी कंपनी चलती है। तो अभी तक तो आपको ये क्लियर हो गया होगा कि मैंने हर एक चीज़ अचीव की है इस डोमेन में, एंड दैट इज़ द रीज़न शायद मैं थोड़ा एक्सपीरियंस हो गया हूँ, शायद मुझे थोड़ी बहुत नॉलेज है इस बारे में। और इसी वजह से इस चैनल के मोटिव को पूरा करते हुए जो यही है कि जितने भी अनएम्प्लॉयड लोग हैं या फिर जितने भी लोग हैं जो लोग अर्न करना चाहते हैं ऑनलाइन या फिर एक कंप्लीट बिजनेस शुरू करना चाहते हैं, उनकी मैं हेल्प कर पाऊँ। एक छोटा सा ओवरव्यू दे देता हूँ कोर्स के बारे में कि कोर्स कितना लंबा होगा और किस तरीके से हम लोग आगे बढ़ेंगे। ठीक है, सो कोर्स में होंगे टोटल 10 मॉड्यूल्स, स्टार्टिंग फ्रॉम इंट्रोडक्शन टू फ्रीलांसिंग, मॉड्यूल 2 फाइंडिंग योर नीश, मॉड्यूल 3 में होगा सेटिंग अप फॉर सक्सेस, मॉड्यूल 4 फाइंडिंग एंड विनिंग क्लाइंट्स, मॉड्यूल 5 में प्राइसिंग एंड नेगोशिएशन, मॉड्यूल 6 बिल्डिंग क्लाइंट रिलेशनशिप्स, मॉड्यूल 7 प्रोडक्टिविटी एंड टाइम मैनेजमेंट, मॉड्यूल 8 ग्रोइंग योर फ्रीलांसिंग बिजनेस, मॉड्यूल 9 फ्रीलांसिंग लीगल एंड फाइनेंशियल बेसिक्स, बहुत इंपॉर्टेंट है ये, एंड मॉड्यूल 10 माइंडसेट एंड मोटिवेशन। और उसके बाद एक बोनस मॉड्यूल भी मैंने रखा है, फ्रीलांसर फ्रीक्वेंटली आस्क क्वेश्चंस एंड फाइनल एडवाइस। तो आप लोग मुझसे क्वेश्चंस पूछते रहिए हर एक वीडियो के नीचे, वो सारे क्वेश्चंस मैं एड्रेस करूँगा इस सीरीज़ के कंप्लीट होने के बाद, और एक कंप्लीट Q&A सेशन रख लेंगे हम लोग, और उसी के साथ इस कोर्स को हम लोग कंप्लीट कर देंगे और इसका एक कंप्लीट प्लेलिस्ट बैकएंड में तैयार होता रहेगा। तो जो लोग इसको बाद में भी जाके देखना चाहते हैं, सीखना चाहते हैं, वो सीख सकते हैं। और एक एक मॉड्यूल का एक एक वीडियो बनाने की मैं कोशिश करूँगा, अनटिल अनलेस वो वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो जाए तो एक मॉड्यूल का मैं भी 2 वीडियोस बनाना पड़े, लेकिन मेरी कोशिश रहेगी हर एक मॉड्यूल का एक ही वीडियो बने। तो बढ़ते हैं आज पहले मॉड्यूल की तरफ, दैट इज़ इंट्रोडक्शन टू फ्रीलांसिंग। व्हाट इज़ फ्रीलांसिंग? फ्रीलांसिंग को इस तरीके से समझो, जो लोग फ्रीलांसिंग को कर रहे हैं वो लोग शायद इससे रिलेट कर पाएंगे, जो लोग को बहुत ज़्यादा आइडिया नहीं उनके लिए ये मैं बता रहा हूँ। अगर तुम अपने स्किल और अपने टाइम के बदले अपने क्लाइंट से पैसे ले रहे हो तो उस कंप्लीट मॉडल को फ्रीलांसिंग कहते हैं। फॉर एग्जांपल, तुम्हें ग्राफिक डिज़ाइनिंग आती है, तुमने किसी ब्रांड का या फिर किसी क्रिएटर के ई-कॉम वेब स्टोर का एक लोगो डिज़ाइन कर दिया, उस लोगो डिज़ाइन के बदले तुम्हें मिले $200 फॉर एग्जांपल। द प्रोसेस ऑफ एक्सचेंजिंग वर्क एंड टाइम इन द ट्रेड ऑफ मनी इज़ फ्रीलांसिंग। आप इस फ्रीलांसिंग मॉडल को स्केल करके एक स्पेसिफिक स्किल को यूज़ करके एक टीम बना करके बिजनेस खड़ा कर सकते हैं, लेकिन ये काफ़ी लेटर स्टेज में आता है। इसके बारे में हम लोग आगे आने वाले मॉड्यूल्स पे बात करेंगे। अब ये स्किल कुछ भी हो सकती है, ग्राफिक डिज़ाइनिंग, एड्स चलाने, सोशल मीडिया मैनेजमेंट, लाखों तरीके हैं फ्रीलांसिंग के थ्रू पैसे कमाने के। किस तरीके से इसको चूज़ करना है, किस तरीके से नीश चूज़ करना है, ये भी आगे हम लोग डिस्कस करेंगे। आप कोई भी एक स्किल का नाम ले लो, उस स्किल को ट्रेड करके आप फ्रीलांसिंग कर सकते हो। अब बात कर लेते हैं कि किस तरीके से फ्रीलांसर्स की पेमेंट होती है। फ्रीलांसर्स की पेमेंट या तो प्रोजेक्ट बेसिस पे हो जाती है कि एक प्रोजेक्ट कंप्लीट किया
तो उसका एक्स अमाउंट आपको मिलेगा। दूसरा तरीका होता है आवरली बेसिस पे। आपने देखा होगा फ्रीलांसर की जो वेबसाइट्स है, फॉर एग्जांपल अपवर्क हो गया, फाइवर हो गया, freelancer.com, कई सारे वेबसाइट हैं। इनमें जो आपके गिग्स होते हैं, गिग क्या होता है, बेसिकली एक एडवर्टाइजिंग पोर्टफोलियो होता है जिसको आप यूज़ करके क्लाइंट्स को अट्रैक्ट करते हैं अपने सर्विसेज को बेचने के लिए। और इन गिग्स में आपने देखा होगा कि आवरली रेट लिखा होता है कि फॉर एग्जांपल $19 पर आवर, $50 पर आवर, बेस्ड ऑन आपके स्किल्स कैसे हैं, आप कितने एक्सपीरियंस्ड हैं, आपको कैसे रिव्यूज़ मिले इन प्लेटफॉर्म पे। और रही बात पेमेंट की, तो ये प्लेटफॉर्म एज अ मीडियम काम करते हैं आपके और क्लाइंट्स के बीच में, सो दैट आपको कभी फ्रॉड ना हो, आपके साथ कभी फ्रॉड ना हो। आपने अगर काम डिलीवर किया है तो उसकी पेमेंट आपको मिल जाएगी। इन प्लेटफॉर्म्स को यूज़ करने का एक ड्रॉबैक भी है, और वो ड्रॉबैक ये है कि इस एश्योरेंस को प्रोवाइड करने का वो एक चार्ज लेते हैं। तो जो भी पैसा आपको क्लाइंट देगा वो कंप्लीट पैसा आपके अकाउंट में ट्रांसफ़र नहीं होता, उसका एक्स अमाउंट वो प्लेटफॉर्म भी रख लेता है। ये है डिसएडवांटेज इन प्लेटफॉर्म्स को यूज़ करने का पेमेंट रिसीव करने के लिए। लेकिन आप अगर डायरेक्टली क्लाइंट को अप्रोच करते हैं, उनको सर्विसेज पिच करते हैं, अब क्लाइंट्स को अप्रोच करने के कई सारे तरीके हैं। कोल्ड ईएम्स कर सकते हैं, अलग अलग प्लेटफॉर्म्स पे मैसेजेस भेज सकते हैं, कंप्लीट पर्सनल ब्रांड के थ्रू इनबाउंड लीड ला सकते हैं। हर एक चीज़ हम लोग आगे आने वाले मॉड्यूल्स में डिस्कस करेंगे किस तरीके से हम लोग कर सकते हैं। मैं आपको बस अभी ओवरव्यू बता रहा हूँ। तो अगर आप क्लाइंट्स को डायरेक्टली आउटरीच करते हैं और उनसे पैसे लेते हैं तो एडवांटेज ये होता है कि आपको पूरी पेमेंट मिल जाएगी। लेकिन इसके साथ एक बहुत बड़ी डिसएडवांटेज आता है, वो होता है ट्रस्ट इशू। देयर आर चांसेस कि हो सकता है क्लाइंट आपसे काम लेने के बाद आपको पैसे पे ना करें, एंड द सेम इशू गोज़ विद द क्लाइंट्स एज वेल। कई बार ऐसा भी होता है कि क्लाइंट्स पे कर देते हैं, लेकिन जिस रिसोर्स को उन्होंने हायर किया होता है अपना काम करवाने के लिए, वो उनका काम नहीं करता, वो उनको घोस्ट कर देता है। जिसके कारण आज के टाइम में कई सारे लोग इन प्लेटफॉर्म्स पे ज़्यादा ट्रस्ट कर रहे हैं, क्योंकि उन्हें एश्योरेंस रहती है कि काम मेरा मुझे डिलीवर होगा और मेरा पेमेंट उस रिसोर्स के पास पहुंच जाएगा। अब कुछ बात कर लेते हैं कि फ्रीलांसर्स के पास क्या क्या एडवांटेज है, क्या क्या फ़ायदे हैं अगर आप एक फ्रीलांसर की तरह काम करते हैं। आप कॉलेज में हो, या फिर आप स्टूडेंट हो स्कूल में, या फिर अगर आप जॉब भी कर रहे हो, या इवन अगर आप जॉब छोड़ करके फ्रीलांसिंग में घुसना चाहते हो, तो क्या क्या फ़ायदे आप एक्सपेक्ट कर सकते हो इस करियर में। सबसे पहले तो फ्लेक्सिबल वर्किंग आवर्स एंड बी योर ओन बॉस वाला कॉन्सेप्ट होता है यहाँ पे, जिसमें आप अपने डिसीजंस खुद लेंगे, आप अपने ग्रोथ के खुद जिम्मेदार होंगे। अगर आप ग्रो कर रहे हैं तो वो भी आपकी ही बहादुरी है, और अगर आप नीचे डिक्लाइन कर रहे हो, आपकी सेल्स गिर रही है, आप नहीं कमा पा रहे हैं, वो भी आपके स्किल, आपके प्रोक्रेस्टिनेशन की वजह से ही होगा। कोई भी आपको प्रेशर करने वाला नहीं होता, कोई भी आपको फोर्स करने वाला यहाँ नहीं होता है, आप अपने मन के मालिक होते हैं। और सबसे बड़ा इसमें अर्निंग की कोई अपर लिमिट नहीं होती, ठीक है। एंड बाय अपर लिमिट आई मीन बहुत सारे लोगों को 50-60 हज़ार रुपये महीने अगर आ जाते हैं तो वो भी बहुत होते हैं। बहुत सारे लोगों को लाखों रुपए भी अगर महीने के आ जाए तो वो भी उनके लिए बहुत नहीं होते। पैसा आप कितना कमाओगे ये तो काफ़ी सब्जेक्टिव है, लेकिन बाय द टर्म अपर लिमिट इसका मतलब ये है कि आप एक महीने में कितना अर्न कर सकते हो इस कंप्लीट फ्रीलांसिंग को एक बिज़नेस में कन्वर्ट करके, इसका कोई अपर लिमिट नहीं है। आप जितने अच्छे तरीके से स्केल अप करोगे, जितने अच्छे तरीके से अपनी टीम बिल्ड करेंगे, जितने अच्छे तरीके से अपने क्लाइंट को सर्व करेंगे, उतना ही आप ग्रो करेंगे। इन सारे एडवांटेजेस के बीच कई सारे डिसएडवांटेज भी होते हैं फ्रीलांसिंग में, जिनकी वजह से लोग उतना सक्सीड नहीं कर पाते और सक्सेस रेट बहुत कम हो जाता है, क्योंकि कई सारे लोग अपने आप को पेशेंट नहीं रखते, अपने आप को उनके अंदर पेशेंस नहीं है, उनके अंदर परसिस्टेंस नहीं है चलते रहने की। यार देखो, फ्रीलांसिंग इज़ काइंड ऑफ अ बिजनेस, नॉट काइंड ऑफ अ बिजनेस, फ्रीलांसिंग इज़ अ बिजनेस, ठीक है। आप अगर फ्रीलांसिंग कर रहे हैं तो आपको अपने माइंडसेट पे काम करना ही पड़ेगा, क्योंकि आप अपने सर्विसेज को बेच रहे हैं, आप अपने सर्विसेज को ट्रेड कर रहे हैं अपने क्लाइंट्स के साथ, राइट। सो आपके पास कभी क्लाइंट्स चल के नहीं आएंगे शुरू में कि लो भाई मेरा काम कर दो, उनको क्योंकि पता ही नहीं है कि आप हैं कौन, उनको आप पे ट्रस्ट नहीं है। तो आपको अपना एक ब्रांड बिल्ड करना पड़ेगा, आपको अपनी एग्जिस्टेंस के बारे में सबको बताना पड़ेगा, और ये सारी चीज़ें करने के लिए एक प्रॉपर स्ट्रैटेजी चाहिए होती है, एक प्रॉपर माइंडसेट चाहिए होता है, एक प्रॉपर स्टेप बाय स्टेप गाइडेंस चाहिए होता है कि किस तरीके से आपको आगे बढ़ना है।
तभी आप सक्सीड करेंगे। डिसएडवांटेजेस की बात करें तो ये काफ़ी रैंडम होता है। कई सारे ऐसे महीने होंगे जिसमें आप बहुत ज़्यादा अर्न कर रहे होंगे, और कई सारे ऐसे महीने भी होते हैं जिसमें आपको लगता है कि शायद मैंने गलत पाथ चूज़ कर लिया। उसको बोलते हैं ना, रिपेयर योर रूफ व्हेन द सन इज़ शाइनिंग। जब आपके पास कई सारे पैसे आ रहे हों तो उन पैसों को आपको री इन्वेस्ट करना, अलग अलग टूल्स में, अलग अलग इंफ्रास्ट्रक्चर में, अलग अलग कोर्सेज में आपको सीखते रहना है किस तरीके से बिज़नेस बिल्ड करना है। अगर आपके पास कई सारे पैसे हैं और आपने उसको कम्प्लीटली यूज़ कर लिया, कम्प्लीटली वेस्ट कर दिया, अपने आप को अपग्रेड नहीं किया, तो डेफिनेटली एक टाइम ऐसा आएगा जब आपका डाउनफॉल शुरू हो जाएगा। तो उस चीज़ से हमें हमेशा बचना है, क्योंकि क्लाइंट्स का कोई भरोसा नहीं है। वो कभी भी आपको छोड़ कर जा सकते हैं, वो कभी भी आपके साथ कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल कर सकते हैं। तो ये सारे काफ़ी डिसएडवांटेजेस हैं, और जिनकी वजह से ये पाथ काफ़ी रिस्की भी बन जाता है। अगर ये रिवॉर्डिंग है तो ये रिस्की भी है। इस रिस्क को मिनिमाइज़ किया जा सकता है, लेकिन कभी भी ख़त्म नहीं किया जा सकता। और इस रिस्क को अगर आपने अडेप्ट कर लिया और एक्सेप्ट कर लिया तो डेफिनेटली फ्रीलांसिंग इज़ समथिंग दैट विल मेक यू एंड दैट विल चेंज योर एंटायर लाइफ इन टर्म्स ऑफ मॉनिटरी पर्सपेक्टिव और इन टर्म्स ऑफ योर पर्सनैलिटी एज वेल। तो आपको आइडिया लग गया होगा कि फ्रीलांसिंग का क्या बेसिक्स है, क्या होता है, कैसे अर्न करते हैं, क्या क्या दिक्कत है, क्या क्या एडवांटेज है, सारी चीज़ें मैंने डिस्कस कर। अब कई सारे लोग ऐसे भी हैं जो लोग जॉब में हो रहे होते हैं, लेकिन फ्रीलांसिंग की चकाचौंध वाली दुनिया को देख के उनका मन करता है कि वो शिफ्ट कर जाएं फुल टाइम जॉब को छोड़ करके एक कंप्लीट फ्रीलांसर बनने। यार देखो, मैंने ऐसा ही किया है, और मैंने अपनी स्टोरी पहले भी बताई है। मेरी स्टोरी कुछ ऐसी ही थी कि मैंने जॉब के साथ साथ ये बिज़नेस स्टार्ट किया, फ्रीलांसिंग बिज़नेस। और जब मुझे दिखाई दिया कि मेरा बिज़नेस स्टेबल हो गया है, एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम 1 साल तक मैंने दोनों साथ में काम किया। उसके बाद मैंने जॉब छोड़ने का डिसीजन लिया। तो मैंने अपने आप को इवैल्यूएट किया कि क्या मैं ये कर सकता हूँ या नहीं कर सकता। जब मुझे पता चल गया, जब मुझे एक बहुत हैंडसम अमाउंट ऑफ मनी आने लगा मेरे बैंक अकाउंट में, इतना अमाउंट आने लगा जितना लोग एक साल में अर्न करते हैं, अगर वो मैं 1 महीने में अर्न कर पा रहा हूँ, तब मैंने डिसाइड किया कि नाउ इट्स द राइट टाइम टू शिफ्ट इंटायरली टू फ्रीलांसिंग बिजनेस, टू क्रिएट अ कंप्लीट बिजनेस आउट ऑफ द स्किल दैट आई हैव। मैंने तो काफ़ी टाइम लिया इसको डिसाइड करने में, ये काफ़ी सब्जेक्टिव है। आप लोग अपने अपने हिसाब से ये डिसाइड करेंगे कि आप कब स्विच कर सकते हैं। अगर आप कंप्लीटली चाहते हैं कि तुरंत जॉब छोड़ के फ्रीलांसिंग आप करना चाहते हैं, तो मेरे हिसाब से आप ऐसा बिल्कुल मत करना, क्योंकि आज के टाइम में आपको भी पता है कि जॉब मिलना बहुत मुश्किल है। अगर आपके पास एक फुल टाइम जॉब है तो आपको एक्स्ट्रा एफर्ट लगा के खुद को चेक करना पड़ेगा कि आप उसमें सस्टेन कर पाएंगे या नहीं, क्योंकि ज़रूरी नहीं है कि आप अगर सोच रहे हैं आप वो कर लेंगे तो आप कर ही पाएंगे, क्योंकि इट टेक्स अ लॉट ऑफ एफर्ट इन द बैक एंड, है ना। वो कई सारे लोग दिखाते नहीं हैं। बहुत सारे ड्राई डेज भी जाते हैं जिसमें आपके पास कोई क्लाइंट नहीं होगा, आपके पास कोई अर्निंग नहीं होगी। उस टाइम भी आपको सस्टेन करना पड़ेगा। इट्स अ कंप्लीट बिजनेस, इट्स अ कंप्लीट स्टार्टअप मॉडल, ठीक है। तो आपके पास इन हैंड मनी होना चाहिए अपने आप को सस्टेन करने के लिए, जब आपके पास पैसे नहीं आ रहे हों, ठीक है। तो उससे डीमोटिवेट नहीं होना। तो आपको चेक करना पड़ेगा कि आपके पास वो स्किल सेट है या नहीं, आपके पास वो कम्युनिकेशन स्किल्स है या नहीं, आपके पास वो लीडरशिप क्वालिटीज़ हैं या नहीं। सो वो आपको करते करते ही पता चलेगा। तो अगर आपके पास जॉब है पहले से, तो डू नॉट मेक अ डिसीजन कि आप कंप्लीटली स्विच कर जाएंगे फ्रीलांसिंग बिजनेस मॉडल पे, अगर आपका कोई प्रायर एक्सपीरियंस नहीं है। आपको खुद को पहले टेस्ट करना है। और फुल टाइम जॉब्स के क्या प्रोज हैं, क्या कॉन्स है, आई डोंट थिंक मुझे ये डिस्कस करने की ज़रूरत है। मैंने भी ये फील किया है। एक कंप्लीट बाउंडेशन रहता है, रोज़ ऑफिस जाने की टेंशन रहती है, एक कंप्लीट हायरार्किकल स्ट्रक्चर रहता है जिसमें आपके ऊपर कई सारा प्रेशर रहता है, अननेसेसरी गॉसिप्स, अननेसेसरी ग्रोथ माइंडसेट नहीं रहता है, सब लोग स्लेवरी की तरह काम कर रहे होते हैं। तो ये सारे कॉन्स हैं। प्रोज भी है, डेफिनेटली प्रोज भी है। स्टेबल इनकम रहता है आपके पास, सिक्योरिटी रहता है, कई सारी चीज़ें हैं। आई मीन ये कम्प्लीटली सब्जेक्टिव है। किसी को ज़्यादा प्रोज दिखाई देंगे, किसी को ज़्यादा कॉन्स दिखाई देंगे। आपको चूज़ वो करना है जिसमें आप खुश हैं। तीसरे सब टॉपिक की बात करते हैं, वाई फ्रीलांसिंग इज़ द फ्यूचर ऑफ वर्क। ऐसा मेरा मानना है और ऐसा कई सारे लोगों का मानना है और ऐसा हो भी रहा है। जब मैं कॉलेज में था, आई रिमेंबर 2017, 18, 19, 20 की बात है, उस समय फ्रीलांसिंग धीरे धीरे शुरू हो रहा था। उस टाइम फाइवर वगैरह धीरे धीरे आ रहे थे और उतना बूम पे नहीं था। लेकिन जब से मैंने ग्रेजुएशन कंप्लीट किया है 2023 के बाद से, फ्रीलांसिंग एक ऐसा करियर ऑप्शन बन गया है जिसको देखो वो कर रहा है अगर उसके पास कोई भी स्किल सेट है। मेरी ही कंपनी में कई सारे ऐसे भी लोग हैं जो लोग कॉलेज और फुल टाइम जॉब मेरी कंपनी में दोनों साथ में मैनेज कर रहे हैं और वो अच्छा अर्न कर पा रहे हैं।
देखो कॉलेज में हम सभी को एक अच्छे पॉकेट मनी की ज़रूरत होती है और हम लोगों को काफ़ी परेशानी होती है घर से मांग करके उसको यूज़ करने में। मैं तो नहीं कर पाता था। अगर आप खुद अर्न कर रहे हैं तो आप एक कंप्लीट एक वो फीलिंग ही अलग होती है, वो कंप्लीट फीलिंग अलग होती है। एक इंडिपेंडेंस की फीलिंग आती है और एक अथॉरिटी की फीलिंग आती है कि यार मैंने कुछ किया है। एट अ वेरी यंग एज आपने कुछ कर लिया है ना, तो वो फीलिंग आती है और उस फीलिंग से आपको कॉन्फिडेंस आता है और उस कॉन्फिडेंस को आप यूज़ करके आगे अपने लाइफ को बहुत ज़्यादा सुधार सकते हो, अपने लाइफ को ट्रांसफॉर्म कर सकते हो। और जिस तरीके से फ्रीलांस एंटरप्रेन्योरशिप बिजनेस ये इंडिया में बूम पे है, आने वाले टाइम में मैक्सिमम लोग फ्रीलांसिंग को ज़रूर ट्राई करेंगे। आई एम नॉट श्योर कितना लंबा वो ट्राई करेंगे, लेकिन ट्राई ज़रूर करेंगे एंड उसमें सक्सीड करने की वो कोशिश करेंगे। ये एक बहुत बड़ी इंडस्ट्री बनने वाली है और बन भी रही है, तो इसका फ्यूचर तो बहुत ब्राइट है, इस बात की तो कहें। ये सब देखने के बाद हो सकता है कि आपकी इच्छा हो कि आप भी फ्रीलांसिंग बनेंगे। तो हम लोग चौथे सब टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं, हाउ टू ओवरकम द फियर ऑफ स्टार्टिंग फ्रीलांसिंग। ठीक है, इस फियर को कैसे ओवरकम करें। अगर आप करना तो चाहते हैं लेकिन आपको डर लग रहा है कि आप कर पाएंगे या नहीं, कर पाएंगे तो सक्सीड होंगे या नहीं, कई सारे दिमाग में चीज़ें चल रही होती क्योंकि इट्स अ वेरी बिग डिसीजन। देखो यार, शुरू में फ्रीलांसिंग स्केरी तो लगेगा, लेकिन अगर उसको स्ट्रैटेजिक तरीके से करें, उस तरीके से करें जिस तरीके से बाकी लोगों ने किया और वो सक्सीड हुए, तो आपकी फेलियर की रेट कम हो जाएगी। सबसे पहले तो अपने फियर को आपको एक्नॉलेज करना चाहिए। आप पूछो कि आपको फियर क्या है। आपको फियर है कि क्लाइंट्स नहीं आएंगे। यार देखो, क्लाइंट्स को क्या चाहिए? क्लाइंट्स को चाहिए स्किल्ड वर्कर, क्लाइंट्स को चाहिए प्रॉफिटेबल वर्क, क्लाइंट्स को चाहिए एक ऐसा इंसान जो उनके काम को बहुत अच्छे तरीके से करे और एक अच्छे प्राइस पे करे। करेक्ट? अगर ये चीज़ आप ऑफर कर पा रहे हैं तो क्यों आपके पास क्लाइंट्स नहीं है? अगर क्लाइंट्स एक्वायर करने के हज़ारों तरीके हैं, ये सारी चीज़ें मैं डिस्कस करूँगा आने वाले वीडियोज़ में। तो ये फियर आप जब काम करना शुरू करेंगे तो धीरे धीरे खत्म हो जाए। और यार देखो, जो डर होता है ना, डर तभी आता है जब आप अनप्रिपेयर्ड रहते हैं या फिर आपको पता नहीं होता कि आपके साथ क्या हो सकता है। तो उन सारी सिचुएशंस को हम लोग समझेंगे इन वीडियोस में, ताकि आपका ये डर धीरे धीरे कम होता जाए और आप इन स्टेप को आगे बढ़ाने के लिए और मोटिवेटेड हो पाओ। ये सारी चीज़ें हैं। और अपने मन में अगर आपने ठान लिया, मन में तुमने ठान लिया कि तुम्हें ये करना है और तुम इसके लिए बने हो और तुम्हें ये ट्राई करना है, तो बिल्कुल ट्राई करो, पूरे मन से करो, पूरी लगन से करो। आई मीन उसके बाद आप तुमको शायद ही कोई रोक पाए। ये कंप्लीट इंट्रोडक्शन था फ्रीलांसिंग के ऊपर। मॉड्यूल 2 जो कि होगा हमारा नेक्स्ट वीडियो, उसमें हम लोग समझेंगे किस तरीके से आप अपना नीश फाइंड करेंगे और उसमें भी 4 सब टॉपिक्स होंगे। किस तरीके से आप अपना फ्रीलांस नीश ढूंढेंगे। सेकंड, हाई डिमांड फ्रीलांसिंग स्किल्स 2024 एंड 25, पैशन वर्सेस प्रॉफिट, चूजिंग अ फ्रीलांसिंग पाथ। एंड फोर्थ, हाउ टू बिल्ड यूनिक सेलिंग प्रोपोजिशन फॉर फ्रीलांसर्स। ठीक है, तो इन सारे टॉपिक्स को हम लोग कवर करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। अगर आप लोग वीडियो यहाँ तक देखे हो तो डेफिनेटली तुम लोग बहुत बड़ा करने वाले हो अपने लाइफ में, आई एम प्रीटी श्योर। वीडियो कैसी लगी बताना, और अच्छी लगी तो सब्सक्राइब कर देना, लाइक कर देना। बस भाई, और क्या ही चाहिए। तब तक के लिए फोड़ते रहो यार, मचाते रहो और पूरी दम लगा दो। सीरीज़ को कंटिन्यू करते हैं। ये है मॉड्यूल 2 और इस मॉड्यूल का नाम है फाइंडिंग योर नीश। इस मॉड्यूल में हम लोग कवर करेंगे 3-4 चीज़ें। हाउ टू आइडेंटिफाई योर परफेक्ट फ्रीलांस नीश, हाई डिमांडिंग फ्रीलांसिंग स्किल्स इन 2024, पैशन वर्सेस प्रॉफिट, चूजिंग अ फ्रीलांस पाथ, हाउ टू बिल्ड अ यूनिक सेलिंग प्रोपोजिशन फॉर फ्रीलांसर्स। ठीक है, तो ये 4 सब टॉपिक्स हैं। और जो लोग नए आ रहे हैं इस चैनल पे, उनको मैं बता दूं कि हम लोगों ने शुरू किया एक कंप्लीट फ्री फ्रीलांसिंग कोर्स, जिसमें 11 एपिसोड्स होंगे, 10 मॉड्यूल्स होंगे। 11th वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे Q&A सेशन। आपके जितने भी क्वेश्चंस होंगे पूरे सीरीज़ में, कमेंट बॉक्स में जो आप लोग पूछोगे वो सारे मैं कवर करूँगा लास्ट के वीडियो में। तो स्ट्रेट अवे शुरू करते हैं वीडियो को बिना किसी टाइम वेस्ट किए। सो लेट्स गेट टू द स्क्रीन। जैसे आप देख सकते हो मेरा स्क्रीन, यहाँ पे ये मैंने फ्लो चार्ट क्रिएट किया है। तो जो हम लोग डिस्कस करेंगे इसको एक फ्लो चार्ट में कन्वर्ट कर दिया है, जिससे आप लोगों को भी आसानी होगी समझने में। और ये पूरा डॉक्यूमेंट मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक में डाल दूंगा। जो लोग सीरियसली देख रहे हैं इस वीडियो को, मेरा एक रिक्वेस्ट है कि आप लोग पेन एंड कॉपी ले करके बैठना। जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, जो ये फ्लो चार्ट में मैं शायद मिस कर गया हूँगा, आप अलग से भी लिख सकते हो। तो देखो यार, फ्रीलांसिंग में ना सबसे पहले जब आप स्टार्ट करोगे तो सबसे पहला काम जो होता है वो होता है नीश चूज़ करना। नीश मतलब आप किस डोमेन में काम करोगे, किस टॉपिक पे काम करोगे, आप कौन सी स्किल सीखना चाहोगे। तो इसमें 2 कैटेगरी के लोग होते हैं। या तो ऐसा हो सकता है कि आपको पहले से आइडिया है, आपको पहले से कोई स्किल पसंद हो सकती है, उसको आप और प्रैक्टिस करके उसको सेल कर सकते हो, उसके बदले में आप पैसे अर्न कर सकते हो। या फिर
आप कंप्लीटली ब्लैंक हो, आपको आइडिया नहीं कि कौन सा स्किल आने वाले टाइम में ट्रेंड में आने वाला है, कौन सा ऐसा स्किल होगा जो हाई पेइंग होगा एट द सेम पॉइंट ऑफ टाइम, तो थोड़ा सेल्फ असेसमेंट करने की ज़रूरत है। और सेल्फ असेसमेंट कैसे होगा ये मैं बताता हूँ। तो सेल्फ असेसमेंट करने के लिए सबसे पहले तो तुम एक शीट ऑफ पेपर लो, उसमें 5 चीज़ें लिखो, उसमें सारी चीज़ें लिखो जो जो तुम्हें करने में मज़ा आता है। वो कुछ भी हो सकता है, वो राइटिंग हो सकता है तुम्हें लिखने में मज़ा आता हो, या फिर किसी टॉपिक को दे दिया गया उसके बारे में तुम लिख सकते हो, या फिर तुम्हें हो सकता है वीडियो एडिटिंग के बारे में मज़ा आता हो, वीडियो एडिटिंग सीखना हो, या फिर एनिमेशन सीखना हो, है ना, या फिर तुम्हें ऐसा लगता है कि तुम किसी की सोशल मीडिया को हैंडल को ग्रो करा सकते हो, तुम्हें आइडिया है किस तरीके से हैशटैग्स काम करते हैं, या फिर जो भी तुम्हें पसंद है वो सारी चीज़ें लिख दो। हल्की भी पसंद है, जो जो दिमाग में आ रहा है, जो इंटरेस्टिंग लगता है तुम्हें, मान लो तुम्हें उसके बारे में आइडिया नहीं भी है लेकिन तुमने कहीं सुना है, तुम्हें पता है कि ये सारी स्किल्स होती हैं, उसके बारे में तुम लिख दो। क्योंकि अगर तुम इंटरनेट पे एक्टिव हो तो तुम्हें हर रोज़ कोई ना कोई नई चीज़ दिखाई देती होगी, तो उसके बारे में लिख दो। और जिन लोगों को एकदम ही आइडिया नहीं है, मैं उनके लिए सजेस्ट करूँगा कि वो लोग एक एक करके स्किल्स को सीखें। ठीक है, स्किल्स को सीखो और उसको ट्राई आउट करो। ठीक है, थोड़ा सा ट्राई आउट करो। अगर उसमें बर्नआउट फील हो रहा है, उसमें तुम्हें मज़ा नहीं आ रहा है, तो स्किल चेंज करो। फॉर एग्जांपल लेट्स से अगर तुम्हें ग्राफिक डिज़ाइनिंग सीखना है तो तुम फोटोशॉप पर जाओ, फोटोशॉप सीखने की कोशिश करो। फोटोशॉप से रिलेटेड कई सारे कोर्सेज यूट्यूब पे फ्री में अवेलेबल हैं, आप जाके उसको सर्च करो, उसके बारे में सीखो, उसके वीडियोज़ देखो। अगर वो इंटरेस्टिंग लग रहा है, उसके एंड प्रोडक्ट इंटरेस्टिंग लग रहे हैं, ग्राफिक डिज़ाइनिंग में थोड़ा इंटरनेट पर रिसर्च करो कि किस में कितना पैसा है, क्या अर्निंग हो सकती है, क्या अर्निंग कैपेबिलिटीज़ हैं, ये सारी चीज़ें डिस्कस करो, ये सारी चीज़ें थोड़ी रिसर्च करो। मार्केट को समझो कि मार्केट में चल क्या रहा है, क्या प्राइसेस हैं। अगर कोई भी एक स्किल सीख रहे हो, उसमें टाइम इन्वेस्ट कर रहे हो, तो वो टाइम प्रोडक्टिव होना चाहिए। हाँ, ये ज़रूरी नहीं है कि तुम जिस स्किल को सीखोगे हो सकता है वो स्किल आगे जाके तुम्हें मज़ा ना आए। तो शुरू में जब तुम्हें आइडिया नहीं तो तुम्हें अलग अलग चीज़ें ट्राई आउट करनी पड़ेंगी। और स्किल सीखने के बाद किस तरीके से क्लाइंट्स को अप्रोच करते हैं वो आगे वाले मॉड्यूल्स में हम लोग सीखेंगे। लेकिन अभी हम लोग कंप्लीट फोकस कर रहे हैं किस तरीके से हम लोग स्किल्स को सीख सकते हैं। तो यहाँ अगर तुम देखोगे तो मैंने हर एक चीज़ यहाँ लिखी हुई है कि अंडरस्टैंडिंग, स्ट्रेंथ, इंटरेस्ट, रिसर्च, मार्केट अपॉर्चुनिटीज़, है ना, जो अभी मैंने डिस्कस की सारी चीज़ें यहाँ लिखी हैं। कुछ हाई डिमांडिंग फ्रीलांसिंग स्किल्स के बारे में मैंने यहाँ लिखा हुआ है। फॉर एग्जाम्पल डिजिटल मार्केटिंग अगर तुम्हें आती है, डिजिटल मार्केटिंग से रिलेटेड बहुत सारे फ्री कोर्सेज़ हैं, इवन गूगल के कोर्सेज़ हैं, आप लोग उसको जाके सर्च कर सकते हो, गूगल फ्री डिजिटल मार्केटिंग कोर्स। तो ये सारे सर्टिफिकेट्स ना अगर तुम किसी कंपनी में अप्लाई करते हो तो वहाँ काम आएंगे। और अदरवाइज़ तुम अगर खुद का कुछ शुरू करना चाहते हो, एज अ फ्रीलांस काम करना चाहते हो, तो डेफिनेटली वो सारे बेसिक्स सीखो। उसके बाद कई सारे फ्री में कोर्सेज अवेलेबल है यूट्यूब पे, तुम्हें बस सर्च करना है प्रॉपरली यूट्यूब पे और वीडियोस देखना शुरू करो। ठीक है, कुछ वीडियोस अच्छी होंगी, कुछ वीडियोस उसमें ख़राब होंगी, लेकिन जो कंप्लीट एक्सपीरियंस मिलेगा वो बहुत वैल्यूएबल होगा। तो उस पर फोकस करना है, टाइम देना है थोड़ा अपने स्किल को इम्प्रूव करने में। कभी भी इस माइंडसेट के साथ ये करियर मत शुरू करना कि आज मैंने शुरू किया और अगले हफ्ते से मुझे अर्निंग हो जानी चाहिए। इस माइंडसेट के साथ नहीं, मैं कहूँगा कि एटलीस्ट तुम 1 से 1.5 महीना तुम्हें लर्निंग पे फोकस करना है। उसके बाद जिस तरीके से तुम्हारी ग्रोथ होगी ना, जिस तरीके से तुम ग्रो करोगे, जिस तरीके से पैसा तुम्हारे पीछे आएगा, इस बात की मेरी गारंटी है। तो वो सारी चीज़ें फॉलो करो जो मैं तुम्हें बता रहा हूँ। ठीक है, अपने से ज़्यादा कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, मेरे बताए हुए स्टेप्स को फॉलो करो। क्यों फॉलो करो? क्योंकि मैंने वो स्टेप्स फॉलो किए हैं, उस स्टेप्स से रिजल्ट्स आते हैं और मुझे पता है, मैंने एक्सपीरियंस किया। और मेरे पास अगर वो रिजल्ट्स आए हैं तो डेफिनेटली आपके पास भी रिजल्ट्स आने की ज़्यादा प्रोबेबिलिटी है। आई एम नॉट सेइंग कि मेरा पाथ एकदम आइडियल पाथ है, यही बेस्ट तरीका है, नहीं। लेकिन अगर तुम्हें पता ही नहीं है कि कौन से पाथ पे जाना है तो एटलीस्ट उस पाथ पे चलो ना, जो पाथ मैं दिखा रहा हूँ, या फिर जो पाथ वो बंदा दिखा रहा है जहाँ पे वो चल कर कहीं पहुँचा हुआ है, राइट। सो उस चीज़ पे थोड़ा ध्यान देता है। ठीक है, तो कुछ हाई पेइंग स्किल्स मैंने यहाँ पे नोट डाउन किए हैं, डिजिटल मार्केटिंग, SEO, SEM वगैरह, कंटेंट क्रिएशन, टेक्निकल स्किल्स में वेब डेवलपमेंट, AI से याद आया यार, देखो अभी बहुत सारे AI टूल्स हर रोज़ बनते हैं। ठीक है, तो मेरा एक चीज़ एकदम ना कहीं पे लिख के चिपका दो, और ये हमेशा तुम्हारे दिमाग में होना चाहिए कि हर रोज़ तुम कोशिश करो कि नए नए AI टूल्स को ट्राई आउट करो। हर एक AI टूल का देखो फ्री वर्जन, डेमो वर्जन ज़रूर होता है। ठीक है, सो अपने स्किल को इम्प्रूव करने के लिए, अपने स्किल्स को इंटीग्रेट करने के लिए AI टूल से हर रोज़ कुछ ना कुछ AI टूल्स ट्राई आउट करना चाहिए, क्योंकि आने वाले टाइम में AI काफ़ी चीज़ों को कैप्चर करने वाला है। ठीक है, सो कोशिश ये करो कि तुम AI से काफ़ी फ्रेंडली हो जाओ। हर एक चीज़ को सॉल्व करने के लिए तुम्हारे पास एक AI टूल का आइडिया होना चाहिए। उससे कई सारी चीज़ें बहुत
फास्ट हो जाएंगे, प्रोसेस फास्ट हो जाएगा और एक तुम यूनिक प्रोडक्ट या फिर एक यूनिक सर्विस क्रिएट कर सकते हो, राइट। और फिर बिजनेस सर्विसेज, वर्चुअल असिस्टेंट्स फॉर एग्जांपल, किसी के बिजनेस असिस्टेंट बन जाना। आई मीन इट्स अ वेरी वास्ट टॉपिक, बस मैंने लिस्ट डाउन कर दिया। पैशन वर्सेस प्रॉफिट है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। बहुत सारे लोग पैशन के पीछे भागते हैं, बहुत सारे लोग प्रॉफिट के पीछे भागते हैं। तुम्हें क्या करना है, तुम्हें एक बैलेंस ढूंढना पड़ेगा। अगर तुम सिर्फ और सिर्फ प्रॉफिट के पीछे भाग रहे हो तो तुम बर्नआउट हो जाओगे। प्रॉफिट यानी तुम जो कर रहे हो उससे तुम्हें प्रॉफिट तो मिल रहा है, लेकिन फुलफिलमेंट नहीं मिल रहा। जो तुम काम कर रहे हो उससे तुम पैसा तो कमा पा रहे हो, लेकिन लॉन्ग टर्म में तुम वो स्केल नहीं कर पाओगे, क्योंकि वो काम में तुम्हें मज़ा ही नहीं आता। एट द सेम पॉइंट ऑफ टाइम अगर तुम अपने पैशन को फॉलो कर रहे हो लेकिन अर्न अच्छा नहीं कर पा रहे हो, तो डेफिनेटली फुलफिलमेंट होगी, लेकिन हो सकता है तुम्हारी मॉनेटरी रिक्वायरमेंट्स जो हैं, जो तुम्हारे तुम्हारे गोल्स हैं, जो तुम्हारे ड्रीम्स हैं, वो हो सकता है वो स्किल उतना प्रोवाइड ही ना कर पाता, उस स्किल की उतनी कैपेबिलिटी ही नहीं है। तो तुम्हें और सारे स्किल्स को उसके साथ इंटीग्रेट करके एक यूनिक प्रोपोजिशन बनाना पड़ेगा, एक यूनिक सा आइडिया देना पड़ेगा, ठीक है। तो वो कर सकते हैं, लेकिन हमेशा एक आइडिया रखो, एक थंब रूल ये होना चाहिए कि तुम अपने आप को बीच में रखो। ऐसा कोई स्किल ढूंढने की कोशिश करो जिसमें प्रॉफिट भी है और जिसमें तुम्हारा मन भी लगता हो। और अगर ऐसा नहीं मिल रहा है पैशन, तो फिर कोशिश ये करो कि उसको उस तरीके से बना पाएँ, बाकी सारी चीज़ें इंटीग्रेट करें। कैसे करना है आगे के मॉड्यूल्स में हम लोग देखेंगे। आज इस तीसरे वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे इंपॉर्टेंस ऑफ पोर्टफोलियो और किस तरीके से आप एक अपना बहुत ज़बरदस्त पोर्टफोलियो क्रिएट कर सकते हो जब आप स्किल सीख लो, ठीक है। सो जो लोग शुरू से फॉलोअप करते आ रहे हैं, प्लीज़ अपने क्वेश्चंस नीचे कमेंट बॉक्स में पूछ लेना, क्योंकि 11th वीडियो जो आएगी उसमें कंप्लीट Q&A सेशन होगा और उसमें सारे क्वेश्चंस मैं पिक करूंगा जो भी आप लोग पूछ रहे हैं नीचे कमेंट बॉक्स में। तो जिसको जो भी इशू है, जिसको जो भी प्रॉब्लम है, प्लीज़ नीचे कमेंट बॉक्स में आप पूछ लेना एंड उसको हम लोग इंक्लूड करेंगे लास्ट वीडियो में। और अभी तक की वीडियोज़ आपको कैसी लग रही है, प्लीज़ लेट मी नो। और जो लोग इस चैनल पर नए आए हैं, मैं इस तरीके की वीडियोस बनाता रहता हूँ, किस तरीके से आप ऑनलाइन अर्न कर सकते हैं, किस तरीके से आप अपना एक नया इनकम सोर्स क्रिएट कर सकते हैं। तो प्लीज़ यू कैन गो अहेड एंड सब्सक्राइब बता देना। और ये सारी चीज़ें मैं प्रूफ के साथ दिखाता हूँ, तो इसमें कोई भी डाउट नहीं आता कि आप किस तरीके से अर्न कर सकते हो। तो हर एक चीज़ प्रूफ के साथ हम लोग शेयर करते हैं। हमेशा की तरह मैंने एक फ्लो चार्ट रेडी रखा है। इस फ्लो चार्ट को अगेन मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक कर दूंगा, जिसको भी इसे बाद में रेफ़र करना है वो जाके देख सकता है। तो मॉड्यूल 1 और 2 में हम लोगों ने देखा था कि किस तरीके से आप अपने स्किल को ढूंढ सकते हो, किस तरीके से स्किल को सीखना है, किस तरीके से आप उसको और निखार सकते हो। तो स्किल सीखने के बाद सबसे पहला काम जो होता है वो यही होता है कि आप अपना एक पोर्टफोलियो तैयार करें, एक रिज्यूमे काइंड ऑफ थिंग तैयार करें, ठीक है, जिसको देखकर आपको और आपके स्किल के बारे में सामने वाला कुछ बता सके, कुछ कमेंट कर सके और ये समझ सके कि क्या आप उसके काम आने वाले हैं या नहीं, ठीक है। आपके स्किल को यूज़ करने के लिए कोई आपको तभी पैसे देगा जब उसको आप पे ट्रस्ट होगा, जब उसको ये समझ में आ जाएगा कि आपने जो सीखा है, आपके पास जो स्किल्स हैं वो उनके काम आएंगे, उनसे आपके स्किल के थ्रू उनको कोई फ़ायदा होगा। फ़ायदा किस तरीके से? फ़ायदा इन टर्म्स ऑफ मनी में भी आप उनके लिए कोई ऐसा काम कर दो जिसके थ्रू वो एक नया सोर्स ऑफ इनकम क्रिएट कर सकें, या फिर उनका रेवेन्यू सोर्स जो भी हो वो बढ़ जाए, या फिर आप उनके लिए कोई ऐसा काम कर सको जिससे उनका टाइम बचे। आप उनके लिए कोई ऐसा काम कर सकते हो जिसके थ्रू उनका कोई भी लाइफ प्रॉब्लम सॉल्व हो। तो हर एक चीज़ मैं फॉर एग्जांपल लेट्स से वेब डेवलपमेंट के रिस्पेक्ट में बताता हूँ, या फिर वीडियो एडिटिंग, कोई भी, बहुत सारे हैं, सबके लिए एक ही फार्मूला अप्लाई होता है, थोड़ा बहुत इधर उधर होता है। तो एक स्किल पकड़ के चलते हैं और इसके थ्रू हम लोग बिल्ड करने की कोशिश करते हैं किस तरीके से पोर्टफोलियो आप रेडी करोगे। तो फॉर एग्जांपल अगर आपका एक वेबसाइट डेवलपमेंट का स्किल है, जो आपने सीखा, वेबसाइट बनाना सीखा, ठीक है, अगर आप अपने वेबसाइट डेवलपमेंट के स्किल को सेल कर रहे हो तो आपका खुद का वेबसाइट बहुत बढ़िया होना चाहिए, ठीक है। आपका खुद का वेबसाइट एक अच्छे तरीके से बिल्ड होना चाहिए, अच्छे तरीके से डिज़ाइन होना चाहिए, आपका एक अच्छा डोमेन होना चाहिए, अच्छी तरीके से होस्टिंग होनी चाहिए, आपकी वेबसाइट फास्ट लोडिंग होनी चाहिए, राइट, क्योंकि ये सारी चीज़ें देखी जाएंगी। अगर आपका खुद का ही वेबसाइट अच्छे तरीके से होस्टेड नहीं होगा, अच्छे तरीके से वर्क नहीं करेगा, तो डेफिनेटली आपके साथ कोई काम नहीं करेगा। सेम गोज़ विद द वीडियो एडिटिंग। अब वीडियो एडिटिंग में क्या है कि आपको बहुत ज़्यादा टॉप क्लास की वेबसाइट नहीं चाहिए, एक सिंपल सी वेबसाइट, एक लैंडिंग पेज जहाँ पे आप सारे अपने प्रोजेक्ट्स लिस्ट डाउन कर सकते हो, जो आपके प्रोजेक्ट्स को देखकर समझ सके कि आपकी एडिटिंग स्टाइल कैसी है, आपकी एडिटिंग स्किल्स कैसी है, आप उनके लिए किस तरीके की वीडियोस बना सकते हो, राइट। तो ये हो गया वीडियो एडिटिंग के लिए। उसी तरह ग्राफिक डिज़ाइनिंग के लिए भी आप कंप्लीट एक वेबसाइट या फिर एक लैंडिंग पेज बना सकते हो। और लैंडिंग पेज कैसे बनाना है, इसके लिए मैंने पास्ट में वीडियोस बनाई हैं,
फिर से मैं बता देता हूँ, वेबसाइट बनाने के लिए आप फ्री में ब्लॉगर से भी आप वेबसाइट बना सकते हो, वर्डप्रेस पे भी फ्री का वेबसाइट होस्ट कर सकते हो, या फिर आप एक डोमेन और होस्टिंग खरीद करके जो कि काफ़ी सस्ते में मिल जाता है होस्टिंग वगैरह से, आप वहाँ से भी जाके परचेज़ कर सकते हो और अपने वेबसाइट को लॉन्च कर सकते हो। वेबसाइट और वेब होस्टिंग और डोमेन वगैरह मिला के बहुत ज़्यादा कॉस्ट नहीं आता, यू कैन ईजिली यूज़ इट, है ना। थोड़ा सा इन्वेस्टमेंट लगेगा और उससे आपकी कंप्लीट पोर्टफोलियो काफ़ी प्रोफेशनल हो। और भी कई तरीके हैं जो मैंने यहाँ मेंशन किए हैं। फॉर एग्जांपल बिहेंस, आप यहाँ देख रहे हो, ड्रिबल, वर्डप्रेस, एडोब पोर्टफोलियो। सो बिहेंस पे भी बहुत सारे लोग अपने पोर्टफोलियो को लिस्ट करते हैं। बिहेंस एक ऐसी वेबसाइट है जहाँ पे कई सारे आप अपने रिज्यूमे अपलोड कर सकते हो। अगर आप एक टी शर्ट डिज़ाइनिंग करते हो तो वहाँ पे आपके सारे टी शर्ट्स डिज़ाइन अपलोड हो सकते हैं। तो बहुत सारी चीज़, आप जाके उसको चेकआउट करना, बिहेंस करके होता है। सो ये तो हो गया एक स्टैटिक पोर्टफोलियो कि आपने एक वेबसाइट बनाया, ठीक है। लेकिन आज के टाइम में यार देखो, प्रो टिप यही है कि अगर आप किसी भी तरीके का स्किल सीख रहे हो तो आपको एक ऑर्गेनिक मार्केटिंग करनी ही पड़ेगी, ठीक है। एंड ऑर्गेनिक मार्केटिंग का मतलब आपको कंटेंट उसके अराउंड बनाना चाहिए, आपको उसका पेज मेंटेन करना चाहिए, आपका जो भी इंस्टाग्राम पेज है या फिर लिंक्डइन पेज है, फेसबुक ग्रुप है, इस पे आपको लगातार अपने काम को वहाँ पे डिस्प्ले करना होगा। क्योंकि क्या है ना, आज के इंटरनेट की दुनिया में अगर आप अपना काम अगर ऑनलाइन नहीं दिखा रहे हो तो आप बहुत सारे कस्टमर्स मिस कर रहे हो, ठीक है। तो अपने वीडियोस को, अपने वेबसाइट्स को, उसके बारे में बताओ, कुछ टिप्स दो, अपनी कम्युनिटी बनाने की कोशिश करो। ये कम्युनिटी बहुत हेल्प करेगी आने वाले टाइम में, और इससे बहुत सारे इनबाउंड लीड्स जनरेट होने लगते हैं। और तो और जब आप फॉरेन के क्लाइंट्स को आउटरीच करोगे ना तो आप दिखा सकते हो कि यार ये देखो, मैं इतने सारे कंटेंट बना रहा हूँ इतने टाइम से, ये मेरा पोर्टफोलियो ऑनलाइन जो मैंने बिल्ड किया है, ये जो मेरा रिज्यूमे या फिर जो मेरा लैंडिंग पेज है ये तो है ही, ये है मेरा इंस्टाग्राम पेज, यहाँ पे भी मैं टिप्स देता हूँ। तो इससे एक बहुत बड़ी क्रेडिबिलिटी बनती है, ऑथेंटिसिटी बढ़ जाती है, राइट। सो इन सारी चीज़ों का बहुत मायने रखते हैं यार, क्योंकि अब ना धीरे धीरे सारी चीज़ें बदल रही हैं। अब एक शीट ऑफ पेपर या फिर एक लैंडिंग पेज से शायद सिर्फ बात नहीं बनेगी, तो आपको कुछ एक्स्ट्रा ऑन आउट ऑफ द बॉक्स करना पड़ेगा, राइट। तो ये सारी चीज़ें में आप काम कर सकते हो, अपना एक कंप्लीट ऑनलाइन प्रेजेंस बनाने की कोशिश करो, राइट। दूसरा जो प्लेटफॉर्म आप यूज़ कर सकते हो वो है लिंक्डइन। और लिंक्डइन पे भाई साहब, आप यकीन मानो, लिंक्डइन पे सारे के सारे लोग जो लोग पोस्ट कर रहे हैं वो सारे प्रोफेशनल्स हैं, और वो लोग ढूंढते भी प्रोफेशनल्स को ही हैं। तो अगर आप एक प्रोफेशनल तरीके से पोस्ट कर सकते हो, प्रोफेशनल तरीके से वहाँ पे अपनी एक ग्रोथ बना सकते हो, अपनी एक कम्युनिटी बना सकते हो, तो वहाँ से आपको बहुत सारे इनबाउंड लीड्स आएंगे, बहुत सारे कनेक्शंस बनेंगे, बहुत सारी नेटवर्किंग होगी। और नेटवर्क है ना, नेटवर्क इज़ द नेटवर्थ जो कहते हैं ना, ये बहुत अच्छी कहावत है एंड वेरी ट्रू। अगर आपकी नेटवर्क अच्छी है, और लिंक्डइन पे आप एक बहुत अच्छा नेटवर्क बिल्ड कर सकते हो बड़े ही आसानी से। अब लिंक्डइन पे ग्रो कैसे करते हैं? लिंक्डइन पे ग्रो करने का देखो, उसमें टाइम तुम्हें इन्वॉल्व करना पड़ेगा, टाइम देना पड़ेगा, बाकी के पोस्ट्स के साथ इंगेज करना पड़ेगा, राइट। आपको पोस्ट्स लिखने पड़ेंगे, आपको बताना पड़ेगा कि आपने क्या क्या किया, तो धीरे धीरे आपकी कम्युनिटी बढ़ जाएगी, राइट। तो इसी तरीके से कम्युनिटीज़ बढ़ती हैं। आपको प्रेजेंट रहना पड़ेगा हर एक प्लेटफॉर्म पे अपनी प्रेजेंस दिखानी होगी, और कंसिस्टेंटली ओवर अ वेरी लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम, तब जाके एक कंप्लीट ब्रांड बन पाएगा आपको। और जब एक बार आपकी रिकग्निशन हो जाती है ना किसी भी फील्ड में, उसके बाद तो कभी काम की कमी होगी ही नहीं। यहाँ पे हर एक चीज़ मैंने लिखी हुई है। सोशल मीडिया, यूज सोशल मीडिया टू बिल्ड कम्युनिटी, ठीक है। इंस्टाग्राम बिहाइंड द सीन सक्सेस स्टोरीज टिप्स, ये सारे कंटेंट आइडियाज़ हैं। आप सारे कंटेंट आइडियाज़ लिखो कि आप क्या क्या कर सकते हो, किस तरीके से हेल्प कर सकते हो, राइट। कमेंट फॉर लिंक्डइन ऑप्टिमाइजेशन टिप्स, इस तरीके से सारे। बेसिकली आपको हर जगह अपना हाथ पैर मारना है, बेसिकली आपको हर जगह अपनी प्रेजेंस दिखानी है, और हर जगह दिखाना है कि आप कोई काम कर रहे हो, चाहे वो ट्विटर ही क्यों ना हो। इवन ट्विटर वर्क्स, फेसबुक ग्रुप, इंस्टाग्राम, ठीक है। डिस्कॉर्ड पे कई सारे लोग अवेलेबल हैं, वहाँ से भी कई सारे क्लाइंट्स क्लोज होते हैं। इस सब के सारे वीडियोज़ मैं बना चुका हूँ पास्ट में अपने यूट्यूब चैनल पर, प्लीज़ गो एंड चेक इट आउट। सो अब स्ट्रक्चर किस तरीके का, आपके बायो का स्ट्रक्चर कैसा होता है, आप अपने बारे में बताओ। और यार ये ध्यान रखना कि जो भी आपका बायो वगैरह हो ना, उसको बहुत लंबा आपको नहीं रखना है, उसको बहुत लेंदी नहीं बनाना है, ठीक है। क्योंकि अननेसेसरी चीज़ें अगर आप इंक्लूड करोगे अपने पोर्टफोलियो में, अपने लैंडिंग पेज में, तो उससे क्या होता है ना, उससे ऑथेंटिसिटी कम हो जाती है, ठीक है। काम की चीज़ रखो, सॉलिड चीज़ रखो, और जब आपके पास स्किल आ जाए ना, कोई स्किल सीखो, फॉर एग्जांपल वीडियो एडिटिंग सीखो, तो अलग अलग प्रोजेक्ट्स पे काम करना शुरू कर दो। आपको कोई काम दे या ना दे,
कोई भी वीडियो उठाओ, री एडिट करो, पोस्ट कर दो ऑनलाइन, लोग नोटिस करेंगे। यकीन मानो लोग नोटिस करेंगे, आपके एफर्ट्स कभी भी वेस्ट नहीं जाएंगे। हो सकता है इंस्टेंटेनियसली आपको कोई रिजल्ट नहीं मिले, लेकिन ओवर द लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम आपको डेफिनेटली रिजल्ट्स तो मिलेंगे। रेज्यूमे एंड बायो टूल्स, उसके बारे में मैंने बताया, कैनवा है, नोवो रेज्यूमे है, गूगल डॉक्स, इन सभी को यूज़ करके आप रेज्यूमे भी बना सकते हो, जो गूगल डॉक्यूमेंट में वो भी बना सकते हो आप, ठीक है। उसके बाद प्रोजेक्ट मैनेजमेंट टूल्स, ठीक है। अब देखो यार, जब आप बिल्ड करने लगोगे ना, आपके पास कई सारे क्लाइंट्स आ सकते हैं, ठीक है। तो उसके बाद क्या होता है ना कि आपको टीम बड़ी करनी पड़ती है, ठीक है। सो इस पार्ट को मैंने इंक्लूड ज़रूर किया है, लेकिन इस पार्ट को यूज़ हम लोग लेटर करेंगे जब हमारे पास कई सारे क्लाइंट्स आएंगे। हम लोग क्लाइंट्स एक्विजिशन सिस्टम समझ चुके होंगे, हम लोग को पता होगा किस तरीके से अलग अलग प्लेटफॉर्म से क्लाइंट्स निकालते हैं। उन प्लेटफॉर्म्स को यूज़ करके जब हमारे पास क्लाइंट्स आने लगेंगे तो ये सारे टूल्स हमें यूज़ करने पड़ेंगे। फॉर एग्जांपल ट्रेलो, आसना, क्लिकअप, ये सारे जो टूल्स हैं, इन टूल्स के थ्रू हम लोग कई सारे प्रोजेक्ट्स को मैनेज कर सकते हैं, कई सारे क्लाइंट्स को मैनेज कर सकते हैं। पर्सनली हम लोग भी यूज़ करते हैं स्लैक फॉर कम्युनिकेशन एंड क्लाइंट कम्युनिकेशन। सो इस तरीके से हर एक चीज़ डिस्ट्रीब्यूट। सो ये सारी चीज़ें हैं जो आपको दिमाग में रखनी होंगी वाइल क्रिएटिंग अ पोर्टफोलियो। पोर्टफोलियो इज़ द फंडामेंटल बेस ऑफ यू गेटिंग योर क्लाइंट्स। अगर आपका पोर्टफोलियो स्ट्रॉन्ग है, अगर आपकी नींव स्ट्रॉन्ग है ना, तो डेफिनेटली आपको काम मिलने से कोई रोक ही नहीं सकता। सबसे परेशानी तभी होती है जब आपको पहला क्लाइंट मिलना होता है। एक बार जब पहला दूसरा क्लाइंट मिल गया ना, तो फिर अगर आपका काम अच्छा है तो वही 2-3 लोगों को रेफ़र कर देंगे, फिर उस रेफरल से और रेफरल्स आएंगे, तो ये सारे इनबाउंड लीड्स हो गए। उसके बाद आपने ईमेल मार्केटिंग चला रखी होगी, ईमेल कैंपेन वगैरह, वहाँ से कई सारे लीड्स आएंगे। हर एक चीज़ सिर्फ और सिर्फ एक चीज़ पे डिपेंडेंट है, वो है क्वालिटी ऑफ वर्क एंड व्हाट वैल्यू यू आर प्रोवाइडिंग टू योर क्लाइंट्स एंड हाउ यू आर बेटर देन अदर्स डूइंग द सेम थिंग। बस इतनी सी बात है। अगर इस चीज़ को आप लोग समझ सकते हो तो आप लोग अंधा पैसा छाप सकते हो, ठीक है। इस चीज़ को समझो, थोड़ा रिसर्च करो और अपने क्वेश्चंस नीचे कमेंट बॉक्स में पूछो, मैं हर एक क्वेश्चन का आंसर दे रहा हूँ। चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर वीडियो पसंद आई तो लाइक सब्सक्राइब कर देना। चलो बाय, जय हिंद। Cold email is the best way to get high ticket clients and this is the evergreen method यार। सो जो लोग सीरियस है अपने बिजनेस को स्टार्ट करने के लिए और जो लोग चाहते हैं अपने बिजनेस को ग्रो कराना एक अच्छे लेवल पे, तो गो एंड वॉच दिस प्लेलिस्ट। मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल दूंगा, वहां से आप देख सकते हैं। मे बी मैं आई बटन में भी उसको लिंक कर दूंगा, ठीक है। और उसके साथ साथ जो भी मैंने स्ट्रेटजीज शेयर की हैं उसको मैं अलग से अपने बैच लर्न एंड अर्न विथ प्रतीक बैच 1 जो मैंने अपने बर्थडे से शुरू किया है, वहां पे भी मैं शेयर करता हूँ काफी सारे इनसाइट्स। और वहां पे जितने लोग मेरे साथ जुड़े हुए हैं वहां पे भी काफी अच्छे रिजल्ट्स लोगों को आ रहे हैं। सो आई एम प्लानिंग कि इसका बैच 2 बहुत जल्द मैं लॉन्च करूंगा जब फर्स्ट बैच कंप्लीट हो जाएगा। और उसको काफी अच्छे लेवल पे हम लोग करेंगे, ठीक है। ये बैच जो कि पहला बैच था तो मैंने बहुत सारे लोगों को मना भी किया अनफॉर्चुनेटली, मगर नेक्स्ट बैच में हम लोग इसको इंक्रीज करेंगे। और जो लोग इंटरेस्टेड हैं वो नीचे कमेंट में भी बता सकते हैं कि आप मेरे साथ काम करना चाहते हैं और सीखना चाहते हैं किस तरीके से बिजनेस ग्रो करेंगे, तो 1 to 1 हम लोग आगे बढ़ सकते हैं। सो ये कंप्लीट स्टेटस है। अब की वीडियोस में हम लोग क्या करेंगे, अब की वीडियोस में हम लोग डिस्कस करेंगे कंप्लीट टेक्निकल सेटअप कि किस तरीके से कोल्ड ईमेल की कैंपेन को सेटअप करते हैं मैनी रीच पे। हम लोग मैनी रीच का एग्जांपल लेंगे, स्टार्टिंग फ्रॉम कैसे डोमेन खरीदते हैं, कैसे अकाउंट्स बनाते हैं, क्या क्या सेटअप्स होते हैं, क्या किस तरीके से डोमेन फॉरवर्डिंग होती है, किस तरीके से कस्टम ट्रैकिंग डोमेन बनाते हैं, किस तरीके से वार्म अप सेट करते हैं, क्या क्या सेटिंग्स होती हैं, हर एक चीज हम लोग काफी इन डेप्थ डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो ये वीडियो पार्ट 1 होगा ऑफ द टेक्निकल सेटअप। आई डोंट नो कि ये कितने पार्ट्स में डिवाइड करना पड़ेगा, बट देन हाँ, इसको भी हम लोग कंप्लीटली स्क्रैच से समझेंगे और इसका भी पूरा धागा खोल देंगे जिस तरीके से हम लोगों ने कोल्ड ईमेल का खोला था। तो यार जितने सीरियस लोग हैं गिव अ थम्स अप एंड मैं आप लोगों का रिस्पॉन्स जानना चाहूंगा कि आप लोग कितने इंटरेस्टेड हैं, क्योंकि यार मुझे भी पता चलना चाहिए कि आप लोग इंटरेस्टेड हैं इन सारी वीडियोस को देखने के लिए। पुरानी वीडियोस कोल्ड ईमेल पे जो मैंने बनाया था उसको आप लोगों ने बहुत ज़्यादा अच्छा सराहा और यार हम लोग अराउंड 2K सब्सक्राइबर्स को भी हिट करने वाले हैं विद इन जस्ट 2 months। तो दैट इज जस्ट इनक्रेडिबल यार, ये मेरे लिए बहुत बड़ा गिफ्ट है। बट देन हाँ, इसको और हाइट तक ले जाना है, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक हमें पहुंचना है, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों की हेल्प करना है। और हमारी कोशिश, मेरा एम जो है वो यही है कि इंडिया में जितने लोग अनएम्प्लॉयमेंट से लड़ रहे हैं वो लोग अपना खुद का कुछ शुरू कर सकें एज सुन एज पॉसिबल, क्योंकि आज के टाइम में यू ऑल्सो नो कि ऑनलाइन अर्निंग, ऑनलाइन बिजनेस स्टार्ट करना
काफ़ी आसान हो चुका है और कई सारी अपॉर्चुनिटीज़ है जो आपको ज़रूर ट्राई करनी चाहिए इंस्टेड कि आप जाके धक्के खाओ लंबे लंबे लाइनों में। सो विदाउट वेस्टिंग एनी फर्दर टाइम और कुछ लेक्चर दिए, सीधे हम लोग चलेंगे स्क्रीन पर और आज हम लोग सिर्फ कुछ बेसिक टर्म्स के बारे में समझेंगे कि किस टर्म का क्या मतलब होता है और क्या क्या ओवरव्यू होगा आने वाले वीडियोस में। नेक्स्ट वीडियो में उसको और डेप्थ में हम लोग समझेंगे। आज की वीडियो में हम लोग समझेंगे DKIM क्या होता है, SPF क्या होता है, डीमार्क क्या होता है, क्यों नेसेसरी है ना। सो ये सारी चीजें हम लोग डिस्कस करेंगे। सो लेट्स गेट स्ट्रेट टू द स्क्रीन। सो ये कंप्लीट डॉक्यूमेंट मैं ये क्रिएट कर रहा हूँ जो टेक्निकल सेटअप का होगा। अलग अलग पार्ट्स में ये डिवाइडेड होगा। पहला पार्ट हम लोग आज डिस्कस करेंगे और उसी से रिलेटेड सारे डॉक्यूमेंट्स यहाँ पे मैंने लिख रखे हैं, ठीक है। तो सेम वे इस तरीके से ही मैंने कोल्ड ईमेल का भी कंप्लीट डॉक्यूमेंट रेडी करके आप लोगों को दिया था और वो लोगों को यूज़फुल लगा। तो सेम थिंग विल डू फॉर टेक्निकल सेटअप ऑल्सो, ठीक है। तो शुरू करते हैं। तो बेसिकली टेक्निकल सेटअप में जब आपको बल्क में ईमेल भेजना होता है तो कुछ चीज़ें होती हैं जो आपको ध्यान में रखना होता है। सबसे पहले तो आपको एक डोमेन खरीदना पड़ेगा अपनी कंपनी के नाम पे। फॉर एग्जांपल मेरे कंपनी का नाम अगर पिनाकल मीडिया है तो pinaclemedia.com एक डोमेन मैंने खरीदा जिस पे मेरे वेबसाइट होस्टेड है, ठीक है। सेकेंड चीज़, कभी भी एक डोमेन से कई सारे ईमेल्स नहीं क्रिएट करने हैं। एक डोमेन से मैक्सिमम 3 से 4 ईमेल आईडीज़ ही आप क्रिएट करेंगे। उसके बाद आपको बाकी और कुछ डोमेन्स खरीदने होंगे और उस डोमेन से आपको कुछ और ईमेल आईडीज़ खरीद करें। सो मेक इट अ थंब रूल कि एक डोमेन से आप 3 से 5 मैक्सिमम ईमेल आईडी बनाएंगे, ठीक है। और एक ईमेल आईडी से कितने ईमेल्स भेजने हैं वो मैं आगे डिस्कस करूँगा, ठीक है। ठीक है, सो सबसे पहले डोमेन्स खरीदेंगे, ईमेल अकाउंट बनाएंगे, फिर सेटिंग अप SPF DKIM डीमार्क ये क्या होता है अभी मैं इन डेप्थ इस वीडियो में समझाऊंगा। सेटिंग अप योर कस्टम ट्रैकिंग डोमेन, सेटिंग अप फॉरवर्डिंग टू ए डोमेन। तो ठीक है, आज हम लोग समझेंगे कि एक ईमेल से कितने ईमेल्स भेज सकते हैं और किस तरीके क्या होता है DKIM डीमार्क एंड SPF, ये कितना इंपॉर्टेंट है और किस तरीके से सेटअप करते हैं ये अगले वीडियो में समझेंगे। लेकिन ये होता क्या है ये अभी हम लोग समझते हैं क्योंकि फाउंडेशन होना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। सो यहाँ पे मैंने यहाँ पे हर एक चीज़ लिखी हुई है, जो भी मैं बोल रहा हूँ हर एक चीज़ यहाँ लिखी हुई है। द रिकमेंडेड अमाउंट ऑफ ईमेल्स यू कैन सेंड पर डे इज़ अबाउट 50, ठीक है। लेकिन 50 हम लोग नहीं रखेंगे, हम लोग इसको शुरू में कम रखेंगे। और 50 जो ये मार्क है ना ये इंक्लूडिंग वार्म अप ईमेल्स है, ठीक है ना। सो वार्म अप ईमेल्स प्लस प्रॉस्पेक्ट ईमेल्स मैक्सिमम 50, लेकिन हम लोग शुरू में 15-20 से शुरू करेंगे। सो इसको लेट मी रिड्यूस इट टू 30, ठीक है। सो अगर तो इससे कैलकुलेट करना है कि अगर आपको 1000 ईमेल्स एक दिन में भेजने हैं तो आपको 20 ईमेल अकाउंट्स चाहिए होंगे। क्यों? क्योंकि एक ईमेल आईडी से आप 50 ईमेल भेज रहे हैं, सो 1000 बाई 50 एटलीस्ट 20 ईमेल अकाउंट्स, जब आपका ईमेल आईडी बेस्ट परफॉर्मेंस दे रहा होगा। अदरवाइज अगर आप 30 से डिवाइड करेंगे तो इट विल कम अराउंड 30 to 33, ठीक है। तो 33 ईमेल अकाउंट्स आपको खरीदने पड़ेंगे, ठीक है, प्रोफेशनल ईमेल अकाउंट्स। अदरवाइज़ आप नॉर्मल जीमेल अकाउंट भी ऐड कर सकते हैं, वो भी मैं सिखाऊंगा कि किस तरीके से आप जीमेल अकाउंट ऐड कर सकते हैं, ठीक है। और कितने डोमेन्स खरीदने होंगे। सो अगर 3 से 5 एक डोमेन से आप ईमेल बना रहे हैं, सो अगर 20 ईमेल आईडी है तो अप्रॉक्सीमेटली 4 से 7 डोमेन खरीदने होंगे जब आप 50 ईमेल्स भेज रहे हैं, या फिर अगर आप 30 ईमेल भेज रहे हैं तो आपके डोमेन्स भी बढ़ जाएंगे। लेकिन इनिशियली मैं रेकमेंड करूंगा कि आप इतना ज़्यादा इन्वेस्टमेंट मत करिए। एटलीस्ट आप 2 से 3 डोमेन खरीदिए, एक डोमेन से 3 या 4 ईमेल बनाइए, सो 10 से 12 ईमेल आईडी हो जाएंगे। और एक ईमेल आईडी से आप अप्रॉक्सीमेटली अगर 30 ईमेल भेजते हैं और आपके पास 10 ईमेल आईडी है तो पर डे का 300 ईमेल आप भेजेंगे, विच इज़ मोर देन सफिशिएंट क्लाइंट्स क्लोज करने के लिए। और जब आपके पास कुछ इन्वेस्टमेंट आ जाए, कुछ मनी आप अर्न कर लें, तो फिर अगेन री इन्वेस्ट एंड देन फ्रॉम देयर आप उसको स्केल अप कर सकते हैं। सो नेवर गो अहेड विथ लॉट ऑफ कॉम्प्लेक्सिटीज़, कई सारे डोमेन। ये नहीं है कि एक साथ 10 के 10 डोमेन खरीद लिए, ये नहीं है कि 20-25 तो ईमेल खरीद लिया आपने, 30-40 हज़ार रुपये इसी में लगा दिए, बिल्कुल भी नहीं। मिनिमम इन्वेस्टमेंट के साथ मैं तो ऐसा मानता हूँ, मैं अपने लर्न एंड अर्न बैच में किसी को भी कोई भी टूल रिकमेंड नहीं किया हूँ। सभी लोग फ्री टूल का यूज़ करके क्लाइंट्स क्लोज कर रहे हैं, लेकिन उसमें क्या होता है, उसमें मेहनत ज़्यादा है। तो अगर आप उसको सीखना चाहते हैं तो आप मेरे साथ लर्न एंड अर्न बैच में जुड़ सकते हैं, जो बैच 2 हम लोग शुरू करेंगे। और अगर आपको इसमें डायरेक्ट टूल यूज़ करना है तो वो मेथड मैं यहाँ पे डिस्कस कर रहा हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने कंप्लीट फार्मूला लिखा हुआ है। ये कंप्लीट फार्मूला है कि कितने आपको सबसे पहले डिसाइड करना होगा कि आपको ईमेल्स कितने भेजने हैं। फॉर एग्जांपल अगर आपको एक दिन में 200 ईमेल्स भेजने हैं,
ठीक है। तो 200/50 मतलब 4 ईमेल अकाउंट आपको चाहिए, ठीक है। और एक डोमेन से आप 3 से 4 ईमेल अकाउंट बना सकते हैं। तो यानी आप एक डोमेन बस खरीदेंगे और 3 से 4 ईमेल अकाउंट बनाएंगे और वहाँ से आप 200 ईमेल्स भेज सकते हैं। लेकिन ये कब होगा? ये तब होगा जब आप एक ईमेल से 50 ईमेल भेजेंगे। लेकिन हम लोग 50 कंसिडर कर नहीं रहे हैं। हम लोग क्या कंसिडर कर रहे हैं? हम लोग 30 कंसिडर कर रहे हैं। कन्फ्यूजन हो रहा है, आई नो होगा। तो इस वीडियो को थोड़ा रिपीट करके देखना कि मैं क्या बोल रहा हूँ, किस तरीके से समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। और उसके बाद भी कोई इशू आता है तो प्लीज़ गेट इन टच विथ मी, है ना। शुरू में थोड़ा कन्फ्यूजन होता है, आई नो, क्योंकि ये थोड़ी टेक्निकल चीज़ें हैं। बट देन इसको मैं पूरी कोशिश कर रहा हूँ कि सिंपल टर्म्स में आपको समझाऊँ। एक बार और समझने की कोशिश करते हैं। एक डोमेन से, फॉर एग्जाम्पल pinnaclemedia.com, ठीक है, या फिर pinnaclemediainfo.com, एक डोमेन से आप 3 से 5 ईमेल आईडीज़ बना सकते हैं, ठीक है। सो john@pinnaclemedia.com, sam@pinnaclemedia.com, इस तरीके से करके 3 से 5 ईमेल आईडीज़ आप एक डोमेन से बना सकते हैं। और एक ईमेल आईडी से मैक्सिमम शुरू में हम लोग 30 ईमेल भेजेंगे, इंक्लूडिंग वार्म अप ईमेल्स, ठीक है। वार्म अप ईमेल क्या होता है वो मैंने पहले के वीडियोस में डिस्कस किया है। एक ओवरव्यू दे देता हूँ कि वार्म अप ईमेल बेसिकली एक डमी ईमेल होता है, जो ये CRM सॉफ्टवेयर्स होते हैं ना, जैसे Instantly.ai या फिर ManyReach। ये कुछ डमी ईमेल्स भेजते हैं, अपने ही द्वारा क्रिएट किए गए कुछ डमी ईमेल्स को, और चेक करते हैं डिलीवरेबिलिटी कि क्या अगर पॉइंट A से ईमेल भेजा गया है तो क्या वो पॉइंट B तक पहुंचा, क्योंकि उनके पास पॉइंट A का भी एक्सेस है और पॉइंट B का भी एक्सेस है, ठीक है। सो वहाँ से वो समझ पाते हैं कि हाँ, अगर डिलीवर हो रहा है इनबॉक्स में तो उसकी हेल्थ अच्छी है, अगर डिलीवर नहीं हो रहा है तो उसकी हेल्थ वो कम कर देंगे। तो इस तरीके से आइडिया लगाया जा सकता है कि आपकी ईमेल्स जब आप प्रॉस्पेक्ट्स को भेजेंगे तो क्या वो इनबॉक्स में लैंड होंगे या नहीं, ठीक है। तो इसको बोलते हैं वार्म अप ईमेल्स, एंड इसको हमेशा हमें एक्टिव रखना होता है, ठीक है। और शुरू में हम लोग 20 से 30 ईमेल से ज़्यादा बिल्कुल भी नहीं भेजेंगे एट एनी कॉस्ट, अदरवाइज़ आपकी ईमेल स्पैम में जाएंगे। ये मैं लिख के दे सकता हूँ। ये सारी इन डेप्थ डिटेल्स बहुत कम लोग डिस्कस करते हैं। जो मैं बोल रहा हूँ उसको आप ध्यान से सुनना, पॉइंट लिखना। मैं डॉक्यूमेंट भेज रहा हूँ, नीचे लिंक कर दूंगा, उसको आप पढ़ना, उसके बाद ही सेटअप करना। और फिर भी कोई इशू है प्लीज़ लेट मी नो, ठीक है, ठीक है। ये हो गई बात कि कैसे क्या रेशियो होता है, कितने ईमेल आईडी से कितने ईमेल्स भेजे जा सकते हैं, वो आप कैलकुलेट कर लेना इसको देखकर, ठीक है। अब हम लोग समझते हैं 3 इम्पॉर्टेंट टर्म्स जो काफ़ी फ्रीक्वेंटली लोग यूज़ करते हैं, लेकिन आइडिया किसी को नहीं कि ये करता क्या है और इसको सेटअप क्यों करना, ठीक है। और वो 3 टर्म्स है SPF, DKIM एंड DMARC, ठीक है। सो इसका एक ओवरव्यू समझते हैं कि ये आखिर है क्या। ये बेसिकली 3 ऑथेंटिकेशन मेथड्स हैं जो वेरीफाई करते हैं सेंडर को, सर्वर को और रेसिपिएंट को। फॉर एग्जांपल अगर आप कोई चिट्ठी लिख के भेज रहे हैं, ठीक है, फॉर एग्जांपल आपने एक चिट्ठी लिखी सैम को, एनवेलप में डाला और पोस्ट ऑफिस में गए, तो पोस्ट ऑफिस गाई क्या करेगा, पहले वो चेक करेगा कि ये जो चिट्ठी है क्या वो सैम ही दे रहे हैं, ठीक है, और क्या ये सही चिट्ठी है। तो वहाँ पे वो SPF और DKIM का थप्पा लगाएगा। SPF लगाएगा एनवेलप पे और लेटर पे लगाएगा DKIM, ठीक है। DKIM बेसिकली एक तरीके से आपका ऑथेंटिकेशन मेथड होता है। फॉर एग्जांपल अगर आप कोई चेक लिख रहे हैं, ठीक है, तो चेक पे जो आप सिग्नेचर करते हैं, ऑथेंटिकेट करते हैं कि आपने ये चेक लिखा और आपका सिग्नेचर है, वो बेसिकली DKIM है, ठीक है। इस तरीके से समझते हैं। और जब चेक रिसीव होता है तो वहाँ पे या फिर जो चिट्ठी रिसीव होगी जहाँ पे डेस्टिनेशन है, वहाँ पे वो चेक करेगा कि क्या सही सेंडर और सही ईमेल मेरे तक आया है। अगर वो दोनों मैच कर रहे हैं तो ही मैं रिसीवर को या फिर रेसिपिएंट को लेटर दूंगा, अदरवाइज वो जंक है, ठीक है। तो अगर ये दोनों वेरीफाई करने का प्रोसेस होता है DMARC, ठीक है। तो ये एक नटशेल में मैंने बताया। इसके बाद भी अगर कोई इशू हो तो प्लीज़ बताना, मैं इसको और डेप्थ में भी बताता हूँ, ठीक है। सो SPF यानी सेंडर पॉलिसी फ्रेमवर्क, ठीक है। और SPF जैसे मैंने बताया कि कहाँ से ईमेल जा रहा है, कौन से सर्वर से ईमेल भेजना है, वो ऑथेंटिकेट करता है। फॉर एग्जांपल SPF में, सेंडर पॉलिसी फ्रेमवर्क में, सारे सर्वर के IP एड्रेसेस लिखे होते हैं जिनके थ्रू ईमेल एड्रेसेस जा सकते हैं। अगर उन ईमेल एड्रेसेस
अगर वो सर्वर के बाहर से कोई ईमेल भेज रहा है तो वो डिलीवर नहीं होगा, ठीक है। तो वो होता है SPF। DKIM अगेन ऑथेंटिकेशन मेथड की आपने ही ईमेल भेजा है, आप ही का ईमेल है जो आप खुद से लिख रहे हैं, ये कोई फिशर नहीं है, कोई स्पैमर नहीं है, कोई स्कैम नहीं है। वो ऑथेंटिकेट करने के लिए DKIM होता है। DKIM का फुल फॉर्म डोमेन की आइडेंटिफाइड ईमेल। एंड तीसरा DMARC यानी डोमेन बेस्ड ऑथेंटिकेशन रिपोर्टिंग एंड कन्फर्मेंस। अगेन ये चेक करता है कि जो ईमेल, जो चिट्ठी, जो चेक है, क्या वो करेक्ट सेंडर से है, क्या वो करेक्ट इंसान के थ्रू आई है, क्या ये कोई स्कैम तो नहीं है। इस प्रोसेस को वैलिडेट किया जाता है DMARC के थ्रू। किस तरीके से आप नेगोशिएट करके एक हाई पेइंग क्लाइंट कन्वर्ट कर सकते हो, और आपको पता कैसे चलेगा कि आप किस प्राइसिंग के साथ अपने सर्विसेज को शुरू करोगे अगर आप एक न्यूबी हो, तो अगर आप अपना बिजनेस स्टार्ट कर रहे हो या फिर अपना फ्रीलांसिंग जर्नी स्टार्ट कर रहे हो। सो विदाउट एनी फर्दर डिले लेट्स गेट स्टार्टेड स्ट्रेट टू द वीडियो। सो एज ऑलवेज मैंने बनाया एक फ्लो चार्ट के साथ साथ अब से मैं कोशिश करूँगा कि हर एक चीज़ प्रैक्टिकली भी आपको शेयर करूँ किस तरीके से बना सकते हैं। ये एक एलिमेंट है जो मिसिंग था मेरी वीडियोस में, लेकिन हर एक चीज़ को अब मैं कवर करूँगा। सो पिछले वीडियोस में जो भी मैंने डिस्कस किया है, जहाँ मैंने नहीं दिखाया प्रैक्टिकली किस तरीके से आप क्लाइंट एक्वायर कर सकते हो, किस तरीके से पोर्टफोलियो बना सकते हो, हर एक चीज़ हम लोग डिस्कस करेंगे आने वाली वीडियोज़ में। सो मे बी एक तो एक एपिसोड एक्स्ट्रा बना करके मैं वो सारी प्रैक्टिकल चीज़ें इंक्लूड कर दूँगा जिसमें आपको दिखाऊंगा कि किस तरीके से मैं क्लाइंट क्लोज कर रहा हूँ, किस तरीके से प्रॉस्पेक्टिंग हो रही है, किस तरीके से क्लाइंट्स को ढूंढा जा रहा है, किस तरीके से उनका पूरा डेटाबेस बनाया जा रहा है। सो कंप्लीट ओवरव्यू भी मैं दे दूंगा, जो मैंने नहीं दिया शायद पिछले की वीडियोस में, वो मिस हो गया मेरे से। सो वो मैं इंक्लूड करने वाला हूँ, लेकिन आज का वीडियो थोड़ा सा थ्योरेटिकल काइंड ऑफ ही होगा, लेकिन समझना बहुत ज़रूरी है कि किस तरीके से आप नेगोशिएट कर सकते हो, ठीक है। तो सबसे पहले तो अगर आप नए हो तो डायरेक्टली बिजनेस मॉडल पे तो बिल्कुल नहीं जाना, आपको शुरू करना है फ्रीलांसिंग मेथड से, ठीक है। सो जैसे कि मैंने डिस्कस किया, स्किल चूज़ करो, उसके बाद पिच करना शुरू करो। जब बात आती है कि क्या प्राइसिंग रहेगी, तो डेफिनेटली देखो, अगर तुम्हारा जो स्किल है वो एक कमोडिटी है, फॉर एग्जांपल अगर सिर्फ और सिर्फ तुम वीडियो एडिटिंग ही बेच रहे हो, तो वीडियो एडिटिंग तो बहुत सारे लोगों को आती है, राइट। लेकिन अगर वीडियो एडिटिंग के साथ तुम कंप्लीट सोशल मीडिया पे इंटीग्रेट कर दे रहे हो और उनको एक थंबनेल का भी ऑफर दे रहे हो, हर एक चीज़ मतलब वन स्टॉप सोल्यूशन, बेसिकली तुम उनके लिए एक वन स्टॉप सोल्यूशन बन रहे हो, तो उस पॉइंट पे तुम उनसे ज़्यादा चार्ज कर सकते हो, ठीक है। उनके लिए कंप्लीट एसईओ कर रहे हो, उनके लिए कंटेंट क्रिएशन, उनके लिए कंटेंट आइडियाज़ दे रहे हो वीडियो एडिटिंग के साथ साथ, तो डेफिनेटली तुम ज़्यादा चार्ज कर सकते हो। अगर तुम एक कमोडिटी बेच रहे हो, यानी कि एक ऐसी सर्विस बेच रहे हो जो लोग बाकी जगह से भी ले सकते हैं, बस उनको कंपेयर करना है, तो वो है प्राइस और क्वालिटी। सो सेम क्वालिटी कम प्राइस में भी अवेलेबल हो सकती है, और बहुत ज़्यादा चांसेस हैं कि अगर तुम ज़्यादा चार्ज कर रहे हो तो तुम्हें क्लाइंट छोड़कर चला जाएगा, ठीक है। तो प्राइस पता कैसे करें कि तुम्हें आइडियल प्राइस क्या चुनना है। तो सबसे पहले तुम फ्रीलांसिंग के मेथड पे जा रहे हो, ठीक है, तो तुम जाओगे ऐसी वेबसाइट्स पे जो ये सारे सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं। फॉर एग्जांपल मैं गया फाइवर पे, ठीक है। सो फाइवर पे तुम जाओ, फाइवर एक वेबसाइट है जहाँ पे सारे गिग्स मेंशनड होते हैं, ठीक है। सो यहाँ पे जाओ तुम, फॉर एक है ना, उसमें तुम्हें वीडियो एडिटिंग देखना है, तो वीडियो एडिटिंग सर्च करते हैं हम लोग, देखते हैं क्या प्राइसिंग चल रही है, ठीक है। वीडियो एडिटिंग, सो आई विल डू प्रोफेशनल वीडियो एडिटिंग फ्रॉम $20, $30, $50, $100, डिपेंडिंग कि कितने रिव्यूज़ हैं। देखो यहाँ पे 1000 से ज़्यादा रिव्यूज़ हैं, तो ये $100 भी चार्ज कर रहे हैं, और ये $20, तो इनमें कुछ डिफरेंस होगा। अब हमें देखना पड़ेगा कि जैसे ये क्या डिफरेंट कर रहे हैं, ठीक है। सो 2 दिन में डिलीवर कर रहे हैं, 3 रिविजन्स हैं इनके, 1 मिनट तक का रनिंग टाइम है, कलर ग्रेडिंग, साउंड डिज़ाइन, एवरीथिंग ही इज़ डूइंग, है ना। इसी तरह इनका देखते हैं कि ये $100 क्यों चार्ज कर रहे हैं, ठीक है। 2 डेज अप टू 15 मिनट्स ऑफ फुटेज प्रोवाइडेड। सो ये चार्ज ज़्यादा क्यों कर रहे हैं, क्योंकि इनका ड्यूरेशन ज़्यादा है, कलर ग्रेडिंग एंड एवरीथिंग, राइट। सो तुम्हें आइडिया लग गया कि 1 मिनट का $20 के अप्रॉक्सीमेट प्राइसिंग चल रही है। तो अब तुम नए हो, ठीक है, तुमने शुरू किया हर एक चीज़ नए तरीके से, तुम्हारा कंप्लीट सेटअप नया है, तो तुम $20 एट द मोमेंट चार्ज नहीं कर सकते, क्योंकि तुम्हें क्लाइंट्स एक्वायर करने हैं। और जैसा कि मैं हमेशा बोलते आया हूँ कि तुम्हें कभी भी पहले क्लाइंट को अप्रोच मनी माइंडसेट से नहीं करना है, वैल्यू प्रोवाइड करने के माइंडसेट से उन्हें अप्रोच करना है, राइट। सो अगर वो $20
ये चार्ज कर रहे हैं और 3 रिविजन्स दे रहे हैं, तो तुम उसे $10 कर सकते हो, $15 कर सकते हो, और इवन $5 अगर ज़रूरत पड़े तो, ठीक है। तुम्हें अपनी स्किल्स उन्हें दिखानी है कि तुम्हारे पास स्किल है, तुम स्किल सीखे हो, तुम क्रिएटिव हो, और तुम इससे बेहतर कैसे हो, राइट। तुम्हें दिखाना पड़ेगा कि तुम $20 वाले से बेहतर क्यों हो, राइट। तो ये सारी चीज़ें तुम्हें ध्यान में रखनी पड़ेगी। और इसके बाद एक और क्या यूएसपी ऐड कर सकते हो तुम, यहाँ पे ये 3 रिविजन्स प्रोवाइड कर रहे हैं, तुम यहाँ पे लिख सकते हो अनलिमिटेड रिविजन, राइट। तो जैसे ही तुम अनलिमिटेड रिविजन्स लिखोगे, वहाँ पे क्लाइंट का ध्यान अट्रैक्ट हो जाएगा, तुम उसके अटेंशन को ग्रैब कर सकते हो। क्यों? क्योंकि ये रिविजन्स जो ये 3 रिविजन्स दे रहे हैं, तुम मल्टीपल रिविजन्स दे रहे हो, आई मीन इनफाइनाइट। ऑल्दो वो इनफाइनाइट रिविजन्स तुम्हें नहीं देंगे, प्रैक्टिकली इट इज़ नॉट पॉसिबल, 4 के बाद वो खुद ही रुक जाएंगे मैक्सिमम। लेकिन देखने में तो एक सेटिस्फैक्ट्री फीलिंग आएगी, एक सेंस ऑफ रिस्क फ्री वाला फैक्टर आएगा कि भाई ठीक है, अगर 3 से ज़्यादा रिविजन्स भी हैं तो मैं इसे करवा सकता हूँ, ठीक है। तो वो एक सेंस ऑफ सेटिस्फैक्शन आएगा क्लाइंट के मन में, और वो तुम्हें प्रेफर करेगा इंस्टेड ऑफ हिम। सो इस तरीके से अपने ऑफर को एक नो ब्रेनर ऑफर बनाने की कोशिश करो, एक ऐसा ऑफर जो तुम सामने वाले को पिच करो और वो तुम्हें ना बोल ही ना पाए। एक ऐसा ऑफर बनाने की हमेशा कोशिश करनी चाहिए। फॉर एग्जाम्पल, एक और ऑफर क्रिएट करके बताता हूँ मैं। जैसे तुम किसी क्लाइंट के पास गए और उसको बोले कि मैं तुम्हारे लिए वीडियो एडिट करूँगा और मैं इंश्योर करता हूँ कि तुम्हारा व्यूज़ 2x हो जाएगा, और अगर 2x नहीं होगा तो मैं तुम्हें सारा पैसे रिटर्न कर दूंगा, रिफंड कर दूंगा, नो क्वेश्चन आस्क्ड। तो अब यहाँ पे अगेन रिस्क फ्री हो गया क्लाइंट, ठीक है। उसके पास कोई रिस्क नहीं है, और रिस्क नहीं है साथ ही एश्योरेंस भी है कि ठीक है, अगर मेरा पैसा लग रहा है तो डेफिनेटली मेरे व्यूज़ डबल होंगे, मेरा रेवेन्यू बढ़ेगा, मेरा एक्सपोजर बढ़ेगा। वो कंफर्म्ड है, उसके पास एश्योरेंस है कि आप उसको रिजल्ट्स ला के दोगे, और अगर रिजल्ट्स नहीं आते तो उसका पैसा सेफ है। क्योंकि ये एक अनबीटेबल ऑफर हो गया, एक ऐसा ऑफर हो गया जिसको कोई रिजेक्ट करेगा ही नहीं। लेकिन अगेन इस ऑफर में रिस्क भी है, ठीक है। आप अगर रिजल्ट नहीं ला पाए तो डेफिनेटली आपको रिफंड भी करना पड़ेगा, और इसमें रिस्क आता है, और काफ़ी टाइम आप अपना पैसा लूज़ भी करेंगे। तो ये वही लोग ऑफ़र कर सकते हैं जिनके पास स्किल है, वही लोग सिर्फ ऑफ़र ये दे सकते हैं, ठीक है। तो अभी तक हमने डिस्कस किया कि किस तरीके से आप अपने ऑफ़र्स के प्राइसिंग को डिस्कस करेंगे। अब डिस्कस करते हैं कि जब आप अपने ऑफ़र जब आप शुरू कर रहे हैं और आपको पहला क्लाइंट मिल गया, टेस्टिमोनियल मिल गया, अच्छा रिव्यू मिल गया, अब उसको स्केल कैसे करेंगे। यार देखो, उसी टेस्टिमोनियल और उसी रिव्यू को यूज़ करके जिस क्लाइंट को आपने सर्व किया है, उसी नीश के और लोगों को आपको रीच आउट करना है, उनके पास जाना है, उनको आप उनका टेस्टिमोनियल दिखाएंगे, आप उनको उनका रिव्यू दिखाएंगे, आप उनका काम दिखाएंगे कि किस तरीके से आप उनके लिए रिजल्ट्स ले करके आए थे, और उनको कन्वर्ट कराने की कोशिश करेंगे, ठीक है। तो ये नेक्स्ट स्टेप होता है। और नेगोशिएशन कैसे करते हैं वो मैं बता देता हूँ कि फॉर एग्जांपल आपने अपने सर्विसेज की प्राइसिंग रखी है $20, लेट्स से, ठीक है। लेकिन आप जिसके पास जा रहे हो, प्रोबेबिलिटी है कि आप अगर उसको डायरेक्टली $20 पिच करोगे तो डेफिनेटली नेगोशिएशंस करा के वो कम करने की कोशिश करेगा आपकी प्राइसिंग, ठीक है। तो अब देखो, अगर विन विन सिचुएशन करनी हो ना, तो मैं हमेशा अपने बेस प्राइस से ज़्यादा प्राइस कोट करता हूँ किसी को भी, सो दैट नेगोशिएट करा करके वो मेरे बेस प्राइस तक आ जाए। तो इससे क्या होता है, उसे सेंस ऑफ सेटिस्फैक्शन मिलता है कि उसने नेगोशिएट कराया, और मुझे मेरे बेस प्राइस से ऊपर या फिर उस प्राइस तक एटलीस्ट डील क्लोज करने में मदद मिलती है। तो इससे क्या होता है, मेरा भी नुकसान नहीं होता, उसे भी सेंस ऑफ सेटिस्फैक्शन मिल जाता है, और वो भी खुश, मैं भी खुश, डील डन, ठीक है। सो कोशिश करो कि अगर तुम $20 अपना बेस प्राइस रखते हो तो उसे $30 पिच करो, और $30 अगर पिच करो तो उसे जस्टिफाई करो कि तुम्हारा $30 देना क्यों जस्टिफाइड है, किस तरीके से रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट उनको तुम ला करके दे सकते हो। अगर वो तुम्हें $30 दे रहे हैं तो वो $30 किस तरीके से उनको हेल्प करेंगे, उनको क्या रिजल्ट्स देखने को मिलेंगे, उनको क्या मदद मिलेगी, उनका टाइम सेव होगा, उनका रेवेन्यू बढ़ेगा, उनका मेंटल पीस बढ़ेगा, जो भी करते हो तुम, नॉट श्योर। लेकिन अगर तुम्हें कोई एक्स अमाउंट दे रहा है तो इट इज़ योर रिस्पॉन्सिबिलिटी कि आप उनको 2x की वैल्यू दो, तभी वो तुम्हारे साथ लंबे समय तक जुड़ा रहेगा। अदरवाइज एक दो बार पैसे दे के वो चला जाएगा, और फिर तुम क्लाइंट ढूंढते रहो,
एक बात ध्यान रखना, क्लाइंट ढूंढना बहुत बड़ी बात नहीं है, क्लाइंट रिटेन करना इज़ अ वेरी बिग टास्क। तुम कितने गड्ढे खोदोगे, तुम कितने क्लाइंट्स लाओगे, ठीक है। स्केल तुम तभी कर सकते हो जब तुम 4 गड्ढे खोदो और वो गड्ढों में हमेशा पानी आता रहे। पर मतलब अगर तुम 4 क्लाइंट्स लाए तो वो 4 क्लाइंट्स तुम्हें साल भर तक पैसे दे रहे हैं, तभी तुम अगले महीने 2 क्लाइंट्स और जोड़ पाए तो फिर 6 क्लाइंट्स पैसे देंगे, 3 और जोड़ पाए उसके अगले महीने तो 9 क्लाइंट्स पैसे देंगे। तो ये एक तरीका है, तुम ग्रो करोगे। अब हो सकता है 3 से 4 महीने के बाद उनको सर्विसेज नहीं चाहिए, उनको पसंद नहीं आया, फिर कोई चीप रेट में छोड़ भी गया, तो 9 से 8 होगा, ठीक है। लेकिन उसी महीने तुम 2 क्लाइंट्स और जोड़ दिए, तो रिटेंशन और एक्विजिशन ये दोनों ही बहुत इंपॉर्टेंट है किसी भी बिजनेस में, अगर तुम फ्रीलांसिंग से बिजनेस में शिफ्ट हो रहे हो तो, ठीक है। तो इस बात को हमेशा ध्यान में रखना, और रिटेंशन सिर्फ और सिर्फ एक ही चीज़ से आता है और वो है वैल्यू। वैल्यू प्रोपोजिशन, क्या वैल्यू आप दे रहे हो अपने क्लाइंट को, किस तरीके से आप उनको हेल्प कर रहे हो, और वो क्लियरली मैंशनड होना चाहिए और वो क्लियरली दिखना चाहिए कि किस तरीके से आप उनके लाइफ में, आप उनके सोशल मीडिया में, आप उनके बिजनेस में क्या वैल्यू ऐड किए हो, ये उनके दिमाग में कॉन्स्टेंटली जाना चाहिए। अलग अलग मॉडल्स हैं आरओआई के, फॉर एग्जांपल उनके लिए तुम लीड्स ला के दे सकते हो, उनके लिए कंप्लीट ईमेलिंग कैंपेन सेटअप कर सकते हो, जो भी अलग अलग B2B कंपनीज हैं, जो SaaS कंपनीज हैं, है ना। सो आप उनके लिए अगर कंप्लीट ऑटोमेट कर सकते हो, जिसको बोलते हैं AI ऑटोमेशन एजेंसी, उसमें आप उनके कंप्लीट AI ऑटोमेशन, उनके लिए कंप्लीट कैंपेन को सेटअप कर सकते हो, उनका कंप्लीट सोशल मीडिया सेटअप कर सकते हो, ऑटोमेट कर सकते हो और उनको हैंड ओवर कर सकते हो, राइट। सो ये एक हाईली ROI ड्रिवन नीश है। ऑल ऑफ अ सडन मैंने, मेरे दिमाग में आया तो मैंने आपको एग्जांपल। चलो लेट्स गेट बैक टू द फ्लो चार्ट। सो फ्लो चार्ट में यहाँ देखो, मैंने सारी चीज़ें यहाँ लिख रखी हैं। फ्रीलांसिंग रेट्स के बारे में बता दिया, मार्केट रिसर्च कैसे करते हैं, ग्लासडोर, अपवर्क, फाइवर, है ना। उसके बाद एग्जांपल, रिसर्च सिमिलर फ्रीलांसर्स टू कंपेयर रेट्स। जैसे मैंने बताया, आप रिसर्च करिए कि वो किस तरीके से अपनी प्राइसिंग रख रहे हैं, क्या क्या टर्म्स एंड कंडीशंस रख रहे हैं, और कोशिश करो कि उनसे बेहतर, और अगर और भी सर्विसेज ऐड हो सकती हैं तो उनको ऐड करके एक ऐसा ऑफर बनाओ जो सामने वाला मना ही ना कर पाए। नेगोशिएशन टैक्टिक्स, मैंने एक टैक्टिक तो बताया कि आप अपने बेस वैल्यू से ज़्यादा कोट करिए, कम करा के अपने बेस वैल्यू पे लाइए। सेकंड, टेस्टिमोनियल को यूज़ करके क्रेडिबिलिटी एंड ऑथेंटिसिटी बढ़ाइए। तीसरा, अपने काम को अगर आप शुरू कर रहे हैं तो ज़रूरी नहीं कि आप प्री पेमेंट लेंगे, ठीक है। इनमें तो जनरली प्री पेमेंट के लिए मान जाते हैं, लेकिन कई सारे ऐसे भी केसेस आते हैं जहां लोग नहीं मानते आपको प्री पे करने के लिए। दैट्स फाइन, अगर आप शुरू कर रहे हो तो आप उनके साथ काम शुरू करिए। जनरली ऐसा नहीं होता है कि आपको कोई काम करा के फ़ौरन में चला जाएगा, जनरली पेमेंट हो जाती है, लेकिन इन केस चला भी जाता है तो इट्स देयर लॉस में भी। आई मीन वो सारे लॉसेस आपको थोड़े बेयर करने पड़ेंगे जब आप इस टाइप के बिजनेस में आते हो, लेकिन उनके उनके सेटिस्फैक्शन के लिए, उनके पीस ऑफ माइंड के लिए, अगर वो रिक्वेस्ट करते हैं आपको पोस्ट पेमेंट में, यानी प्रोजेक्ट डिलीवर होने के बाद पे करने के लिए, तो दैट इज ऑल्सो जस्टिफाई हायर रेट्स विद द रिजल्ट, ठीक है। क्यों आप हाई चार्ज कर रहे हो, उसका प्रॉपर जस्टिफिकेशन आपके पास रेडी होना चाहिए, विथ द टेस्टिमोनियल्स, विथ द कंप्लीट पास्ट रिपोर्ट जो आपने अपने क्लाइंट के साथ की होगी। अब डिस्कस करते हैं एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन, आवरली प्रोजेक्ट्स वर्सेस पे पर प्रोजेक्ट। यानी आप दो तरीके से आपके स्किल को पे किया जाए, या तो पर आवर, ठीक है। फॉर एग्जांपल, वेबसाइट बनाने में आपने बताया कि 8 घंटे लगेंगे, $20 पर आवर का आप चार्ज कर रहे हो, तो $160 में आप उनको वेबसाइट बना के दो देंगे। आपका ये प्रोजेक्टेड है, ठीक है। अगर वो 10 घंटे भी लगेगा तो भी आपको पेमेंट होगी। अदरवाइज दूसरा होता है कि प्रोजेक्ट में कई सारे लोग प्रेफर करते हैं कि कंप्लीट प्रोजेक्ट होने के बाद ये इतना आपको मिल जाए। फॉर एग्जांपल, $160 आपको डायरेक्टली बोल दिया गया कि आप ये वेबसाइट मुझे डिलीवर करो, $160 आपको मैं पे कर दूंगा, ठीक है। तो ये दूसरा मेथड है, ठीक है। इसमें बेहतर क्या है, मेरे हिसाब से बेहतर तो पे पर प्रोजेक्ट होता है। मैंने पे पर आवर कभी काम नहीं किया, ना मैंने करवाया है, उसका बहुत आइडिया तो नहीं है, लेकिन पे पर प्रोजेक्ट हमेशा स्टेबल होता है। हमेशा मिसकम्युनिकेशन, मिसकंसेप्शन, लड़ाई झगड़े से बचने में फ़ायदा होता है कि आप बोलोगे कि मैंने 8 घंटे किया, क्लाइंट बोलेगा भाई ये 8 घंटे का काम ही नहीं था, ये तो 6 घंटे का काम था, आपने 8 घंटे क्यों लिया। सो ये सारे तामझाम से बचने के लिए इट्स बेटर कि आप
पे पर प्रोजेक्ट पे डील क्लोज करो और वहाँ से प्रोजेक्ट उठाओ, ठीक है। अगेन द सेम थिंग, ROI, रेफरल्स एंड टेस्टिमोनियल्स, अलग अलग तरीके से रेफरल को यूज़ करके आप क्लाइंट्स ला सकते हो। अब रेफरल कैसे काम करता है? फॉर एग्जांपल मेरे पास एक क्लाइंट है ए, उसको मैंने रेफरल दिया कि आप अगर किसी अपने फ्रेंड को लेकर के आते हो तो आपके नेक्स्ट इनवॉइस में 10% ऑफ हो जाएगा। तो फॉर एग्जांपल अगर वो तुम्हें $500 पर मंथ पे कर रहा है तो अगले महीने उसका $450 का बिल होगा, और जो वो जिसको रेफर करेगा उसको भी 10% का बेनिफिट होगा। तो वो हर तरीके से बेनिफिशियल है, क्लाइंट को भी बेनिफिट, जो रेफर हो रहा है उसको भी बेनिफिट, और आपको नया क्लाइंट मिल रहा आसानी से, वो तो बेनिफिट है ही। सो रेफरल बहुत अच्छे काम करते हैं, इस पर थोड़ा ध्यान दें, ठीक है। और अगेन जब भी आप किसी नए क्लाइंट को ऑनबोर्ड करो, मेक श्योर कि उनको आप प्रॉपर ऑनबोर्डिंग ईमेल भेजो, और उस ऑनबोर्डिंग ईमेल और कॉन्ट्रैक्ट में मेक श्योर कि उसमें कंप्लीट डिटेल्स हैं जो भी आप लोगों ने डिस्कस किया, सो दैट कोई मिसकम्युनिकेशन ना हो, जिसके थ्रू क्लाइंट आपसे लड़े कि तो मैंने बात ही नहीं किया था इतना पे करने का, या फिर इतने में मैंने ये भी मांगा था कि ये भी इंक्लूडेड है, ये भी इंक्लूडेड है, और आप बोलो कि नहीं नहीं इतने में इतना हो ही नहीं सकता। तो जो भी आप कॉल पर डिस्कस करो वो सारी चीज़ें क्लियरली बुलेट पॉइंट्स में मेंशन होनी चाहिए। कुछ एग्जांपल्स मैं शेयर कर दूंगा किस तरीके से हम लोग लिखते हैं, तो दैट आपको भी आइडिया हो जाए कि किस तरीके से कॉन्ट्रैक्ट्स बनाते हैं, तो उसको आप यूज़ कर सकते हो। और मेक श्योर कि उस डॉक्यूमेंट को हमेशा संभाल करके रखना, क्योंकि वो बहुत काम आती है। हियर यू कैन सी क्लाइंट बिल्डिंग रिलेशनशिप्स। आपको समझ में आना चाहिए कि आप अपने क्लाइंट को तभी रिटेन कर सकते हो तो जब आप उनको वो डिलीवर करोगे जिसको प्रॉमिस करके आप उनको कन्वर्ट किए थे, राइट। फॉर एग्जांपल अगर आपने कहा कि आप SEO ऑप्टिमाइज करके उनके वेबसाइट पे ज़्यादा ट्रैफिक लेकर के आएंगे, तो आपके इस प्रॉमिस का रिजल्ट दिखाई देना चाहिए। अगर आप कह रहे हैं कि थंबनेल डिज़ाइन करके आप उनके CTR को इम्प्रूव करेंगे, क्लिक थ्रू रेट को, तो वो क्लिक थ्रू रेट इम्प्रूव होना चाहिए, ठीक है। सो द मेन थिंग इज़ रिजल्ट डिलीवरेबिलिटी। आपको रिजल्ट डिलीवर करना है उन लोगों को, आपको ये दिखाना है, और आप लोगों को ये बार बार रिमाइंड करना होगा अपने क्लाइंट्स को कि आप रिजल्ट उनके लिए लेकर के आ रहे हैं। अगर आप रिजल्ट लेकर के आ रहे हैं और उसको प्रॉपरली एडवर्टाइज नहीं कर रहे हैं, देन अगेन इट्स अ डिफिकल्ट थिंग, ठीक है। अगेन कोई आपके काम को नहीं जानेगा, आपके क्लाइंट आपको अप्रिशिएट नहीं करेंगे, क्योंकि उनको क्लियरली पता ही नहीं कि आप उनके लिए क्या क्या कर रहे हैं, राइट। तो सबसे पहले तो जब भी हम नए क्लाइंट को ऑनबोर्ड करें, मेरी जो टेक्निक है, मैं जो हमेशा करता हूँ वो यही करता हूँ कि उनके सारे पेन पॉइंट्स को मैं लिखता हूँ, क्योंकि हम लोग एक 1-to-1 सोल्यूशन देते हैं। एंड सोल्यूशन हमारा क्या होता है? हमारा सोल्यूशन यही होता है कि जो भी क्लाइंट है, जो भी हमारा ब्रांड है, बिजनेस है, या फिर कोई क्रिएटर है, उनका रेवेन्यू हम लोग बढ़ाएंगे एट एनी कॉस्ट। उसके लिए हमें जो भी करना पड़े, उसके लिए अगर हमें कंटेंट मार्केटिंग करनी है वो हम करेंगे, उनके लिए अगर हमें प्रॉपर्ली एडिटिंग करनी है वो हम करते हैं, उनके लिए लीड्स लेके आना है वो हम करते हैं। सो हम लोग कई सारी चीज़ें करते हैं, ठीक है। और हम लोग हर हफ्ते उन्हें रिपोर्ट करते हैं कि ये सारी चीज़ें हमारी लास्ट वीक में हुई, नेक्स्ट वीक हमारा ये प्लान्ड है, ये चीज़ें हम लोग करेंटली कर रहे हैं, इसका रिजल्ट आ रहा है तो वेल एंड गुड, दीज आर द रिजल्ट्स दैट वी गॉट। इन केस अगर हमारा रिजल्ट नहीं आ रहा है तो भी हम एडमिट करते हैं कि ये सारी चीज़ें हम लोगों ने ट्राई की, लेकिन इसके रिजल्ट्स नहीं आए, तो ये हम लोग फ्यूचर में नहीं ट्राई करेंगे। क्यों? ऐसे हम लोग एडमिट करने से क्या होता है ना कि एक ट्रांसपेरेंसी बढ़ती है, ठीक है। उनको ट्रस्ट होता है कि हाँ, ये हर एक चीज़ ट्राई कर रहा है, और जो चीज़ काम नहीं कर रही उसको एडमिट भी कर रहा है, क्योंकि इस फील्ड में कई सारी ऐसी चीज़ें हैं जो आप प्लान करेंगे कि काम करेंगी, लेकिन वो काम करेंगी नहीं, ठीक है। तो वो आप बताना पड़ेगा कि ये सारी चीज़ें हम लोगों ने ट्राई की और वो आपके लिए काम नहीं की, राइट। सो इस तरीके से एक प्रॉपर कम्युनिकेशन होना चाहिए आपके और क्लाइंट्स के बीच में। तो सबसे इम्पॉर्टेंट क्लाइंट रिटेंशन में अगर कोई चीज़ है तो वो है प्रॉपर कम्युनिकेशन। आप अपने क्लाइंट्स के साथ डेली कनेक्ट करेंगे, या फिर डेली अगर पॉसिबल नहीं है तो वीकली 1 से 2 बार आपको कॉल पे आना है, उनको स्टेटस अपडेट देना है, उनको बताना है कि आप क्या क्या कर रहे हैं, क्या क्या करने वाले हैं। सो कंप्लीट अपडेट। तो उनको ये पता होना चाहिए कि आप पैकेट में क्या क्या कर रहे हैं, ठीक है। तो उनको क्लियर आइडिया होना चाहिए। तो ये सारी चीज़ें आपको बतानी पड़ेंगी, उनको पता नहीं चलेगा, ठीक है। एक एग्जांपल लेके देखते हैं कि अगर मेरे पास कोई नया क्लाइंट आएगा तो मैं उसके लिए कैसे बिजनेस प्लानिंग करूँगा, ठीक है। तो लेट्स गो टू यूट्यूब, ठीक है। मैं यूट्यूब पे आया, ठीक है। ब्लैंक स्क्रीन आप देख रहे होंगे क्योंकि मैं फोकस यूज़ करता हूँ, सो मेरे पास कोई भी एक्स्ट्रा वीडियोस नहीं आते हैं, ठीक है। सो व्हाट वी कैन डू इज़
कोई एक सिंपल किसी को भी एनालाइज करने की कोशिश करते हैं। फॉर एग्जांपल बिजनेस कोच हमने डाला, ठीक है। बिजनेस कोच में भी हम लोग यूएस से डाल देते हैं, ठीक है। चलो अब ये इनका चैनल आ रहा है, होम सर्विस बिजनेस कोच। चलो ठीक है, इनके अगर ये हमारे क्लाइंट होते या फिर अगर हमें इन्हें या फिर मुझे अगर इन्हें अपना क्लाइंट बनाना है तो इनको कैसे हम लोग इनके बारे में रिसर्च करेंगे, वो उस प्रोसेस को लाइव देखते हैं, ठीक है। तो इस चैनल पे आए हम लोग और इनका हम लोगों ने देखा कि इनके पास 15,000 सब्सक्राइबर्स है, विच इज़ प्रिटी लो। इसके बाद इनके वीडियोस अगर हम लोग देखें तो इनके वीडियोस पे कुछ खास व्यूज़ आ नहीं रहे हैं विथ रिस्पेक्ट टू द नंबर ऑफ सब्सक्राइबर्स ही हैज़। सो पहला पेन पॉइंट इनका ज़रूर होगा कि इनके ये सोच रहे होंगे कि काश मेरे वीडियोस पे व्यूज़ अगर ज़्यादा आते तो मज़ा आ जाता। तो ये एक पेन पॉइंट हम लोगों ने लिख लिया साइड में कि ये गेटिंग मोर व्यूज़ फॉर दिस, ठीक है। अब ये एक कोच है तो डेफिनेटली इनकी कंसल्टेंसी होगी, लेट्स सी। HSBC कम्युनिटी स्कूल कम्युनिटी है इनका, लेट्स सी, लेट्स गो चेक द कम्युनिटी। वेबसाइट है इनका और क्या है, पॉडकास्ट भी रन कर रहे हैं ये और इंस्टाग्राम का भी पेज है, करेक्ट। चलो तो इनका ये स्कूल कम्युनिटी है, ज्वाइन अगर करते हैं तो ओके इट्स फ्री ऑफ कॉस्ट विच इज़ गुड। अब ये देखो, ट्रांसफॉर्म योर होम सर्विस बिजनेस टू रन। अब ये इनका मेन बिजनेस है, करेक्ट। और इनकी हमेशा ये कोशिश रहेगी, ठीक है, कि इस पे ज़्यादा से ज़्यादा ट्रैफिक आए, तो वो हम लोग अचीव कर सकते हैं, ठीक है। और इनका क्या, ये इनका पॉडकास्ट है जो यहाँ लिस्ट कर रहे हैं और ये इनका इंस्टाग्राम है जहाँ पे ये इनके 10,000 सब्सक्राइबर्स 10,000 फॉलोअर्स हैं और जिस पे कुछ खास व्यूज़ नहीं आ रहे हैं, ठीक है। सो लेट्स गो एंड चेक इट आउट कि हम लोग क्या क्या कर सकते हैं। सबसे पहला, एज यू नो, अब इनका बिजनेस हमें इंक्रीज़ करना है, ठीक है। तो हम लोग क्या करेंगे, इनके पास 4 साल का एक्सपीरियंस है, वेबसाइट है, HSBC कम्युनिटी, ठीक है, लिंक्डइन भी है, हर एक चीज़ है। तो अगर मेरे पास ये क्लाइंट होते तो मैं इनके लिए क्या करता। सबसे पहले तो मैं इनके सारे पेन पॉइंट्स लिखता। पहला पेन पॉइंट तो ये है कि इनके यूट्यूब वीडियोस पे व्यूज़ नहीं आ रहे। दूसरा, इनके अगर व्यूज़ नहीं आ रहे तो हम लोग क्या करेंगे, हमारी कोशिश ये रहेगी कि इनके बिजनेस को और इनके सोशल मीडिया को हम लोग इंटीग्रेट कर दें, ठीक है। सो इंटीग्रेट करने से क्या होगा, इनके यूट्यूब पे भी ज़्यादा व्यूज़ आने लगेंगे। इनके अगर हम लोग इनका यूट्यूब और इम्प्रूव करते हैं, इनका कॉन्टेंट गेम इम्प्रूव करते हैं तो व्यूज़ बढ़ेंगे, एड रेवेन्यू बढ़ेगा, मे बी आगे जाके इनको स्पॉन्सर्स मिलने लगे, तो एक रेवेन्यू स्ट्रीम ये हम लोग इनके लिए क्रिएट कर सकते हैं। सेकंड, हम लोग वीडियोस को इस तरीके से क्रिएट करेंगे कि इनका बिजनेस ऑटोमेटिकली प्रमोट हो जाए इन 15,000 सब्सक्राइबर्स के पास, राइट। तो अगर इनके जो 15,000 सब्सक्राइबर्स है ये इनके कस्टमर्स इनमें से कुछ बन जाए, ये हमारी इच्छा है, ये हमारा गोल रहेगा इनके लिए, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हम लोग लिखेंगे इनके ईमेल में और इनको पिच करेंगे अगर हमें पिच करना है। और अगर हमारे ये क्लाइंट बन गए तो हम लोग प्लान करेंगे कि ये सारी चीज़ें कैसे अचीव कर सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें अचीव कैसे कर सकते हैं, हम लोग प्रॉपर कंटेंट प्लानिंग करनी पड़ेगी कि किस तरीके से कंटेंट स्ट्रैटेजाइज करें यूट्यूब पर और इंस्टाग्राम पे कि ट्रैफिक उस टाइप की आए जो इनसे कंसल्टेंसी ले, बिजनेस कंसल्टेंसी। सेकेंड, ट्रैफिक कैसे आएगी, प्रॉपर थंबनेल होना चाहिए, प्रॉपर एसईओ, प्रॉपर टाइटल होना चाहिए, ठीक है। सो हम लोग कोशिश करेंगे इनके थंबनेल को और इम्प्रोवाइज करें। सो मेरी डिज़ाइनिंग की जो टीम है मैं उनको हैंड ओवर कर दूंगा कि ये चैनल है, इनके थंबनेल को आप इम्प्रूव करिए। अपने कंटेंट टीम को मैं बता दूंगा कि ये इनका कंटेंट है, इसको कैसे इम्प्रोवाइज कर सकते हो, इसको किस तरीके से इंटीग्रेट कर सकते हैं इनके बिजनेस के साथ, ये आप बताइए। तो इस तरीके से एक कंप्लीट स्ट्रैटेजी हम लोग तैयार करेंगे। अब इनके वेबसाइट को अगर देखें तो वेबसाइट इज़ गुड, ठीक है, वेबसाइट इज़ गुड, नो वरीज। अगर ये चाहें तो इसको और इम्प्रोवाइज कर सकते हैं विथ 3D वेबसाइट्स एंड ऑल। तो अगर ये उसके लिए रेडी हो जाते हैं तो ये भी हम लोग इनको ऑफर कर सकते हैं और फिर कांस्टेंट ऑर्गेनिक मार्केटिंग के थ्रू इनके बिजनेस और इनके यूट्यूब को हम लोग सॉल्व करेंगे। और जैसे जैसे इनकी कंसल्टेंसी, जैसे जैसे इनकी लीड्स आने शुरू होंगी, डेफिनेटली हम लोगों को भी ये आराम से पे कर सकते हैं। तो इस तरीके से कुछ हम लोग ढूंढ सकते हैं कि क्या क्या किस तरीके से हम लोग क्लाइंट्स ढूंढेंगे, किस तरीके से उनके लिए उनके पेन पॉइंट्स ढूंढेंगे, पेन पॉइंट्स ढूंढने के बाद उसका सलूशन लिखेंगे। और अगर हमें पिच करना है, क्लाइंट ढूंढना है, तो सेम रिपोर्ट हम लोग उस क्लाइंट के साथ शेयर कर देंगे। और अगर वो क्लाइंट हमारे पास पहले से है तो
उसके लिए हम लोग काम करना शुरू करते हैं। तो ये बेसिक आइडिया है। लेट्स गेट बैक टू द फ्लो चार्ट। ठीक है, सो अभी तक हम लोगों ने डिस्कस किया किस तरीके से पेन पॉइंट्स ढूंढते हैं, किस तरीके से प्रॉस्पेक्ट्स ढूंढेंगे, किस तरीके से उनको रिटेन करेंगे। रिटेन करने का एक ही तरीका है, वैल्यू प्रपोजिशन। उनको वैल्यू आपको प्रोवाइड करनी पड़ेगी और आपको वो करना पड़ेगा जो आप लोगों ने उनके लिए प्रॉमिस किया है। ठीक है, अब देखते हैं। अब ये कह रहा है, ठीक है, बी ट्रांसपेरेंट एंड ऑनेस्ट इन ऑल डीलिंग्स। हमेशा ध्यान रखना कि तुम्हें कभी भी झूठ नहीं बोलना अपने क्लाइंट से एट एनी कॉस्ट। अच्छा कर रहे हो तो बताओ, बुरा कर रहे हो तो वो भी एडमिट करो। ये एक बहुत बड़ा फैक्टर होता है। अगर तुम ये सारी चीज़ें सीख सकते हो ना, इट विल हेल्प यू अ लॉट। ऑनेस्टी इज़ द की। ठीक है, शो अप्रिशिएशन, थैंक यू नोट्स, ये सारी चीज़ें। बेसिकली कम्युनिकेशन, आपको बहुत ज़्यादा कम्युनिकेट करना है अपने क्लाइंट से। फ्रीक्वेंट कोशिश करो कि डेली 1-2 मैसेज ड्रॉप करो अपने क्लाइंट्स को, उनसे कुछ फीडबैक लो, उनसे कुछ बातचीत करो, उनको कुछ स्ट्रैटेजी शेयर करो, है ना, कुछ इंसाइट्स शेयर करो। बेसिकली उनको प्रूव करो कि उन्होंने जो आपको पे किया है उससे कहीं ज़्यादा आप उनको प्रोवाइड करो। ये आपको शो करना है, ये आपको उनको एहसास दिलाना पड़ेगा। बी ओपन टू फीडबैक एंड एडजस्टमेंट्स। हमेशा एक फीडबैक कॉल लेना चाहिए। हर एक हफ्ते में एक बार फीडबैक कॉल लो कि पिछला हफ्ता कैसा रहा, कोई ऐसी चीज़ जो आपको इम्प्रूव करनी है या फिर कर सकते हैं, कोई ऐसी चीज़ जो आपको अच्छी लगी तो आप एज अ रिकॉर्ड रख सकते हो कि भाई ये सारी चीज़ें हैं जो अच्छी लगी, तो ये सारी चीज़ें आप यूज़ कर सकते हो। ठीक है, फीडबैक ले लिया। रिस्पॉन्सिबल एंड एक्सेसिबल, हमेशा आप उनके लिए अवेलेबल रहो। जब भी उनको कोई दिक्कत हो, अगर वो मैसेज फ़ोन करते हैं तो कोशिश करो कि आप इंस्टेंट रिप्लाई करो यार, कम से कम टाइम में रिप्लाई करो। ठीक है, लिसन टू क्लाइंट कंसर्न्स विदाउट इंटरप्टिंग, एक्नॉलेज देयर फीलिंग्स एंड शो एम्पैथी। ये सारी चीज़ें मतलब बेसिकली ले दे के यही करना है कि आपको उनके साथ एक रिलेशन बनाना है। आप उनके एक ऐसे इंटीग्रल मेंबर बन जाओ कि अगर आप चले जाओ आने वाले टाइम में तो उनको एम्प्टीनेस की एहसास हो, उनको खालीपन लगे, उनको लगे कि यार कोई एक ऐसा मेंबर मिसिंग है जिनसे मैं रोज़ अपने बिजनेस डिस्कस कर रहा था और वो ग्रो कर रहा था, ये चला गया। तो वो वो पोजीशन लाने के लिए आपको मेहनत करनी पड़ेगी। ठीक है, डिलीवरी ऑफ क्वालिटी वर्क ऑन टाइम एवरी टाइम। ठीक है, जो यहाँ मैंने बार मैं बोल रहा हूँ वही चीज़ है। आस्क फॉर फीडबैक, ये सारी चीज़ें हैं। कंसिस्टेंसी, ट्रांसपेरेंसी एंड वैल्यू ड्रिवन, दिस इज़ द ओनली थिंग। ठीक है, ये सारी चीज़ें मैंने डेप्थ में समझा दी है। सो ये सारी चीज़ें हैं जो आपको समझनी होंगी। ठीक है, और टर्न वन टाइम प्रोजेक्ट्स इनटू रिपीटेड बिजनेस का एक ही तरीका है, वैल्यू दो और उनसे फ्रीक्वेंटली कम्युनिकेट करो, तभी आपको बार बार बिजनेस मिलेगा। हैंडलिंग डिफ़िकल्ट क्लाइंट्स। ठीक है, सो कुछ ऐसे क्लाइंट्स भी आएंगे जो डिफ़िकल्ट है। डिफ़िकल्ट इन द सेंस कैसे डिफ़िकल्ट है, आप उनसे जल्दी टच में नहीं आ पा रहे हैं, आप उनसे कम्युनिकेट नहीं कर पा रहे, आप उनको मैसेजेस भेज रहे हैं, आपके मैसेजेस का रिप्लाई नहीं कर रहे हैं, आपको पेमेंट टाइम से नहीं भेज रहे हैं। ठीक है, बहुत सारे अलग अलग तरीके हैं। सो यार एक चीज़ ध्यान रखना, अगर आप अपना काम मेहनत से कर रहे हो और आपको ऐसा फील हो रहा है कि क्लाइंट आपके साथ या तो आपको टाइमली पे नहीं कर रहा या फिर अपने काम पे फोकस नहीं कर रहा, उनकी वजह से आप रिजल्ट नहीं ला पा रहे, कोई ऐसी चीज़ आ रही है जिसकी वजह से आपका काम डिसरप्ट हो रहा है, तो मेरे हिसाब से आपको क्लाइंट से एक बार फाइनलाइज कॉल करना चाहिए और उनको समझाना चाहिए कि ये सारी चीज़ें हैं। अगर फिर भी क्लाइंट कोऑपरेट नहीं करता है तो एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम यू नीड टू लीव हिम एट एनी कॉस्ट, क्योंकि इससे क्या होगा, इससे आपका हेडेक बढ़ेगा, इससे आप अपने क्वालिटी टाइम को इन्वेस्ट नहीं कर पाओगे इनके साथ, आप उनके रिजल्ट नहीं ला पाओगे। एट द एंड ऑफ द डे आप पे ही क्वेश्चन उठाया जाएगा कि आपके सर्विसेज अच्छे नहीं हैं, आपका काम अच्छा नहीं है। सो सारे ले दे के जो सर्विस प्रोवाइडर होता है उसी पे सारे सवाल उठते हैं। तो ऐसे क्लाइंट्स के साथ अच्छा यही है कि आप काम मत करो, आप उन्हीं के साथ काम करो जो आपके साथ कोऑपरेटिव है, जो आपके काम को समझता है और आपके साथ हर तरीके से खड़ा है आपको सपोर्ट करने के लिए जब भी आपको उनसे कुछ चाहिए। सो जो डिफ़िकल्ट क्लाइंट्स हैं उनको टैकल करने की कोशिश करो, उनको समझाने की पहले कोशिश करो। अगर समझाने के बाद भी वो नहीं समझ पा रहे तो डेफिनेटली एट सम पॉइंट ऑफ टाइम यू विल हैव टू लीव देम रादर दे लीविंग यू। ठीक है, आज की इस वीडियो में हम लोग समझेंगे टाइम मैनेजमेंट और प्रोडक्टिविटी के बारे में। ये वीडियो आज यहाँ मैं इसलिए शूट कर रहा हूँ ताकि आप लोगों को समझ आए इंपॉर्टेंस टाइम मैनेजमेंट और प्रोडक्टिविटी की, क्योंकि उस चीज को हम लोगों ने धीरे धीरे मास्टर किया है और उसी वजह से आज मैं इस वीडियो को यहाँ शूट कर पा रहा हूँ गोवा में खड़े होकर। कि अगर आप टाइम मैनेज ढंग से नहीं कर पाओगे ना तो आपको टाइम ही नहीं मिलेगा ये सारी चीजें एक्सप्लोर करने की, अपनी लाइफ को एंजॉय करने की, राइट।
तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप अपने काम को ढंग से समझो और इस तरीके से मैनेज करो हर चीज कि आप घूम भी पाओ, मजे भी कर पाओ और पैसे भी अर्न कर पाओ। क्योंकि अगर आप ये सोच रहे हो कि सिर्फ काम काम काम, एक ऑफिस में बैठ के काम करने से, तो लाइफ में इतनी सारी खूबसूरत चीजें यार, उसको तुम कभी एंजॉय नहीं कर पाओगे, राइट। तो इस छोटे से वीडियो में कुछ टिप्स मैं शेयर करूंगा। उम्मीद है कि आपको वो टिप्स पसंद आएंगी, उससे कुछ सीखने को मिलेगा। ये मेरी पर्सनल टिप्स हैं, हो सकता है किसी के लिए ये वर्क ना करे, लेकिन ये मैं अपना एक पर्सनल ओपिनियन रख रहा हूँ। इसमें कोई ऐसा हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं होता कि यही चीजें करनी है, राइट। मेरी क्या सोच है मैं शेयर करूंगा, अदरवाइज आपको वो सही लगे तो प्लीज इम्प्लीमेंट करना, अदरवाइज इट्स योर विश। चलो, मॉड्यूल 6 अभी तक हम लोगों ने कवर कर लिया है। आज हम लोग मॉड्यूल 7 कवर करेंगे और मॉड्यूल 7 है प्रोडक्टिविटी एंड टाइम मैनेजमेंट। तो आज की इस मॉड्यूल में हम लोग सबसे पहले तो देखेंगे कि किस तरीके से प्रोडक्टिव रह सकते हैं एज अ फ्रीलांसर और क्या क्या टाइम मैनेजमेंट के टिप्स हैं। जब हम लोग शुरू किए थे एज अ फ्रीलांसर, उस टाइम हम लोग का सबसे इम्पोर्टेंट था कि चूंकि मेरा जॉब भी था, तो जॉब के साथ साथ टाइम मैनेज करके मुझे अपना बिजनेस भी रन करना रहता था। 3-4 लोगों की उस समय टीम थी, लेकिन उसे भी रन करने के लिए, क्योंकि आप समझो सुबह 9 बजे से लेके शाम 6-7 बजे तक ऑफिस, फिर उसके बाद अपना काम करना। टाइम मैनेज अगर आपको करना है ना, तो पहले आपको समझना पड़ेगा कि क्या ऐसी चीजें हैं जो आपकी लाइफ में इंपॉर्टेंट है। ऐसी कौन कौन सी चीजें हैं जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है और जो अर्जेंट है, वो सबसे पहले आपको करना है। उसके बाद आपको करना है जो बहुत इंपॉर्टेंट है लेकिन अर्जेंट नहीं है, नॉट सो अर्जेंट, ये दूसरा कैटेगरी है। तीसरा कैटेगरी है इंपॉर्टेंट है लेकिन अर्जेंट नहीं है, और चौथा है ना ही इंपॉर्टेंट है और ना ही अर्जेंट है, वैसे कामों को आपको डिस्कार्ड कर देना है। सो आपको कैटेगराइज करना पड़ेगा आपके बकेट लिस्ट में कौन कौन से टाइप के काम है, और जो सबसे पहले आपको वही काम करना है जो सबसे ज्यादा अर्जेंट है और सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, दोनों, ठीक है। तो उसको सबसे पहले खत्म करना है, फिर उसके बाद आपको खत्म करना है जो इंपॉर्टेंट है लेकिन अर्जेंट नहीं है। तो इस तरीके से आइजनहोवर एक मैट्रिक्स को कहते हैं, इसको यूज करके आपको अपने काम को शॉर्टलिस्ट करना है और अपने काम को आपको कंप्लीट करना है। इस तरीके से आपका टाइम मैनेजमेंट काफी बढ़ जाए। दूसरी टिप जो मैं यूज करता हूँ पर्सनली, वो ये रहता है कि अपने बाउंड्रीज को आप सेट रखो। कभी भी ओवरवर्क करने की जरूरत नहीं। मैं ये पहले हमेशा करता था, टाइम से ज्यादा कुछ ज्यादा ही काम कर दिया करता था, जिसकी वजह से क्या होता है ना, आप बर्नआउट फील करोगे। तो आप जब बर्नआउट फील करोगे तो आपकी प्रोडक्टिविटी घट जाएगी। तो मेक श्योर कि आप तभी काम करें जब आप हाईली एक्टिव हो, और पूरे दिन में ना 24 घंटे में कुछ ऐसा ड्यूरेशन होता है जब आपकी प्रोडक्टिविटी सबसे ज्यादा रहेगी, आपका दिमाग सबसे ज्यादा एक्टिव रहेगा। वो मे बी लेट नाइट हो सकता है, अर्ली मॉर्निंग हो सकता है, दोपहर में हो सकता है, इट डिपेंड्स ऑन इंडिविजुअल, ठीक है। लेकिन ये आप पे डिपेंड करेगा आपका कौन सा ऐसा जोन है या फिर कौन सा रीजन इसमें आप ज्यादा एक्टिव रहते हो, ठीक है। तो वो आपको खुद ही फाइंड करना पड़ेगा। जब आप फ्रीलांसिंग की जर्नी शुरू करेंगे ना, तो एक सबसे बड़ा सवाल आता है कि किस तरीके से आप मल्टीपल प्रोजेक्ट्स को हैंडल करेंगे। सबसे इंपॉर्टेंट, जब मल्टीपल प्रोजेक्ट्स आपके लाइफ में आ जाते हैं ना, आपके करियर में जब मल्टीपल प्रोजेक्ट आने लगते हैं, उस टाइम पे आपको कोशिश ये करनी है कि आप अपना काम डेलीगेट करना शुरू कर दो, ठीक है। काम डेलीगेट इन द सेंस, आप अपनी टीम बढ़ाओ, ऐसे लोगों को, लाइक माइंडसेट वाले लोगों को अपने साथ बुलाओ और एक टीम बनाओ और उस काम को आप डेलीगेट करना शुरू करो। एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम वो एक पोजीशन है, वो एक टाइम है जब आप स्केल करना शुरू कर दोगे। तो आपको धीरे धीरे अपनी एक टीम बनानी शुरू कर देनी होगी जब आपको मल्टीपल प्रोजेक्ट्स करने हैं, क्योंकि मल्टीपल प्रोजेक्ट्स यार देखो, आप तुम खुद से सारे काम नहीं कर पाओगे, तुम्हें डेलीगेट तो करना ही पड़ेगा, ठीक है। और डेलीगेट भी तुम तभी कर पाओगे जब तुम्हारे जैसे लोग तुम्हारे साथ काम कर रहे हो, और स्किल, क्योंकि अगर तुम बिल्ड कर रहे हो कंपनी, राइट, तो डेफिनेटली तुम्हें उन सभी लोगों को हायर करना ही पड़ेगा जिनको तुम काम डेलीगेट कर सकते हो। और एक लास्ट टॉपिक, हाउ टू डू वर्क लाइफ बैलेंस। यार मेरे केस में तो वर्क लाइफ बैलेंस ऐसा है कि मेरे लिए मेरा काम इतना मजेदार है कि मुझे ऐसा नहीं लगता कि मुझे वर्क को बैलेंस करने के लिए अलग से लाइफ जीने की जरूरत है। मैं अगर अभी यहाँ घूमते घूमते अपने काम को एग्जीक्यूट कर पा रहा हूँ, तो आई थिंक दैट इज मोर देन सफिशिएंट फॉर मी, ठीक है। मुझे ऐसा नहीं फील हो रहा है कि मैं काम कर रहा हूँ, मुझे ऐसा भी नहीं लग रहा कि मुझे कोई दिक्कत हो रही है। ऐसे मान लो यार, मैं यहाँ पे वीडियो बना रहा हूँ, तो ये मेरी इच्छा है, मैं चाह रहा हूँ मैं वीडियो शूट करना, और मुझे अच्छा लगता है, इसलिए मैं वीडियो शूट करके अपने एक्सपीरियंस को आपके साथ शेयर कर रहा हूँ, ठीक है। वीडियो ज्यादा लंबी नहीं है इस मॉड्यूल की, ये एक पर्सनल एक्सपीरियंस मैंने शेयर किया। तो आज की इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे ग्रोइंग योर फ्रीलांस बिजनेस, एंड इसके लिए मैंने एक फ्लो चार्ट रेडी किया है, इसको तो हम लोग देख लेते हैं, ठीक है। यार देखो, जब आप फ्रीलांसिंग शुरू करोगे ना, तो एक स्टेज के बाद ऐसा पॉइंट आएगा जब आपके पास बहुत सारे क्लाइंट्स आने लगेंगे लेकिन आप हैंडल नहीं कर पाओ। वो एक ऐसा पॉइंट होना चाहिए आपको डिसाइड करने के लिए कि आपको आगे इसको एज अ फ्रीलांस कंटिन्यू करना है एज अ फ्रीलांसर, या फिर आपको एक कंप्लीट कंपनी बिल्ड कर लेनी है और उसमें और अलग अलग सर्विसेज ऐड करके एक कंप्लीट पैकेज अपने क्लाइंट्स को ऑफर करना है। अगर आप ये करने का सोचते हैं तो आपको सबसे पहले कुछ चीज़ें ध्यान में रखनी होगी। कुछ लीगल कंप्लाइंसेस होते हैं, कुछ गवर्नमेंट के रूल्स एंड रेगुलेशंस होते हैं जो आपको फॉलो करना पड़ेगा। आपको अपनी कंपनी
फॉर्म करनी पड़ेगी, एक प्राइवेट लिमिटेड हो या फिर सोल प्रोप्राइटरशिप हो, कुछ भी हो, आपको लीगल एंटिटी की तरह काम करना होगा। आपको सारे के सारे कंप्लायंसेस पूरे करने होंगे, हर महीने जीएसटी फाइल करना पड़ेगा, बहुत सारी चीज़ें हैं। सो अगर आप उन सारी चीज़ों के लिए रेडी हैं और अपनी कंपनी को एक स्केल तक ले जाना चाहते हैं तो ही आप इस सेगमेंट में आइए। अदरवाइज एज अ फ्रीलांसर आप 1, 2 क्लाइंट, 3 क्लाइंट, जितने भी आपकी श्रद्धा है, आप जितने क्लाइंट्स हैंडल कर सकते हैं, आप उतने क्लाइंट्स के साथ आगे बढ़ सकते हैं। तो ये वीडियो उन लोगों के लिए है जो लोग चाहते हैं फ्रीलांसर से एक बिजनेसमैन बनना, ठीक है। तो कैसे बन सकते हैं? सबसे पहले तो आपको ये समझना पड़ेगा कि अगर आप फ्रीलांसर से बिजनेस की तरफ जा रहे हैं तो आपकी इनकम या फिर आपका जो रेवेन्यू है वो कितना हो जाना चाहिए। अगर आपको जीएसटी नंबर चाहिए, अकॉर्डिंग टू गवर्नमेंट, अगर आपका ईयरली रेवेन्यू आपके कंपनी का मोर देन 20 lakhs है तभी आपको जीएसटी नंबर चाहिए, अदरवाइज आपको जीएसटी नंबर की ज़रूरत नहीं है। तो इन केस अगर आपकी कंपनी, आपके अकाउंट में साल के 20 लाख से ज़्यादा पैसे आ रहे हैं तो आपको जीएसटी नंबर चाहिए होगा। इसके बाद आपको एक कंपनी भी फॉर्म करनी पड़ेगी, या तो वो प्राइवेट लिमिटेड हो सकती है, या तो वो सोल प्रोप्राइटरशिप हो सकती है, या फिर एक एलएलसी हो सकती है। बहुत सारे अलग अलग वेरिएंट्स हैं। आपको किसी सीए के थ्रू इसमें आपको डिस्कस करना पड़ेगा कि किस तरीके से आप इसको लीगली आगे बढ़ा सकते। तो ये तो हो गए कुछ लीगल कंप्लायंसेस। इस पर मैं एक डिटेल्ड वीडियो ज़रूर बनाऊंगा कि क्या क्या लीगल कंप्लायंसेस होते हैं, क्योंकि कंपनी फॉर्म करने के बाद जो कंप्लायंसेस होते हैं ना, जो भी लिखा पड़ी होती है, जो पेपर वर्क होता है, वो काफ़ी ज़्यादा होता है और उसमें आपको एक सीए चाहिए जो हर एक चीज़ आपका हैंडल करे। सो ये तो हो गए लीगल कंप्लायंसेस। लेकिन जब आप ट्रांसफॉर्म कर रहे हैं तो क्या क्या स्टेप्स चाहिए होंगे? सबसे पहले तो आपको एक रिलायबल टीम चाहिए होगी। रिलायबल टीम को फाइंड करने के लिए आप डिस्कॉर्ड यूज़ कर सकते हैं, अलग अलग प्लेटफॉर्म्स में। लिंक्डइन के थ्रू आप कई सारे लोगों को कनेक्ट कर सकते हैं, कई सारे लोगों को अपने कंपनी के बारे में बता सकते हैं और वहाँ से एक्सपैंड कर सकते हैं, वहाँ से लोगों को हायर कर सकते हैं। अब हायर करने में भी 2 तरीके के लोग होते हैं, एक फुल टाइम, दूसरे प्रोजेक्ट बेसिस। अब ये आपके ऊपर कम्प्लीटली डिपेंड करता है कि आपको एक फुल टाइम एम्प्लॉय चाहिए अपने टीम में, या फिर आपको एक प्रोजेक्ट बेस्ड बंदा चाहिए कि जिस हिसाब से प्रोजेक्ट आएगा उस हिसाब से आप उसको प्रोजेक्ट देंगे। फ़ायदे नुकसान दोनों में है, ये आपको समझना पड़ेगा। मेरी कंपनी में मैक्सिमम लोग फुल टाइम काम करते हैं। उसका रीज़न सिर्फ और सिर्फ एक है कि मैं एक बहुत बड़े विजन के साथ आगे बढ़ रहा हूँ। मेरा विजन है कि एक कंप्लीट कंपनी फॉर्म मैंने करा दी है, इसको एक स्केल तक ले जाना, उसको एक अच्छे स्केल तक पहुंचाना है, और उसके लिए प्रोजेक्ट बेस्ड लोग मेरे लिए रिलायबल नहीं। मुझे ऐसे लोगों की तलाश है जो मेरे टीम के कोर मेंबर्स बन पाएँ और बड़े बड़े डिसीजन में मेरी हेल्प कर पाएँ और इसको स्केल करने में मेरी हेल्प करें। सो ऐसे लोग फुल टाइम ही मिल सकते हैं। जो प्रोजेक्ट बेस्ड लोग आएंगे आपके पास, उसमें सबसे बड़ी प्रॉब्लम तो होती है कि वहाँ पे वो एक जगह नहीं बैठते, वो बार बार इधर से उधर कूदते रहेंगे। आज आपका प्रोजेक्ट लिया, कल किसी और का प्रोजेक्ट लेंगे, सो आपका भी प्रोजेक्ट डिले करेंगे वो, फिर जिनका प्रोजेक्ट लिया उन्हें भी डिले करेंगे। तो उसमें कोई एश्योरिटी नहीं है और फिर क्वालिटी ऑफ वर्क में भी कॉम्प्रोमाइज़ होने लगता है। बट देन हाँ, कई सारी जगह प्रोजेक्ट बेस्ड ही ज़्यादा प्रॉफिटेबल होता है, तो वो आपको डिसाइड करना पड़ेगा, वो आपके ऊपर है कम्प्लीटली। दोनों के अपने प्रोज एंड कॉन्स हैं। टैलेंट हायर करने के बाद आपको कुछ टूल्स चाहिए हों, ठीक है, जिसके थ्रू आप अपने बिजनेस को स्केल करेंगे। जो प्राइमरी टूल्स हम लोग यूज़ करते हैं उसमें सबसे इम्पॉर्टेंट टूल है वो है मनी रीच। और मनी रीच के थ्रू हम लोगों ने बहुत सारे डील्स क्लोज किए और मनी रीच एक बहुत आइडियल प्लेटफॉर्म है जिसको आप यूज़ कर सकते हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि मनी रीच में जो क्रेडिट्स होते हैं वो पेपर बेस्ड होते हैं। फॉर एग्जांपल, आपने 10,000 ईमेल का क्रेडिट खरीदा और आप एक महीने में सिर्फ 5,000 ईमेल्स ही भेजे, तो वो 5,000 अगले महीने के लिए रोल ओवर हो जाएगा। और सबसे खुशी की बात है कि जो लोग मेरे लिंक से खरीदेंगे उनको 20% डिस्काउंट भी मिलेगा। कोड है रॉकस्टार, क्योंकि आप लोग रॉकस्टार हो, राइट। तो कोड लगाना है रॉकस्टार और नीचे लिंक दिया है मैंने। उस लिंक से अगर आप मनी रीच का सब्सक्रिप्शन परचेज करते हैं तो आपको डिस्काउंट मिलेगा, ठीक है। तो 20% आपको कहीं भी नहीं मिलेगा। जो लोग पहले से यूज़ कर रहे हैं अनलिमिटेड क्रेडिट्स वाला, उनके लिए वेल एंड गुड। जिन लोगों ने नहीं खरीदा है, हाईली रिकमेंडेड, प्लीज़ गो एंड परचेज मनी रीच। तो मैं एक बार मनी रीच का आपको प्लेटफॉर्म दिखा देता हूँ। तो ये देखो, कुछ इस तरीके का मनी रीच का मेरा कैंपेन दिखता है, ठीक है। एक कैंपेन में हम लोग जाते हैं
और कैंपेन में देखो कई सारे मेरे कैंपेन्स चल रहे हैं, ठीक है। जैसे रियल स्टेट का है, तो यूट्यूब वीडियो का है, 82% ओपन रेट है, ठीक है। तो इसको किस तरीके से सेटअप करना है, इसके लिए भी मैं एक सेपरेट वीडियो बनाने वाला हूँ। पहले भी बनाया है, लेकिन इसके लिए एक कंप्लीट वीडियो मैं शूट करने वाला हूँ, ठीक है। सो इस तरीके से अलग अलग कैंपेन्स मेरे चल रहे होते हैं और 82% का रिप्लाई ओपन रेट है, ठीक है। 6% ने रिस्पॉन्ड किया है, यहाँ 13% ने रिस्पॉन्ड किया है। तो आप देखो अलग अलग रेट से लोग रिस्पॉन्ड करते हैं और ये कंप्लीट यहाँ पे मैंने मेरे सारे सेंडर्स एडेड हैं। ये देखो मैं यहाँ पे ईमेल हाइड इसलिए करूँगा सो दैट स्पैम ईमेल्स मेरे पर पे नहीं है, लेकिन ये सारे कुछ मेरे ईमेल आईडीज़ एडेड हैं, ठीक है। यूनिबॉक्स में कई सारे रिप्लाईज आ रहे होते हैं। तो ये एक अकाउंट का मैंने आपको दिखाया, ऐसे ही कुछ और अकाउंट्स हम लोग रन करते हैं, ठीक है। तो ये तो हो गया मिनी रीच। एक और टूल जो आप लोगों को यूज़ करना होगा या फिर यूज़ करना चाहिए वो है gfxtools.com, ठीक है। इसका भी मैं इंटरफेस आपको दिखा देता हूँ। इसमें मेनली आपको टूल्स देखना है। तो यार देखो बेसिकली GFX टूल्स होता क्या है। GFX टूल्स एक कलेक्शन ऑफ डिफरेंट AI टूल्स हैं जिनके सब्सक्रिप्शन आपको फ्री में मिल जाते हैं, ठीक है। इसमें बहुत सारे अलग अलग तरीके के टूल्स एडेड हैं। फॉर एग्जांपल इन्वेटो एलिमेंट्स, रेंडर फॉरेस्ट, कैनवा प्रो, ठीक है। इसमें नेटफ्लिक्स, अमेजॉन प्राइम में मिल जाएगा, स्टोरी ब्लॉक्स मिल जाएगा, ठीक है। बहुत सारे मोर देन 100 टूल्स, ठीक है। SEO के लिए बहुत सारे टूल्स हैं, सेमरश है, उबर सजेस्ट है, KW फाइंडर है, ठीक है। फिर कंटेंट राइटिंग के लिए बहुत सारे AI टूल्स हैं, ये सारे टूल्स। और इन सभी का सब्सक्रिप्शन यार 500-600 पर महीने बस एक, मतलब अगर आप एक टूल खरीदोगे तो एटलीस्ट $10 तो प्राइस होता ही है। इन सारे 100 टूल्स का आपको अगर आपका सब्सक्रिप्शन सिर्फ और सिर्फ $699 में मिल जा रहा है तो क्या बुरा है, ठीक है। इसको हम लोग सालों से यूज़ कर रहे हैं, मोर दैन अ ईयर। हम लोग 1 साल से ज़्यादा से इस टूल को यूज़ कर रहे हैं और ये बहुत अच्छा परफॉर्म करता है। ये की एलिमेंट है हमारे बिजनेस के टूल्स का। अगर हम लोग अलग अलग टूल्स परचेज करने जाएंगे तो ये बहुत कॉस्टली पड़ जाएगा। एपिडेमिक साउंड्स, पॉडकास्ट AI, स्किल शेयर मिल जाता है, इन्वेटर इट्स अ वेरी गुड वेबसाइट, हाईली रिकमेंडेड। आप इसको चेकआउट कर सकते हो। और अगर लिंक चाहिए होगा तो मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक भी लगा दूंगा। बहुत ही रिलायबल है। बहुत लोग इसको डाउट करते हैं यार, अगर मैं रिकमेंड कर रहा हूँ कोई चीज़ तो आप इस बात को तो जान लो कि अगर मेरी तरफ से कोई रिकमेंडेशन आई है तो उसमें फेक होने के 0% चांसेस हैं, ठीक है। अगर कोई एक ऐसा प्रोडक्ट मैंने किसी दिन प्रमोट कर दिया अपने चैनल पे, आज मेरा चैनल छोटा है, आने वाले टाइम में जब ये बड़ा भी होगा, अगर कोई एक ऐसा प्लेटफॉर्म मैंने प्रमोट कर दिया जो मैं यूज़ नहीं करता या फिर वो सही नहीं है, मैं उस दिन अपना चैनल बंद कर दूँगा। दैट इज़ माई वर्ड एंड आई एम अ मैन ऑफ माई वर्ड्स, ये याद रखना। तो इसको आप ट्राई करना। ये बहुत जेन्युइन वेबसाइट है, मैं यूज़ कर रहा हूँ काफ़ी टाइम से, इसलिए मैं इतना प्रमोट कर रहा हूँ। अदरवाइज़ बाकी आपकी इच्छा, अगर आप करना चाहो तो कर सकते हो, अदरवाइज इट्स कम्प्लीटली फाइन, ठीक है। तो ये 2 टूल्स हो गए जो आपको यूज़ करने चाहिए। तीसरा जो हम लोग यूज़ करते हैं वो है स्लैक, ठीक है। स्लैक कम्युनिकेशन के लिए हम लोग यूज़ करते हैं अपने टीम मेंबर्स के साथ। इस तरीके से हम लोग कम्युनिकेट करते हैं, क्योंकि हमारी जब टीम धीरे धीरे बड़ी हो जा रही है ना, तो हमारे अगर टीम मेंबर्स करीब 20 लोग हैं, तो अगर हमें 20 लोगों से कम्युनिकेट करना है तो व्हाट्सएप या फिर किसी और प्लेटफॉर्म पे कम्युनिकेट करने में मुश्किल होती है, ठीक है। आप माइक्रोसॉफ्ट टीम्स भी यूज़ कर सकते हो, इवन स्लैक वर्क्स, हम लोग स्लैक यूज़ करते हैं, ज़्यादा फ्रेंडली है। लेकिन अगर आप शुरू में पैसे इन्वेस्ट नहीं करना चाहते इन सब तभी टूल्स में, तो आप डिस्कॉर्ड सर्वर भी सेटअप कर सकते हो। डिस्कॉर्ड में कोई पैसे नहीं लगते, राइट। सो डिस्कॉर्ड भी आप सेटअप कर सकते हो, लेकिन डिस्कॉर्ड में बाकी नोटिफिकेशंस आ रहे होते हैं, तो रिसेंटली हम लोगों ने स्लैक पे शिफ्ट कर लिया, ठीक है। सो स्लैक इज़ अ वेरी गुड ऑप्शन। इसके बाद हमारे पास कुछ प्राइमरी सॉफ्टवेयर के सब्सक्रिप्शंस हैं। फॉर एग्जांपल अडोबी का कंप्लीट क्लाउड सब्सक्रिप्शन है हमारे पास frame.io का कंप्लीट सब्सक्रिप्शन है। तो इस तरीके कई सारे सब्सक्रिप्शंस हम लोगों ने ले रखे हैं। तो इस तरीके से हम लोग कंप्लीट रन करते हैं, ठीक है। सो यार देखो, अगर कभी भी तुम्हें बिज़नेस अपना एक्सपैंड करना है ना, तो टूल्स एंड सॉफ्टवेयर्स को तो यूज़ करना ही पड़ेगा। उसके साथ अपने काम को डेलीगेट करना पड़ेगा। एक सेल्स की टीम आपकी होनी चाहिए कि जिस तरीके से वो अपना सेल्स देखें। एक कंटेंट की टीम होनी चाहिए जो आपका कंटेंट देखे। एक एडिटिंग की टीम है। ये हमारा डिपार्टमेंट अलग अलग
अलग अलग बिजनेस के अलग अलग डिपार्टमेंट्स हो गए, आप लोग उसे सॉर्ट आउट कर सकते हैं। और फ्रीलांस से बिजनेस की तरफ अगर आप बढ़ रहे हो तो सबसे मेन फोकस आपका होना चाहिए क्लाइंट एक्विजिशन। क्लाइंट एक्वायर करने के अलग अलग टेक्निक्स आपको फॉलो करने पड़ेंगे, चाहे वो इंस्टाग्राम से हो, फेसबुक से हो, लिंक्डइन से हो, ट्विटर से हो, हर तरीके से आपको क्लाइंट ढूंढना है। अपना एक पर्सनल ब्रांड बनाने की कोशिश करना है कि आप कैमरा के सामने अपने काम को रखो, उसके सामने लोगों को दिखाओ कि किस तरीके से आप अपने काम को कर रहे हो। यहाँ पे हम लोग कुछ नए कैंपेन्स बना करके देखेंगे कि किस तरीके से कैंपेन्स बनाते हैं। कैंपेन्स बनाने से पहले हम लोगों को ये समझना होगा कि किस तरीके से कोल्ड ईमेल लिखा जाता है। तो यहाँ पे मैंने अपना मिनी रीच खोला है, लेकिन यहाँ पे जो आपको ये ब्लर्ड दिखाई दे रहा होगा अभी स्टैट्स, वो थोड़े कॉन्फिडेंशियल चीज़ें हैं, वो नहीं दिखा सकता मैं क्योंकि ये मेरे कंपनी के हैं। बाकी कैसे क्रिएट करते हैं नया कैंपेन वो मैं ज़रूर दिखाऊंगा। तो ये आपको यहाँ पे क्रिएट कैंपेन पे क्लिक करना है। मैं यहाँ पे टेस्ट डाल देता हूँ एंड सिंपली क्रिएट कर देना है। ठीक है, क्रिएट करने के बाद यहाँ पे 3 ऑप्शंस मिलेंगे, पहला स्टेप्स, दूसरा प्रोस्पेक्ट्स एंड तीसरा सेटिंग्स। ठीक है, स्टेप्स में आपको अपने ईमेल को लिखना है, किस तरीके से ईमेल लिखना है वो अभी मैं डिस्कस करता हूँ। दूसरा है प्रोस्पेक्ट्स। प्रोस्पेक्ट्स में आपको प्रोस्पेक्ट्स यानी आप जिनको ईमेल भेजना चाहते हैं आप उनको अपलोड करेंगे, उनके डेटा को अपलोड करेंगे। 3 तरीके से कर सकते हैं, या तो आप एक CSV फाइल अपलोड कर सकते हैं, या तो मैनुअली अपलोड कर सकते हैं, या फिर लिस्ट के थ्रू। मैं यूज़ करता हूँ CSV फाइल, वो कैसे अपलोड करते हैं वो भी दिखाऊंगा। एंड तीसरा सबसे इंपॉर्टेंट है सेटिंग्स, कि क्या सेटिंग्स होनी चाहिए, कितने ईमेल्स डेली जाने चाहिए, वो सारी चीज़ें क्लियरली समझ में आनी चाहिए। सबसे पहले तो ये समझते हैं कि अगर आप कोल्ड ईमेल शुरू कर रहे हैं तो किस तरीके से सेटअप करते हैं। एक ईमेल आईडी से कितने ईमेल्स भेजे जा सकते हैं, एक डोमेन से कितने ईमेल आईडीज बना सकते हैं। एक ओवरव्यू मैं दे देता हूँ कि फॉर एग्जांपल आपकी कंपनी का नाम है xyz@companyname.com। ठीक है, ये डोमेन आपने खरीद लिया, वो आप GoDaddy से भी खरीद सकते हैं, होस्टिंगर से भी खरीद सकते हैं, जहां से आपकी इच्छा हो वहां से आप खरीद लेना सस्ते दाम में। ठीक है, और रिकमेंडेड यही है कि .com या फिर .in डोमेन ही खरीदो, इससे क्रेडिबिलिटी बढ़ती है, इससे ऑथेंटिसिटी बिल्ड होती है अगर आप किसी को ईमेल भेजते हैं। पहली चीज। दूसरा, आपको ये समझना पड़ेगा कि आप हर एक दिन के कितने ईमेल्स भेजना चाहते हैं। फॉर एग्जांपल अगर आप एक दिन में 100 ईमेल्स भेजना चाहते हैं, ठीक है, तो कैलकुलेशन कैसे होगी मैं आपको समझाता हूँ। तो पहली चीज़ तो आपको ये समझना होगा कि एक ईमेल आईडी से आप एक दिन में मैक्सिमम 25 ईमेल्स ही भेज सकते हैं विदाउट गेटिंग इनटू स्पैम। ठीक है, इससे ज़्यादा अगर आप भेजेंगे तो आपकी ईमेल्स स्पैम में जा सकते हैं। तो कंसिडरिंग कि एक ईमेल से आप 25 ईमेल भेज सकते हैं, तो 100 ईमेल भेजने के लिए आपको कितने ईमेल आईडीज़ चाहिए होंगे? 4 एग्जैक्टली। ठीक है, सो 4 ईमेल आईडीज़ से आप 100 ईमेल डेली भेज सकते हो। तो आपको 4 ईमेल आईडी खरीदने पड़ेंगे। आप खरीद सकते हो गूगल वर्कस्पेस से भी, आप खरीद सकते हो माइक्रोसॉफ्ट से भी। हम लोग यूज़ करते हैं माइक्रोसॉफ्ट आउटलुक। सो इट्स कम्प्लीटली डिपेंड्स ऑन यू कि आपको कौन सा ज़्यादा प्रेफर्ड है। मैं पर्सनली माइक्रोसॉफ्ट यूज़ करता हूँ और उसी को प्रमोट भी करता हूँ। ठीक है, इसके बाद ये तो हो गई 100 ईमेल्स की बात। ठीक है, फॉर एग्जांपल लेट्स से आपको 200 ईमेल्स भेजने हैं हर एक दिन, तो कैलकुलेशन के हिसाब से 200 बाई 25 करेंगे तो 8 ईमेल आईडीज़ चाहिए होंगी। लेकिन यहाँ पे एक ट्विस्ट है। ठीक है, 8 ईमेल आईडीज़ आप एक डोमेन से नहीं खरीद सकते। ठीक है, सो अगर आपके पास 8 ईमेल आईडी है, आपने 8 ईमेल आईडी खरीद लिया, तो एक डोमेन से सारे ईमेल आईडीज़ को लिंक नहीं करना है। ठीक है, इसके लिए आपको एटलीस्ट 2 या 3 डोमेन चाहिए। जनरल रूल ये कहता है कि एक डोमेन से आप 3 या मैक्सिमम 4 ईमेल आईडी ही बना सकते हैं। उससे ज़्यादा अगर आप बनाएंगे तो इसके हेल्थ पर इफेक्ट होगा। तो लेट्स से अगर आपने 4 ईमेल आईडीज़ बना लिए एक डोमेन से, तो आपको 2 डोमेन चाहिए होंगे। ठीक है, सो 2 डोमेन कैसे खरीदेंगे और उसको किस तरीके से हम लोग मैप कर सकते हैं, उसके लिए भी मैं आपको बता देता हूँ। डोमेन फॉरवर्डिंग का एक ऑप्शन होता है DNS रिकॉर्ड में, वहाँ पे आपको उसको जाके ऑन कर देना है और आपको बताना है कि डोमेन किधर फॉरवर्ड होनी है। ठीक है, तो ये कंप्लीट सेटअप के लिए मैंने वीडियो बनाई हुई है, तो ये हर एक चीज़ यहाँ मैं दिखा नहीं रहा हूँ। ठीक है, आपको अगर चेकआउट करना है तो प्लीज़ प्लेलिस्ट आप एक बार देख लीजिएगा, और अगर उसके बाद भी समझ में नहीं आया तो नीचे कमेंट बॉक्स खुला हुआ है, मैं सभी लोगों को रिप्लाई करने की कोशिश करता हूँ। ठीक है, सो सभी लोग अपने क्वेश्चंस नीचे पूछेंगे। ठीक है, तो इस तरीके से डोमेन फॉरवर्डिंग आपको शुरू करनी है। तो इससे होगा क्या कि आप जो दूसरा डोमेन खरीदेंगे, जो सब्सिडरी डोमेन आपका होगा, उस पर भी आप अगर क्लिक करेंगे तो वो आपके मेन डोमेन पे ट्रांसफ़र हो जाएगा। लेट्स से मेरी कंपनी का नाम है pinnaclemedia.com, तो ये मेरा प्राइमरी डोमेन हो गया। इस डोमेन से मैं लेट्स से 4 ईमेल बनाया ABCD। ठीक है, इसके बाद
अब मुझे भेजना है 200 ईमेल हर एक दिन। सो 200 ईमेल्स मैं एक ही डोमेन से नहीं भेज सकता, मुझे एक और डोमेन चाहिए होगा। तो दूसरा डोमेन मैंने खरीद लिया, info या फिर contactpinnaclemedia.com, ठीक है, कॉन्टैक्ट पिनाकल मीडिया। सो एक ये डोमेन हो गया। अब इसको मैं क्या करूँगा, कॉन्टैक्ट पिनाकल मीडिया भी अगर कोई खोलेगा तो मेरा मेन वेबसाइट pinnaclemedia.com खुल जाएगा। तो इसके लिए क्या करना होगा, सेम थिंग, डोमेन फॉरवर्डिंग आपको स्विच ऑन करनी होगी कॉन्टैक्ट pinnaclemedia.com के DNS रिकॉर्ड में, ठीक है। आई होप आई एम वेरी क्लियर कि किस तरीके से डोमेन फॉरवर्डिंग काम करता है। अब तो आपका ईमेल सेटअप हो गया। लेट्स से आपको हर दिन 400 ईमेल्स भेजने हैं। सो कैलकुलेशन के हिसाब से आप मुझे नीचे कमेंट्स में बताओ कि आपको कितने ईमेल आईडीज़ चाहिए होंगे और कितने डोमेन्स लगेंगे। लेट मी सी कि कितने लोगों को ये वीडियो समझ में आ रही है। चलो आप समझते हैं किस तरीके से ईमेल्स लिखते हैं, क्योंकि ईमेल लिखना आज के टाइम में कला है, एक टैलेंट है, एक स्किल है जो आपको डेवलप करनी चाहिए कि किस तरीके से ईमेल कॉपीज़ लिखते हैं, किस तरीके से लोगों को समझाते हैं अपने सर्विसेज के बारे में, किस तरीके से उनके रिप्लाईज निकालते हैं। सो इससे रिलेटेड ही मैंने एक इन डेप्थ वीडियो बनाई थी, आप देख सकते हैं, लेकिन मैं फिर से एक बार समझा देता हूँ कि किस तरीके से लिखते हैं। तो किसी भी ईमेल के 3 पार्ट्स इंपॉर्टेंट होते हैं। पहला पर्सनलाइजेशन, दूसरा ऑफर एंड तीसरा कॉल टू एक्शन, ठीक है। तो पर्सनलाइजेशन में बेसिकली आपको लिखना होता है कि आप उनको किस तरीके से जानते हो। फॉर एग्जाम्पल लेट्स से कि आपने किसी एक्स बंदे को ईमेल लिखा, तो आप उनको लिख सकते हो कि आई केम अक्रॉस योर प्रोफाइल ऑन लिंक्डइन एंड आई एम ग्लैड टू नो दैट यू विजिटेड दिस इवेंट, लेट्स से। तो बेसिकली आप उनको बता रहे हो कि आप इस इवेंट के थ्रू उनको जानते हो। या फिर लेट्स से अगर वीडियो एडिटिंग के लिए आप कर रहे हो तो लेट्स से recently I came across your YouTube video explaining about this and I am really impressed by the way you explain things in your channel। इससे क्या होगा, एक कनेक्शन बिल्ड हो जाएगा और उसको ये महसूस हो कि हाँ ये बंदा मेरे बारे में पहले से कुछ जानता है। सेकंड चीज़, ऑफ़र कैसे क्रिएट करते हैं। ऑफ़र क्रिएट करना बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आप जितना भी अच्छा ईमेल लिख लो, अगर आपको ऑफ़र सही नहीं है तो डेफिनेटली कोई रिप्लाईज नहीं आएंगे। ये सारी चीज़ें मैं फेस कर चुका हूँ, इसलिए मैं बता रहा हूँ। ऑफ़र आपका ऐसा होना चाहिए कि जो आप ऑफ़र कर रहे हो उसमें क्लियर ROI होना चाहिए। एंड व्हाट इज़ ROI? रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट। अगर कोई आपको $500 दे रहा है तो उसमें आपको क्लियरली समझाना पड़ेगा कि वो $500 किस तरीके से वो अर्न वापस करेगा, किस तरीके से वो उसका क्या रिटर्न उसको मिलेगा इन टर्म्स ऑफ टाइम। अगर हो सकता है वो आप उनका टाइम सेव कर रहे हो सकता है आप उनको नए लीड्स ला के दे रहे हो सकता है आप उनका रेवेन्यू बढ़ा रहे हो सकता है आप उनके लिए उनका एक बिजनेस रन कर रहे हो, या फिर जो भी सर्विस आप दे रहे हो उसमें क्लियर ROI दिखना चाहिए कि अगर वो इतना स्पेंड कर रहे हैं तो उनको क्या मिल रहा है। अगर वो आपको $500 दे रहा है एक महीने के, तो आपसे वो एटलीस्ट $1000 की एक्सपेक्टेंसी रखेगा, और अगर आप वो कर पा रहे हो तो क्लाइंट आपको कभी छोड़कर नहीं जाएगा। दिस इज़ द ओनली रूल टू रिटेन योर क्लाइंट फॉर अ वेरी वेरी लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम, एंड दैट इज़ वैल्यू डिलीवरेबिलिटी, राइट। इस डॉक्यूमेंट को आप चेक करना, मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा। इसमें बहुत सारी चीज़ें मैंने लिख रखी हैं। एक गोल्डन रूल बनाया है मैंने किस तरीके से कोल्ड ईमेल्स लिखते हैं। ये देखो, पर्सनलाइजेशन प्लस योर वैल्यू प्रोपोजिशन प्लस टारगेट नीश प्लस सब सेगमेंट लोकेशन, योर टारगेट्स गोल, योर टारगेट वैल्यू प्रोपोजिशन, रेलेवेंट केस स्टडी, क्लिफ हैंगर वैल्यू प्रोपोजिशन एंड CTA। अगर आपकी ईमेल को इस तरीके से लिखा जा रहा है, आपके रिप्लाई रेट को बढ़ने से कोई रोक नहीं सकता, ये मेरी गारंटी है। इसको डेमॉन्स्ट्रेट करने के लिए एक यहाँ पे एग्जाम्पल भी मैंने दिया हुआ है, और क्या चीज़ किसको डिपिक्ट कर रही है वो भी हम लोग समझ लेते हैं। Personalization, just saw that you helped Nike get 1 million views with your latest TikTok campaign. That's amazing. Your value proposition, आप क्या वैल्यू दे रहे हो उनको। I wanted to reach out because we connect e-com focused TikTok agencies in LA। ठीक है, टारगेट क्या है, टारगेट नीश देखो, टारगेट नीश यहाँ पे TikTok agencies in LA है, ठीक है। इसके बाद टारगेट गोल क्या है, आपका टारगेट ये है कि लो टिकट ई-कॉम स्टोर्स परफेक्ट फॉर टिकटॉक एड्स दैट आर ऑलरेडी मेकिंग ओवर $100K पर मंथ। इसके अलावा आपका टारगेट वैल्यू प्रोपोजिशन क्या है, लुकिंग टू ग्रो टिकटॉक एड्स, उनके कैंपेन को ग्रो करोगे टिकटॉक एड्स के थ्रू। और रेलेवेंट केस स्टडी क्या है, जस्ट हेल्प्ड डॉर्मिफाई बुक 17 मीटिंग्स, ये एक केस स्टडी भी हो गया। एंड आपका क्लिफ हैंगर वैल्यू प्रोपोजिशन क्या है, आई वुड लव टू शो यू माई प्लान ऑफ गेटिंग यू 50 मीटिंग्स विद ई-कॉम स्टोर्स लाइक दैट, वी वर्क मोस्टली ऑन परफॉर्मेंस बाय द वे। आई मीन दिस इज समथिंग, यू नो, ये ईमेल एक परफेक्ट ईमेल है। इसी को एक रेफरेंस लेके आपको अपनी ईमेल सीखना है, और रूल, गोल्डन रूल यही है जो यहाँ पे हाईलाइटेड है, ओके।
अब रिप्लाईज निकालने के और भी कई सारे स्ट्रैटेजीज होते हैं और यहाँ पे मैंने 20 से ज़्यादा स्ट्रैटेजीज दिए हुए हैं। ये ठीक है, ये बहुत सारे स्ट्रैटेजीज मैंने दे रखे हैं और ऐसा नहीं है कि मैंने ये स्ट्रैटेजीज बस दी हैं, ये सारी चीज़ें मैं खुद भी इम्प्लीमेंट करता हूँ और इसके रिजल्ट्स बहुत अच्छे आए हैं। आप लोग ज़रूर चेकआउट करना है और मुझे बताना कि इसके रिजल्ट्स आ रहे हैं या नहीं, या फिर इसके बाद भी कोई दिक्कत आती है, आई एम देयर टू हेल्प यू आउट। ये सारे स्ट्रैटेजीज लिखने के बाद इसमें मैंने सबसे इम्पॉर्टेंट जो एस्पेक्ट होता है वो होता है सब्जेक्ट लाइन, क्योंकि जब भी आप ईमेल लिखेंगे तो सबसे पहले आपके सब्जेक्ट लाइन को पढ़ा जाएगा और अगर आपका सब्जेक्ट लाइन ही प्रॉपर नहीं है तो आपके ईमेल को खोलना तक नहीं जाएगा, राइट। तो सब्जेक्ट लाइन किस तरीके से लिखते हैं, देखो सब्जेक्ट लाइन के लिए भी मैंने कई सारे एग्जांपल्स दिए हुए हैं जो आप चेकआउट कर सकते हो और उसको यूज़ भी कर सकते हो अपने कैंपेन्स में। और लास्ट में मैंने एक बोनस दिया है एंड दैट इज़ 600 कोल्ड ईमेल टेम्पलेट्स जो आप डायरेक्टली यूज़ कर सकते हो। ये सिर्फ आपके लिए है, ठीक है। अगर वीडियो यहाँ तक देख रहे हो तो चैनल सब्सक्राइब हो जाना चाहिए और नीचे कमेंट आ जाना चाहिए कि आपने वीडियो यहाँ तक देखा है, राइट। सो ये तो हो गया कोल्ड ईमेल की बात। अब बात करते हैं मैनी रीच सेटअप कैसे करते हैं। मैनी रीच को सिंपली आपको लॉगिन कर लेना है। मैनी रीच को लॉगिन करने के बाद आपको यहाँ पे सेंडर्स ऐड करना है, ठीक है। सेंडर्स यहाँ पे मैं अगेन हाइड कर रहा हूँ, यहाँ पे आपको ऐड करना है ऐड सेंडर। दोनों तरीके से आप ऐड कर सकते हैं, या तो आप ऑफिस 365 भी यूज़ कर सकते हैं या तो आप गूगल वर्कस्पेस भी यूज़ कर सकते हैं। ऑफिस 365 में क्लिक करेंगे अगर आपका माइक्रोसॉफ्ट है और यहाँ से फिर आई मैप आपको इनेबल कर देना है अपने ईमेल में, ठीक है। आई मैप इनेबल करके येस आई मैप इज़ इनेबल्ड करके आपको अपने सारे सेंडर्स को ऐड कर देना है। सेंडर ऐड करने के बाद जो सबसे इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट है वो है वार्म अप ये हमेशा ऑन होना चाहिए। तो आपको बस यहाँ क्लिक करना है और आपके ईमेल का वार्म अप शुरू हो जाएगा। नाउ जिनको नहीं पता वार्म अप क्या होता है, वार्म अप बेसिकली एक डमी ईमेल होता है एक वेरीफाइड अकाउंट से दूसरे वेरीफाइड अकाउंट को, जो मैनी रीच ही भेजता है ऑटोमेटिकली, आपको कुछ नहीं करना। इससे क्या होता है कि आपका अकाउंट हमेशा वार्म्ड अप रहता है और अचानक से अगर आप कभी अपने कोल्ड ईमेल कैंपेन को स्टार्ट करेंगे तो वो कभी भी स्पैम में नहीं जाएगा। तो आपका ईमेल अकाउंट हमेशा हेल्दी रहता है। और अगर आप देखोगे तो यहाँ पे हेल्थ में मेरे मैक्सिमम अकाउंट का हेल्थ 99 to 100% चल रहा है। इसका मतलब मेरे सारे ईमेल आईडीज परफेक्टली परफॉर्म कर रहे हैं। इसके बाद सेंडर्स ऐड करने के बाद मेनली आपको अपना कैंपेन शुरू करना है, ठीक है। तो जैसे मैंने शुरू में बताया था, आपको कैंपेन्स में जाना है। कैंपेन्स में जाने के बाद एक टेस्ट कैंपेन मैंने शुरू किया है। यहाँ पे आपको ईमेल लिख देना है। ईमेल लिखने कैसे लिखते हैं ये कंप्लीट मैंने अभी आपको सिखाया है, वो सारी चीज़ें आप लिखेंगे। हम प्रॉस्पेक्ट्स कैसे ऐड करते हैं, लेट्स से यहाँ पे आप गए इंपोर्ट प्रॉस्पेक्ट्स, इंपोर्ट CSV, लेट्स सी, लेट मी ट्राई, लेट मी सी इफ दिस ओके। तो यहाँ पे इंपोर्ट करते टाइम यहाँ पे आपको जो आप सेलेक्ट करेंगे, ईमेल हो गया, ठीक है, जो हम लोगों ने ये किया है, जिस तरीके से हम लोगों ने अपने CSV को बनाया है उस तरीके से ये करस्पॉन्डिंग कॉलम्स को इंपोर्ट कर लेगा, ठीक है। तो आपको यहाँ पे बस सिंपली इंपोर्ट कर देना है और सारे प्रॉस्पेक्ट्स आपके इंपोर्ट हो जाएंगे, ठीक है। ये इंपोर्ट हो रहा है। मीन टाइम लेट्स चेक आउट द सेटिंग्स एज वेल, ओके। सेलेक्ट दिस सेटिंग, ये सेंडर मैंने सेलेक्ट कर लिया, ठीक है। तो इस तरीके से कई सारे आपके प्रॉस्पेक्ट्स यहाँ ऐड हो जाएंगे, ठीक है। और उसके बाद आपको सेटिंग्स में जाना है। सेटिंग्स में जाने के बाद फॉर एग्जांपल यहाँ पे मैंने एक सेंडर ऐड कर दिया। यहाँ पे आपको सेटिंग्स में कर देना है कैंपेन्स विल स्टॉप सेंडिंग आफ्टर ऑल ईमेल्स इनिशियल एंड फॉलोअप्स फॉर द डे आफ्टर 9 ईमेल्स वर सेंड। यहाँ पे मैंने एक नंबर दे दिया कि भाई 9 ईमेल जब पूरे हो जाएंगे तो आपको ये स्टॉप कर देना है। इसको आप मैक्सिमम 25 कर सकते हो। इसके बाद ऑटो इंक्रीज सेंड्स पर डे इंक्रीजेज एवरी डे, ठीक है। सो इसको आप अगर आप ऑन कर दोगे तो ये हर एक दिन एक ईमेल की फ्रीक्वेंसी बढ़ाता जाएगा। लेकिन आप इसको ऑन तब नहीं करेंगे जब ये 25 पे सेट है। अगर आप इसको 9 पे सेट कर देंगे तब इसको आप ऑन कर सकते हैं। ये डिले है कि 2 ईमेल के बीच में कितना डिले होना चाहिए, तो ये आप कुछ भी चेक कर सकते हो। बाकी ट्रैक ओपन, ट्रैक क्लिक आपको ऑन कर देना है। बाकी कोई चीज़ें नहीं करनी, बाकी आपको बस यहाँ से स्टार्ट कैंपेन ऑन कर देना है और आपका कैंपेन स्टार्ट हो जाएगा। दिस इज एज इजी एज दैट। यहाँ पे स्टेप्स में आपको अपने ईमेल्स लिख देना है। ये आप खुद से लिखेंगे और मुझे बताएंगे किस तरीके से आप ईमेल लिख रहे हैं। बाकी डॉक्यूमेंट मैंने आपको बता दिया है कि आप किस तरीके से यूज करेंगे, ठीक है। अपने सीरीज के लास्ट एपिसोड 10 मॉड्यूल 10 पे इस फ्रीलांसिंग कोर्स के फ्री सीरीज में हम लोगों ने बहुत सारी चीजें सीखी हैं अभी तक। किस तरीके से क्लाइंट्स लाते हैं, किस तरीके से क्लाइंट्स के निशेस को ढूंढते हैं, किस तरीके से पोर्टफोलियो बनाते हैं, किस तरीके से कंप्लीट ईमेल निकालते हैं, किस तरीके से कोल्ड ईमेल लिखते हैं, किस तरीके से कोल्ड ईमेल सेटअप करते हैं। I mean 0 से लेकर के 1 तक पहुंचने तक का स्टेप बाय स्टेप मैंने प्रोसेस बताया है। तो जो लोग अभी तक पूरी सीरीज नहीं देखे हैं प्लीज जाके देखो। ये
ये मॉड्यूल 10 और इस मॉड्यूल में हम लोग मेनली कवर करेंगे कि क्या क्या मिस्टेक्स मैंने की थी, पहली चीज, और दूसरी किस तरीके से आप एग्जिस्टिंग क्लाइंट्स के साथ काम करके अपने काम को और बढ़ा सकते हैं। देखो, अगर तुम्हें अपने करंट क्लाइंट्स के साथ काम बढ़ाना है तो उनके साथ बहुत इंडल्ज होना पड़ेगा। अब इंडल्ज इन द सेंस, तुमने उनकी वीडियो एडिटिंग के काम को लिया, उनको अच्छे रिजल्ट्स आए, अब वो तुम्हारे साथ खुश है, ये कंडीशन मैं मान के चल रहा हूँ। तो सबसे पहला काम तो तुम लोगों को ये करना है, टाइम रहते हुए, आगे जाके कभी बात बिगड़े इससे बेहतर है कि टाइम रहते हुए जब कम्युनिकेशन अच्छा है तो अपने क्लाइंट से एक बढ़िया सा वीडियो टेस्टिमोनियल बनवा लो। उनको बोल दो कि भाई आप मेरे बारे में कुछ शब्द वीडियो रिकॉर्ड करके अनएडिटेड बोल दीजिए। पहली चीज, अगर वो मानने को तैयार नहीं होते हैं या फिर बोलते हैं टाइम नहीं है, डेफिनेटली कुछ और ऑफर किया जा सकता है। फॉर एग्जाम्पल, उनको आप ऑफर कर सकते हो कि अगर आप मेरे लिए एक टेस्टिमोनियल बनाएंगे तो आपके नेक्स्ट इनवॉइस में मे बी 10% ऑफ मिल जाएगा। ठीक है, तो इससे क्या होगा, इससे उनका भी फायदा होगा। ठीक है, और अगर उनका भी फायदा होगा तो डेफिनेटली वो टेस्टिमोनियल बनाने के लिए राजी हो जाए, और उस टेस्टिमोनियल को यूज करके सेम कैटेगरी के लोगों को, जिस कैटेगरी में तुम्हारा पहला क्लाइंट है, उस कैटेगरी के बाकी लोगों को तुम्हें आउटरीच करना है। ठीक है, तो इससे क्या होगा, उस टेस्टिमोनियल के क्रेडिबिलिटी को यूज करके तुम उन्हीं के कैटेगरी के बाकी उनके दोस्त, उनके कॉम्पिटिटर्स को अपने साथ ला सकते हो। तो ये सबसे पहला तरीका होता है क्लाइंट बढ़ाने का, अपने काम को बढ़ाने का और स्केल करने का। तो ये बहुत सारे लोग मिस कर जाते हैं, काफी लेट हो जाता है, वो लोग टेस्टिमोनियल नहीं ले पाते हैं। तो टेस्टिमोनियल बहुत जरूरी है, और वीडियो टेस्टिमोनियल हो तो बहुत ही ज्यादा बढ़िया रहेगा। दूसरा तरीका काम बढ़ाने का ये हो सकता है कि जो भी तुम्हारा करंट क्लाइंट है उसको सिर्फ वीडियो एडिटिंग तो चाहिए नहीं। ठीक है, उसका कोई ना कोई वेबसाइट होगा, उसको थंबनेल्स बनाने होंगे, हो सकता है वो एड्स रन करता हो, बहुत सारी पॉसिबिलिटीज है। ठीक है, तो जैसे जैसे तुम अपना काम उनके साथ कर रहे हो, उनको अपने साथ इतना ज्यादा डिपेंडेंट बना दो कि वो तुम्हारे बिना रह ना पाए। व्हाट आई मीन इज कि वीडियो एडिटिंग के साथ आप उनको ऑफर कर दो कि आप उनके लिए थंबनेल भी बना दोगे। नाउ हियर आर टू केसेस, हो सकता है आपको थंबनेल बनाना नहीं आता हो सकता है आपको आता हो। अगर आता है तो आप बना सकते हैं अगर आपके पास टाइम है, और इन केस नहीं आता तो आप किसी के साथ टीम अप कर सकते हो और उनको थंबनेल का काम दे सकते हैं, कीपिंग द मार्जिन विथ यू, क्योंकि वो आपके क्लाइंट, एंड दैट इज वेरी वैलिड रीजन। और दूसरा ये है कि अगर आपके पास वो स्किल नहीं है तो अगेन आप टीम अप कर लीजिए, एंड किसी ऐसे इंसान को अपने टीम में रख लो जिसको आप उनके थंबनेल्स आउटसोर्स कर सकते हो, वहां से भी आपकी एक अर्निंग हो जाएगी। इसी तरीके से बाकी सर्विसेज के लिए भी आप उनको पिच कर सकते हो, जैसे एड्स अगर हैं तो एड्स टीम को आप आउटरीच करो। ठीक है, तो बेसिकली क्या होगा, आप अपने क्लाइंट को अपने सोर्सेज को डिस्ट्रीब्यूट कर दोगे और बीच का सारा मार्जिन, एक एक्स्ट्रा इनकम विदाउट एनी फर्दर वर्क आपको मिल जाएगा। सो एक ये बहुत इफेक्टिव तरीका है अपने काम को बढ़ाने का, और इसी तरीके से एक बिजनेस बिल्ड होता है। यही एक तरीका है कि आप एक बड़ा टीम बना लीजिए और अपने काम को रेलेवेंट टीम को आउटसोर्स करके प्रॉपर मॉनिटर करके उनको डिलीवर कर। तो ये एक तरीका है। इसके अलावा अगर आपको अपने बिजनेस को स्केल करना है फ्रीलांसिंग से, तो सबसे इंपॉर्टेंट है डिलीवरेबिलिटी एंड क्वालिटी। ठीक है, तो जो भी आप काम कर रहे हैं, हो सकता है शुरू में आपको ज्यादा पैसे नहीं मिले, हो सकता है शुरू के साल 2 साल आपको ज्यादा पैसे नहीं मिले, लेकिन कोशिश यही करनी है कि आपका नेटवर्क इतना स्ट्रांग हो जाए क्लाइंट्स के थ्रू कि आपको रेफरल्स मिलने लगे, आपको कभी काम की कमी नहीं हो। फिर एक ऐसा पॉइंट आता है जब आप एक ऐसे पोजीशन पे एस्टैब्लिश हो जाते हैं कि आप ज्यादा चार्ज कर सकते। कभी भी शुरू में अगर लॉन्ग टर्म का गेम खेलना है तो कभी भी हाई प्राइस शुरू में ही नहीं चार्ज करना चाहिए। अगर आप बिगिनर, अपने आप को उस तरीके से पोजीशन करो मार्केट में, अपने आप को इस तरीके से मार्केट करो कि तुम्हारे पास कभी प्रोजेक्ट्स की कमी ना हो और तुम डिजायर्ड अमाउंट ऑफ मनी चार्ज कर सकते हो। क्यों कर सकते हो? क्योंकि तुम्हारे पास ऑप्शंस इतने अवेलेबल हैं कि अगर ए पर्सन ने नहीं दिया तो बी पर्सन आपको दे करके जाएगा, राइट? तो इट ऑल डिपेंड्स अपॉन स्किल्स एंड योर पोजीशनिंग। सो इस पे आपको काम करने की जरूरत है। अब बात कर लेते हैं कुछ इंपॉर्टेंट मिस्टेक्स की जो मैंने शुरू में की थी, और मैं चाहूंगा कि आप सभी लोग मत करना। सबसे बड़ी मिस्टेक जो शुरू में हम लोगों ने की थी वो ये था कि मल्टीपल नीश को एक साथ हम लोग टारगेट कर रहे थे। शुरू में हम लोगों के पास कोई क्रेडिबिलिटी थी नहीं, हम लोग स्टार्ट आउट किए थे और मेरा ऐसा थॉट प्रोसेस था कि सभी लोगों को हम लोग केटर कर सकते हैं, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। जब हम लोग सभी लोगों को केटर करते हैं तो वो लोग पास्ट का एक्सपीरियंस मांगते हैं, ठीक है, और हमारे पास कोई एक्सपीरियंस होता नहीं, या फिर अगर हम किसी का एक्सपीरियंस देते भी हैं तो उसको हम लोग ऑथेंटिकेट नहीं कर सकते। तो कोशिश हमेशा ये रहनी चाहिए कि शुरू में आप जितने माइक्रो नीश जा सकते हैं उतना माइक्रो नीश आपको जाना है। फॉर एग्जाम्पल, कैसे माइक्रो नीश चाहिए? लेट्स से एल्बर्टा में आप सैलून्स को टारगेट कर रहे हैं। लेट्स टेक द एग्जांपल ऑफ वेबसाइट डेवलपमेंट, ठीक है। तो एल्बर्टा में जितने भी सैलून सर्विसेज हैं, आप उनके वेबसाइट्स को जाके चेक करो और उनको आप लिखो कि एल्बर्टा में सैलून सर्विसेज को हम लोग स्पेसिफिकली केटर करते हैं, उनके वेबसाइट को रीडिजाइन करते हैं या फिर उनके बिजनेस को एलिवेट करते हैं, उनकी मार्केटिंग करते हैं, जो भी। तो ये एक नीश हो गया, सब ये माइक्रो नीश हो गया। क्यों माइक्रो नीश हो गया? आपने प्लेस स्पेसिफाई कर दिया एल्बर्टा। सेकंड, आपने स्पेसिफाई कर दिया कि वो एक सैलून है। आपने ये कभी नहीं कहा कि यूएसए के सैलून सर्विसेज को आप केटर करेंगे, ऐसा नहीं है। ये माइक्रो नीश नहीं है। क्यों? क्योंकि आप यूएसए एक बहुत बड़ा रीजन है, उसमें सैलून को आप केटर कर रहे हैं। तो एक ये नीश है, लेकिन ये माइक्रो नीश नहीं है। इसको और अगर हम ब्रॉड करते हैं, इसको आप कह सकते हो कि यूएसए में जितने भी सैलून, डेंटिस्ट या फिर मार्केटिंग एजेंसीज है, उनको हम लोग केटर करते हैं। तो ये एक बहुत बड़ा नीश हो गया। तो इतने बड़े नीश के साथ कभी भी आपको अपना काम शुरू नहीं करना है। जितना पिन पॉइंटेड हो सकते हो नीश को लेकर के आप हो जाओ, उससे
रिजल्ट जल्दी मिलता है। और उसके बाद आपको सराउंडिंग के निशेस को साथ में लेना, तब जाके आपको रिजल्ट अच्छा मिलेगा और जल्दी ग्रो कर पाओगे। और एक बात याद रखना कि जो डॉक्टर जनरल फिजिशियन होता है वो 400-500 में काम करता है, और जो सर्जन होता है वो लाखों रुपए तक चार्ज कर सकता है। ठीक है, तो जितना आप ज्यादा स्पेशलाइज्ड रहोगे एक निश में, आप उतना ज्यादा चार्ज भी कर सकते हो। ठीक है, तो माइक्रो निश जाने का फायदा तो है। दूसरी इंपॉर्टेंट गलती जो हम लोगों ने की है वो ये है कि हम लोग अपने सर्विसेज को प्रॉपरली मार्केट नहीं कर पाते। इनफैक्ट अभी भी हम लोग इस चीज को इम्प्रूव नहीं कर पाए हैं। वो ये है कि हम लोग का प्रॉपर प्रोफाइल नहीं है इंस्टाग्राम पे, फेसबुक पे। हम लोग कंटेंट अपने क्लाइंट्स के लिए तो बनाते हैं, लेकिन हम लोग कंटेंट अपने लिए ही नहीं बना पा रहे हैं। हम लोग के पास इतना टाइम नहीं है, या फिर हम लोग उस चीज को ध्यान नहीं दे पा रहे हैं। क्यों नहीं ध्यान दे पा रहे? प्रॉब्ली हम लोग के पास क्लाइंट्स आ जा रहे हैं तो हम लोग उस लेवल पे आ गए, तो ये मेरी गलती है, इसको मुझे इम्प्रूव करना है। तो ये आप लोग गलती मत करिए। अपने अलग अलग सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म को बड़ा एक्टिव रखना है, क्योंकि कहाँ की सोशल मीडिया से आपको लीड्स मिल जाएंगे, इनबाउंड लीड्स, आपको भी नहीं पता। कोई स्क्रॉल कर रहा है आपके पेज पर, आया, देखा कि अच्छी अच्छी सर्विसेज आप दे रहे हो, वहाँ कॉन्टैक्ट नाउ का ऑप्शन है, आपको कॉन्टैक्ट किया, आपको एक नया लीड मिल गया। यू नेवर नो। सो अपने सोशल मीडिया हैंडल्स को इम्प्रूव करो और उसको इस तरीके से मैनेज करो कि वहां से इनबाउंड लीड्स आते रहे। और उसमें सबसे इंपॉर्टेंट है लिंक्डइन और इंस्टाग्राम। ये दोनों प्लेटफॉर्म्स बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको हाईली ऑप्टिमाइज करने की जरूरत है। मैं भी कोशिश कर रहा हूँ, रिजल्ट आप लोग खुद ही देखोगे, लेकिन कैसे करना है वो मैंने डिस्कस किया हुआ है। इट्स जस्ट अबाउट द इम्प्लीमेंटेशन फॉर मी। ठीक है, मैं इम्प्लीमेंट जब करूंगा तो मैं आप लोगों को जरूर बताऊंगा। उसके बाद तीसरी गलती की बात कर लेते हैं। लीड्स जो हम लोग निकालते थे उसको वेरीफाई नहीं करते थे। तो जब भी हम लोग कोल्ड ईमेल्स के लिए लीड्स स्क्रैप करते थे शुरू में, हम लोग उस लीड को कभी वेरीफाई नहीं किया। लीड्स वेरीफाई नहीं करने का नतीजा ये था कि उसमें कई सारे वेस्ट लीड्स थे, उसमें कई सारे स्क्रैप डेटा था। ठीक है, इसकी वजह से हुआ ये कि हमारा ईमेल का हेल्थ डाउन हो गया, हमारी डिलीवरेबिलिटी पे इश्यू आया, और अल्टीमेटली हमारे ईमेल को स्पैम में लैंड होने लगे, और फिर जाके हमें रीस्टार्ट करना पड़ा। तो हमेशा अपने डेटा को वेरीफाई करो, और वेरीफाई करने के लिए रियॉन ईमेल वेरीफायर है, और भी कई सारे ईमेल वेरीफायर्स है जो आप यूज कर सकते हो। डेटा स्क्रैपिंग प्रॉपर्ली होनी चाहिए। चौथी अगर हम लोग सबसे बड़ी गलती की बात करें वो है क्लाइंट एक्विजिशन प्रोसेस को रोक देना। नाउ व्हाट आई मीन बाय रोक देना इज कि आपके पास 2-4 क्लाइंट्स आ गए ईमेल्स के थ्रू, इनबाउंड के थ्रू, रेफरल, वो जो भी है, उसके बाद आपने अपनी एक्विजिशन प्रोसेस को रोक दिया। उसके बाद आपकी मार्केटिंग टीम, या फिर अगर आप हैंडल कर रहे हो क्लाइंट एक्विजिशन सिस्टम, तो वो आपने पॉज कर दिया या स्लो डाउन कर दिया, फिर आप नए क्लाइंट्स एक्वायर करने की तरफ जा ही नहीं रहे, तो आपकी कंपनी डाउन हो जाएगी। तो ये कभी नहीं करना। अपने एक्विजिशन प्रोसेस को डे बाय डे इंप्रूव करो। जितना ज्यादा नेटवर्क यूज कर सकते हो यूज करो, जितने प्लेटफॉर्म के थ्रू आउटरीच करवा सकते हो करवाओ। क्लाइंट आने कभी रुकने नहीं चाहिए, हमेशा याद रखो। और क्लाइंट्स कैसे लाना है ये बहुत डिटेल में हम लोगों ने डिस्कस किया है, इस सीरीज में भी डिस्कस किया है, इस सीरीज के पहले वीडियोस मैंने बनाई उसमें भी डिस्कस किया है। तो बहुत सारे अच्छे तरीके हैं, और जब बहुत सारे क्लाइंट्स आने लगते हैं ना, तो वहीं से आपके स्केल ऊपर की तरफ उठता है, वहीं से आपका बिजनेस बढ़ेगा। मेक श्योर कि क्लाइंट एक्विजिशन प्रोसेस कभी रुकना नहीं चाहिए। एक और गलती की बात कर लेते हैं जो हम लोग ईमेल मार्केटिंग में करते थे, वो ये था कि हम लोग ईमेल्स बहुत ज्यादा भेजते थे एक ईमेल आईडी से, जिसकी वजह से मेरा कंप्लीट डोमेन ब्लैकलिस्ट हो गया था। ये बात मुझे बहुत लेट में पता चली कि मैं एक ईमेल से 100 ईमेल भेज देता था, जिसकी वजह से मेरा ईमेल ही ब्लैकलिस्ट हो गया, मेरा कंप्लीट डोमेन ब्लैकलिस्ट हो गया, जिसकी वजह से मुझे सारे ईमेल्स डिलीट करने पड़े, उसको रीस्टार्ट करना पड़ा, फिर से वार्म अप करना पड़ा, और उसको फिर मैं 25 तक ही अब भेजता हूँ। तो अब सारी चीजें सही है। तो मेक श्योर कि आप ईमेल को लिमिट में ही भेजो, एक्सेस ईमेल भेजने की जरूरत नहीं है। और इसके साथ मेक श्योर कि आपका ईमेल का वार्म अप कभी बंद नहीं होना चाहिए। लोग 15 दिन के लिए वार्म अप ऑन करते हैं, उसके बाद ईमेल बंद कर देते हैं वार्म अप। ऐसा नहीं है। इससे होगा क्या कि आपका अगेन हेल्थ नीचे जाने लगेगा, फिर वो अगेन ब्लैकलिस्ट हो जाएगा। उसका कभी हम लोग वार्म अप बंद नहीं करेंगे। ठीक है, मेक श्योर। इसके अलावा लास्ट गलती अगर हम लोग बात कर लें कोल्ड ईमेल में ही, तो मेक श्योर कि आप अपने ईमेल के स्क्रिप्ट को कॉन्स्टेंटली अपडेट करते रहिए। ठीक है, ऐसा नहीं है कि एक ईमेल कॉपी आपने लिखी और वो बस चले जा रही है। आपको देखना है कि ओपन रेट कैसा है। ओपन रेट कभी भी 50% से कम है तो वो आपको ईमेल कॉपी चेंज करना पड़ेगा। मेक श्योर कि आपका ओपन रेट हमेशा 50% से ज्यादा है। ईमेल कॉपीज आप हमेशा अपडेट करते रहेंगे, सो दैट रिजल्ट्स पता चलता रहे कि किस ईमेल कॉपी से आपको सबसे बढ़िया रिजल्ट मिला। तो ये सारी चीजें आप हमेशा ध्यान रखना, और जो भी हम लोगों ने डिस्कस किया उसको आप पॉइंट में लिख लेना। सारे क्वेश्चंस आप लोग नीचे कमेंट बॉक्स में पूछेंगे इसके अलावा, सो दैट नेक्स्ट फाइनल Q&A सेशन में हम लोग सारे क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। इसके पहले भी जितने वीडियोस मैंने डाले उसमें से भी जितने क्वेश्चंस होंगे वो सारे क्वेश्चंस मैं उठाऊंगा और सभी लोगों को आंसर करूंगा, और उसके साथ इस सीरीज को हम लोग खत्म करेंगे। इस सीरीज के खत्म होने के बाद हम लोग वाइड वैरायटी ऑफ टॉपिक्स को टच करने वाले हैं, और उसमें सबसे इंपॉर्टेंट होगा कि अपने कम्युनिकेशन स्किल्स को कैसे इंप्रूव करें। लेट मी नो अगर आप इस टॉपिक के लिए इंटरेस्टेड हैं, या फिर अगर कोई और टॉपिक आप चाहते हो कि उस पर मैं वीडियोस बनाऊं, तो प्लीज लेट मी नो। उससे मुझे पता चलेगा कि आप लोग ढूंढ क्या रहे हैं, और उसी के अकॉर्डिंग मैं वीडियो शूट करूंगा। मचाते रहो, फोड़ते रहो, मेहनत करते रहो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।